सर्च लाइट उड़ जाने से दूसरे हेलीकॉप्टर का मुझे एक धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। मुझे अब वहां से दिन निकलने से पहले पहले निकलना था, क्योंकि सुबह नई गार्ड के आते ही कोहराम मचने वाला था और इंडियन मिलिट्री पुलिस ने इर्द गिर्द के सारे इलाके को घेर लेना था। मुझे इस बात का बेहद सुकून था कि मैंने शहनाज को एक जांबाज और तजुर्बाकार पाक फौज के जवान के हवाले कर दिया है, जो उसे अपने दूसरे साथियों के हमरा जान पर खेलकर भी दुश्मन की सरहदों से निकाल ले जाएगा। अब मैं अपने नए मिशन की तकमील के लिए बिल्कुल आजाद था। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पहला काम ये किया कि जीप से एमुनिशन निकालकर स्टेन गन लोड की, रिवॉल्वर में नई गोलियां डाली, फिर शेव बनाई, गुस्ल किया, दांत साफ किए, दरबार सिंह भारतीय हवालदार की वर्दी साफ करके जेबदन की, सर पर टोपी जमाई, किचन में जाकर चाय का एक मग बनाया और बिस्किट के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगा। अचानक मुझे शहनाज याद आ गई। कुछ देर पहले वो इसी किचन में मौजूद थी और सबके लिए चाय तैयार कर रही थी। मुझे बहुत खुशी थी कि वो महफूज हाथों में है और वो लोग उसे पाकिस्तान में उसके रिश्तेदारों के पास पहुंचा देंगे। चाय पीने के बाद मैंने मोमबत्ती की रोशनी में मुक्ति बाहिनी वाले हिंदू ऑफिसर की डायरी निकालकर बीच में से खुफिया तहरीर एक बार फिर पढ़ी। मेरा खून खौल उठा। इसमें कोई शक नहीं कि एक खास सियासी चाल और खतरनाक साजिशी मंसूबे की मदद से दुश्मन ने भाई को भाई के खून का प्यासा बनाकर मशरकी पाकिस्तान को काटकर अलग कर दिया था और अब इस खुफिया तहरीर में दूसरे मंसूबे की तरफ इशारा किया गया था, जिस पर अमल पैरा होकर दुश्मन एक और घिनौनी साजिश से मगरबी पाकिस्तान को भी खत्म करने का नापाक अज़्म किए हुए था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और एक वलवले के साथ पोर्च में आकर जीप में बैठ गया। मेरे वहां से फरार होने का वक्त आ गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर जीप स्टार्ट की और उसे कोठी के गेट से निकालकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर डाल दिया। मेरा टारगेट 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कर्नल गुप्ता सारथी था, लेकिन मैं आधा दिन किसी महफूज जगह पर गुजारने के बाद उसकी तलाश में निकलना चाहता था। चिटागोंग से रांगामाटी की तरफ एक खूबसूरत सड़क जाती थी। रांगामाटी तक जाने के लिए तो चिटागोंग हिल ट्रैक्स के घने जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था और ये काफी तवील सफर था। लेकिन चिटागोंग शहर से जहां से रांगामाटी को सड़क निकलती है वो शहर का खूबसूरत इलाका है और सतह मुर्तफा और सब्जा गुल के एतबार से हमारे शहर एबटाबाद से कुछ मिलता जुलता है। लेकिन चिटागोंग की आबो हवा गर्म मरतूब है। यहाँ शहर का सबसे साफ सुथरा और जरा फैशनेबल एक इलाका है, जहां अंग्रेजी टाइप के कुछ रेस्तोरां और कॉफी हाउस भी हुआ करते थे। मेरी जीप का रुख उसी इलाके की तरफ था। किसी हद तक कॉस्मोपॉलिटन इलाका होने की वजह से यहाँ मैं दिन का निस्फ हिस्सा महफूज रहकर गुजार सकता था। इस इलाके में भी आकर देखा कि कई दुकानें टूटी पड़ी थी। सड़कें भी यूं उखड़ी हुई थी कि जैसे वहाँ टैंक चलते रहे हों। एक बुलंद इमारत की तीसरी मंजिल में गहरा शिगाफ अंधेरे में मुंह फाड़े हुए था, जैसे वहाँ तोप का गोला लगा हो। सड़कें सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं इंडियन फौज का कोई सिपाही गश्त करता मिल जाता और इंडियन जीप को देखकर अटेंशन हो जाता। मैं चिटागोंग की बंदरगाह और पतंगा एयरपोर्ट के इलाके से दानिस्ता कतरा कर निकल गया और उस खूबसूरत सड़क पर आ गया जो रांगामाटी की तरफ जाती थी। ये सड़क सागवान के दरख्तों से घिरी हुई थी और उधर से रात के पिछले पहर खुशबूदार ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। फितरत अपनी सहर तराजियों के साथ हमेशा शगुफ्ता हो जवान रहती है। जंग के धमाके हों या अमन सुकून, इसका सूरज इसी आबो हवा के साथ तुलू होता है और नसीम सहरी के इतरबीज झोंके इस रानाई के साथ अटखेलियां करते हैं। हमें कुदरत से सबक हासिल करना चाहिए। मैंने जीप सड़क से उतार कर दरख्तों के पीछे एक जगह खड़ी कर दी। मुझे दिन निकलने का इंतजार था। वक्त रींग रींग कर गुजरता महसूस हो रहा था। मैं भारतीय इंटेलिजेंस के पाकिस्तान दुश्मन मिशन के बारे में सोच रहा था कि इस खुफिया साजिश की नौयत क्या है। क्या ये मगरबी पाकिस्तान में सूबों की अलहदगी के सिलसिले में कोई नापाक मुहिम होगी? क्या भारत कोई ऐसा खुफिया हथियार बना रहा है जिसकी मदद से वो पाकिस्तान पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन डायरी की खुफिया तहरीर बता रही थी कि ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की मुहिम है। भारतीय हुकूमत अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से इस मंसूबे पर अमल शुरू कर चुकी है। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में बेदार हो रहा था कि जब कर्नल गुप्ता सारथी मुझसे ढाका हाई कमांड की खुफिया मिलिट्री फाइल के बारे में इस्तफसार करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे मुक्ति बाहिनी वाले असली जासूस की जीप में से इस किस्म की कोई फाइल नहीं मिली थी। इसका मतलब था कि वो फाइल अपने साथ नहीं लाया था, या हो सकता है कि वो फाइल हासिल करने के लिए ढाका जा रहा हो। बहरहाल मैंने एक जवाब जहन में तैयार कर लिया था। दिन की रोशनी हुई तो मैं जीप लेकर बड़े बाजार में आ गया। यहाँ नुक्कड़ पर एक अंग्रेजी तर्ज का होटल था। मैंने उस होटल में ये कहकर एक बेडरूम वाला कमरा किराए पर ले लिया कि मैं ढाका से यहाँ एक जरूरी फौजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ और आजादी के साथ होटल में रहना चाहता हूँ। मेरे पास सामान वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ एक स्टोर से मैंने ब्रीफकेस खरीद कर साथ रखिया था। इस ब्रीफकेस में मैंने मुक्ति बाहिनी के खुफिया ऑफिसर वाली डायरी और कुछ सफेद कागजात और कलम भी रखिया था। दिन के 9 बजे तक मैं होटल के कमरे में ही रहा। वहीं मैंने नाश्ता किया, फिर जीप लेकर भारतीय फौज के ईस्टर्न कमांड की तरफ रवाना हो
गया। यह ऑफिस एक बहुत बड़ी इमारत में था, जहां एक लांस नायक से मैंने 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट के हेडक्वार्टर का एड्रेस लिया और उसे बताया कि मैं खलना सेक्टर से आ रहा हूं। 8वीं मरहट्टा रेजिमेंट का कमांड ऑफिस बंदरगाह के अकब में एक पुरानी विक्टोरिया तर्ज की इमारत में था। मैंने गार्ड रूम में रिपोर्ट की और कहा कि मुझे कर्नल गुप्ता सारथी से मिलना है। मैं उसके लिए हाई कमांड का एक अहम पैगाम लाया हूँ। गार्ड ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। मैंने पूछा क्या कर्नल सारथी अपने ऑफिस में हैं? वो बोला वो अभी अभी ऑफिस आए हैं, मगर वो सुबह के वक्त किसी से मिला नहीं करते। मैंने कहा कर्नल साहब से कह दें कि हवालदार नारोमनी ढाका से आया है। गार्ड ऑफिसर ने फौरन फोन पर नंबर मिलाया और कर्नल सारथी को मेरा नाम बताकर कहा कि मैं उसे अभी मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता सारथी ने न जाने क्या किया कि गार्ड ऑफिसर ने एकदम से कहा ओके ओके सर। रिसीवर रखकर गार्ड ऑफिसर फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला सर मेरे साथ चलें, कर्नल साहब ने आपको इसी वक्त बुलाया है। मैं ज़ेरे-लब मुस्कुराता हुआ गार्ड ऑफिसर के साथ कर्नल सारथी के ऑफिस की तरफ चल दिया। कर्नल सारथी अपने फौजी तर्ज पर सजे हुए ऑफिस में सब्ज फाइल खोले बैठा उस पर कुछ लिख रहा था। वो सांवले रंग का चौड़े शानों वाला मरहट्टा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक थी और वो फुल वर्दी में था। मैंने अंदर कदम रखते ही सैल्यूट मारा और कहा कि हवालदार नारोमनी हाजिर है सर। कर्नल गुप्ता ने चेहरा ऊपर उठाए बगैर गार्ड ऑफिसर से वापस चले जाने को कहा और दोबारा फाइल पर कुछ लिखने में मसरूफ हो गया। जब गार्ड ऑफिसर कमरे से बाहर चला गया तो कर्नल गुप्ता ने फाइल बंद करके चश्मा उतार कर मुझे गौर से देखा और बैठने का इशारा किया। फिर उठकर खिड़की के आगे पर्दा खींच दिया, जेब से काले रंग का सिगार निकाल कर सुलगाया और मेरे पीछे खड़े होकर बोला तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं समझ गया कि किसी किस्म की बात शुरू करने से पहले कर्नल गुप्ता सारथी इत्मीनान कर लेना चाहता है। मैं भी पूरी तरह तैयार होकर आया था, इसलिए बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ पुरएतमाद जासूसों की तरह कहा मेरा पूरा नाम पाम ऑयल नारोमनी है। कर्नल गुप्ता ने कोई जवाब न दिया, खामोशी से बावकार अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया। सिगार का कश लगाया, फिर दरवाजा खोलकर उसके अंदर से बिल्कुल इसी किस्म की एक डायरी निकाली, बिल्कुल वैसी डायरी जैसी मेरे पास थी और जिसके अंदर खुफिया तहरीर लिखी हुई थी। उस डायरी को भी ताला लगा हुआ था। डायरी को उसने मेज पर अपने सामने रख लिया और मेरी तरफ देखकर बोला क्या तुम्हारे पास ऐसी डायरी है? मैंने ब्रीफकेस में से डायरी निकाल कर उसके सामने रख दी। उसने डायरी के बीच के सफ़हात खोलकर अंग्रेजी की खुफिया तहरीर पढ़ी और उसे बंद करके मुझे वापस दे दिया और मुझसे पहली बार हाथ मिलाकर वो जरा सा मुस्कुराया। हवालदार नारोमनी, तुमसे मिलकर खुशी हुई, आज से यही तुम्हारा नाम होगा। उसने घंटी बजाकर अर्दली को कॉफी लाने के लिए कहा। अर्दली चला गया तो कर्नल खामोशी से सिगार पीते हुए फाइल पर कुछ लिखने लगा। जब तक कॉफी आई उसने मुझसे कोई बात न की। बड़ा तजुर्बाकार और गहरा आदमी था। मैं भी बेताबी का इजहार नहीं कर रहा था। कॉफी पीते हुए वो चिटागोंग के खुशगवार मौसम की बातें करता रहा। उसने मुझे भी सिगार पेश किया जिसे मैंने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। सिगार तिरचुनापली का था और बेहद खुशबूदार था। कर्नल ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर के लिए खुली फजा में चलकर टहलना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया क्यों नहीं। हम ऑफिस से निकलकर पिछवाड़े के वीरान बाग में पहुंच गए, जहां सुनहरी धूप नारियल और सुंबल के दरख्तों में से छन कर आ रही थी। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक कोई जीरूह नहीं थी। कर्नल गुप्ता ने दरख्तों और फूलों की बातें करते करते अचानक सवाल कर दिया, ढाका में पाकिस्तानी हाई कमांड से मिलिट्री इंटेलिजेंस की फाइल लाए हो? मैंने कहा पाकिस्तानी कमांड के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए हैं और वहाँ जाट रेजिमेंट का कब्जा है। आपसे यही मशवरा करने आया हूँ। हमारी जाट रेजिमेंट के कमांडर ने पाकिस्तानी रिकॉर्ड सील करने में बड़ी तेजी दिखाई है। वैसे मैं सीक्रेट ऑपरेशन के मतलूबा फाइल रिकॉर्ड रूम से चुरा कर ला सकता हूँ। कर्नल रुक गया, फिर सिगार का गहरा कश लगाकर धुआं आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हुए बोला, हमारी फौज को यकीन नहीं था कि पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देगी। जाट रेजिमेंट ने घबराहट में ऐसा किया है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने जराये से वो फाइल मंगवा लूंगा। तुम्हें एक दूसरे मिशन पर जाना होगा। ये बताओ कि तुम यहाँ किस जगह ठहरे हो? मैंने एक अय्यार जासूस का किरदार अदा करते हुए कहा, सॉरी कर्नल गुप्ता, मुझे ये बताने की इजाजत नहीं है। मैं कर्नल पर ज्यादा से ज्यादा असर डालना चाहता था। कर्नल गुप्ता ज़ेरे लब मुस्कुराया, वेरी गुड नारोमनी, मेरी बात गौर से सुनो। इस पाम ऑयल नारोमनी मिशन पर टॉप सीक्रेट ऑफिसरों का पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, लेकिन कोई भी एक दूसरे की शक्ल और सूरत और ओहदे से वाकिफ नहीं। मेरे अलावा सबके नंबर हैं। मुझे तुम्हारा नाम खुद तजवीज करने की इसलिए इजाजत थी कि तुम इस खुफिया मंसूबे में कलीदी हैसियत रखते हो। मेरी खुफिया इतलात के मुताबिक तुम्हें इसलिए चुना गया है कि तुम एक इंतहाई बाएतमाद, जांबाज और तजुर्बाकार जासूस हो। मैंने सिगार का कश लेकर कर्नल का शुक्रिया अदा किया और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत के बाइस मुझे काम
काम करने में बड़ी मदद मिलेगी। कर्नल गुप्ता कह रहा था, तुम्हारा नाम नारूमणि ही होगा, मगर तुम कर्नल की वर्दी में यहाँ से भारत जाओगे। तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल नारूमणि होगे। तुम्हें एक खुफिया कोड नंबर दिया जाएगा। ये खुफिया नंबर खुलजा सिमसिम की हैसियत रखता है। इस खुफिया नंबर में क्या तिलिस्म छुपा हुआ होगा ये तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम वापस अपनी तयामगाह पर जाओ और 4 बजे मेरे बंगले पर आकर मुलाकात करना। ये मेरे बंगले का एड्रेस है। कर्नल ने बटवे से एक सफेद विजिटिंग कार्ड निकाल कर मुझे दिया और मुसाफा किए बगैर ही अपने ऑफिस में घुस गया। मैं बाग की रविश पर अकेला खड़ा रह गया। मैं जीप में सवार होकर वापस अपने होटल आया। मैं इस खुफिया मगर बेहद खतरनाक मिशन में दाखिल हो चुका था। अब जरा सी बेहतियाती न सिर्फ मेरा भांडा फोड़ देती, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखने वाली ताकतों को खेल खेलने का मौका भी मिल सकता था। उस वक्त मेरे अलावा किसी मुहिब वतन पाकिस्तानी को इस मंसूबे का इल्म नहीं था। चुनाचे मैं फूंक फूंक कर कदम उठाने का अज़्म किए हुए था। तीसरे पहर मैं कर्नल गुप्ता के बंगले पर पहुंच गया। यह बंगला किसी गैर बंगाली ताजिर का था जिस पर भारतीय फौज ने कब्जा कर रखा था। कर्नल अपने बेडरूम में मेरा इंतजार कर रहा था। नौकर मुझे उसके पास ले गया। उसने शाम तक मुझे अपने पास रखा। इस दौरान मैंने बड़े मोहतात अंदाज में पाम ऑयल नारूमणि मिशन की तफसीलात को रिदने की कोशिश की, मगर कर्नल ने इस ज़मन में बात करने से गुरेज किया, बल्कि मुझे तंबीह की कि बिला जरूरत सीक्रेट मिशन के बारे में कोई लफ्ज जबान पर न लाऊं। वो मेरे साथ ताश खेलता रहा। हमने शाम की चाय इकट्ठी पी। जब रात हो गई तो खाने के बाद उसने नौकर को रुखसत कर दिया और मुझे अलमारी से कर्नल की वर्दी निकाल कर दी और कहा, इसे पहन लो। मेरे कर्नल रैंक के तमाम जरूरी कागजात उसने तैयार कर रखे थे। शनाख्ती कार्ड पर मेरी तस्वीर चिस्पा नहीं की गई थी। तस्वीर की जगह पर नंबर 69 दर्ज था। उस नंबर पर उंगली रखते हुए कर्नल गुप्ता ने कहा, ये वो नंबर है जो तुम्हारे लिए तिलिस्माती काम करेगा। इस वक्त तुम 7वीं हरियाणा रेजिमेंट के कर्नल हो। तुम जहां से सीधे पतंगा एयरपोर्ट जाओगे, वहां इंडियन आर्मी का एक जहाज तैयार खड़ा होगा। वो तुम्हें लेकर सीधा कलकत्ता पहुंचेगा। वहां तुम्हें दूसरी फ्लाइट मिलेगी जो दिल्ली पहुंचा देगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक आदमी मिलेगा जिसका नंबर 151520 होगा। तुम्हें आगे क्या करना होगा ये तुम्हें वही 151520 नंबर वाला आदमी बताएगा। अब तुम जा सकते हो। ये एक कागज का पुर्जा है। इस कागज पर मेरी फ्रीक्वेंसी दर्ज है। कोड तुमको मालूम हो जाएगा। जरूरत के वक्त तुम मुझसे इस फ्रीक्वेंसी पर कोड जबान में बात कर सकते हो। उसने कागज मुझे थमा दिया। कर्नल के बंगले से निकलकर मैं अपनी जीप में पतंगा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। मैं इंडियन आर्मी के कर्नल की वर्दी में था। एयरपोर्ट पर मैंने जीप पार्किंग में खड़ी कर दी। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला भारतीय लांस नायक एक तरफ से निकलकर मेरे सामने आ गया। जोरदार सैल्यूट मारकर बोला, सर फ्लाइट बिल्कुल तैयार है। वो मेरे आगे आगे चल पड़ा। एयरपोर्ट पर बत्तियां जगमगा रही थी। हम पैसेंजर लाउंज के दरवाजे से गुजरे तो किसी ने मुझसे कुछ न पूछा, कोई कागज तलब न किया, बल्कि वहां खड़े मिलिट्री पुलिस के 2 आदमियों ने मुझे सैल्यूट किया। एक मिनी बस मुझे रनवे पर मौजूद खुसूसी तैयारे के पास ले गई, जहां मूंछों वाला लांस नायक सैल्यूट करके वापस चला गया। ये 2 इंजनों वाला जहाज था जिसमें 10-15 फौजियों के बैठने की गुंजाइश थी, लेकिन जहाज खाली था। एक दुबले पतले बंगाली फौजी ने मुझे जहाज के फर्स्ट क्लास में बिठा दिया और सैल्यूट करके वापस चला गया। जहाज का इंजन स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वो फजा में बुलंद होकर कलकत्ते की तरफ परवाज कर रहा था। मैं कर्नल का दिया हुआ कागज निकाल कर देखने लगा। उस पर कर्नल गुप्ता के वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी वगैरह दर्ज थी। बंगाली नौजवान मेरे पास था। ठंडे शरबत का एक गिलास रख कर चला गया। मैंने कलकत्ते से पहुंचने से पहले फ्रीक्वेंसी याद करके कागज जाया कर दिया। जहाज कलकत्ता पहुंचने वाला था। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। मैं सोचने लगा, कितनी अजीब बात है कि आज से कुछ ही अरसा पहले मैं इस शहर में अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था और आज इंडियन आर्मी के एक कर्नल की हैसियत से जा रहा हूं। जहाज रनवे पर रुका तो एक फौजी स्टेशन वैगन करीब आकर रुक गई। एक दराज कामत फौजी ने मुझे सैल्यूट किया और स्टेशन वैगन का दरवाजा खोल दिया। मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी। मेरी फ्लाइट नंबर 003 थी। ये इंडियन एयरलाइन का एक बोइंग तैयारा था जिसके फर्स्ट क्लास में कर्नल नारूमणि के नाम से मेरी सीट मखसूस थी। दराज कद फौजी मुझे इंडियन एयरलाइंस के तैयारे में सवार करवा कर वापस चला गया। इंडियन एयरलाइंस का बोइंग शोर मचाता हुआ कलकत्ते के स्याह आसमान की तरफ बुलंद होता गया। एक ख्याल मेरे जहन को बार बार परेशान कर रहा था कि मुमकिन है कहीं न कहीं मेरा राज फाश हो जाए। कर्नल गुप्ता का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ इस खुफिया मंसूबे पर जो गैंग अमल कर रहा था वो एक दूसरे की शक्ल से नाशनासा है, मगर कहीं न कहीं कोई न कोई बॉस ऐसा जरूर होगा जो हम सब से वाकिफ होगा, जिसके पास हमारी तस्वीरें और पूरा रिकॉर्ड मौजूद होगा। अगर कभी इस बॉस से आमना सामना हो गया तो चश्मे ज़तन में मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा और मेरी मौत के बाद शायद ऐसा कोई इंसान जहां भारत में नहीं होगा जो मेरे वतन पाकिस्तान को इस नापाक साजिश से आगाह कर सके। बहरहाल मैंने अपने आप को हर खतरनाक सूरत हाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। एक और खतरा मेरे साथ साथ सफर कर रहा था। अगरचे मैं हिंदी और संस्कृत जबान और हिंदू देवमाला के बारे में काफी मालूमात रखता था,
और हिंदी में बात भी कर लेता था, लेकिन मामूली सा मेडिकल चेकअप मुझे हिंदू की बजाय मुसलमान साबित कर सकता था। ये एक ऐसी मजबूरी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। शहर और एयरपोर्ट की नीली पीली रोशनियां सितारों की तरह झिलमिला रही थी। जहाँ एक साहब जिनका नंबर 15-15-20 था मुझे लेने आ चुके होंगे। हम एक दूसरे की शक्ल से नावाकिफ थे। मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए पैसेंजर लाउंज के गेट पर आया तो सादा लिबास वाले एक आदमी ने आगे बढ़कर निहायत अदब से कहा, इस तरफ तशरीफ लाइए। मैंने सोचा कि शायद यही 15-15-20 नंबर वाला आदमी है। गेट पर मुझे किसी ने नहीं रोका। वो आदमी मुझे लाउंज के एक छोटे से कमरे में ले गया। उसने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ? मैंने बटवे से वो आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखाया जो कर्नल गुप्ता ने मुझे दूसरे कागजात के साथ तैयार करवा कर दिया था। इस पुरस्कार आदमी ने आईडी कार्ड पर लिखा हुआ नंबर 69 देखा तो फौरन कार्ड मेरे हवाले कर दिया और बोला, आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने वाले शख्स का नंबर क्या बताया गया था? मैंने 15-15-20 कहा तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज मेरे साथ आइए। हम इमारत से बाहर आए तो एक जानिब गहरे रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी मुझे लेकर रात के सन्नाटे में दिल्ली के सुनसान बाजारों से गुजरती नई दिल्ली की जानिब लोधी रोड के एक वीरान से बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। वो पुरस्कार आदमी मुझे एक कमरे में पहुंचाकर वापस चला गया। कमरे में बिस्तर लगा हुआ था। बाथरूम में साफ सुथरा तौलिया लटक रहा था। क्लोजेट में स्लीपिंग सूट मौजूद था। पलंग के सरहाने तपाई पर टेलीफोन था। मैं ब्रीफकेस रख कर पलंग पर बैठ गया था। अचानक ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ से किसी की भींची भींची सी आवाज आई। लगता था कि वो मुंह पर रुमाल रखकर बोल रहा है, जिस पलंग पर तुम बैठे हो उसके नीचे दरमियान में एक खुफिया खाना है। इस खुफिया खाने में तुम्हारे लिए एक खत रखा है, उसे पढ़ो और उस पर अमल करो। मैंने पलंग का जायजा लिया, फिर उसके नीचे लेट गया। पलंग के नीचे कपड़ा लगा था। दरमियान में टटोलने पर लकड़ी के चौखटे और स्प्रिंगों के दरमियान एक जगह चौकोर तख्ते से मेरी उंगलियां टकराईं। चाकू की मदद से मैंने कपड़ा काट डाला और तख्ता उखाड़ा तो अंदर एक खुफिया खाना था, जिसके अंदर एक जाने प्लास्टिक का लिफाफा स्कॉच टेप से चिपका हुआ था। मैंने लिफाफा निकाल लिया। कमरे की दीवार की ब्रैकेट लाइट रोशन थी। मैंने टेबल लैंप भी जला दिया और लिफाफा खोलकर अंदर से एक खत निकाला जिसकी तहरीर अंग्रेजी जबान में टाइप की गई थी। लिखा हुआ था कि इस कमरे में आने के बाद तुम इंडियन आर्मी के कर्नल नहीं होगे। जहाँ से जनूबी हिंद तक एक नया सफर शुरू होगा। क्लोजेट में तुम्हारे सिविलियन कपड़े रखे हुए हैं। तुम कर्नल की वर्दी उतार कर इसी क्लोजेट में रख दोगे। क्लोजेट के निचले खाने में प्लास्टिक की बनी हुई कुछ चीजें रखी हुई हैं। उन्हें नमूने के तौर पर तुम अपने ब्रीफकेस में रख लोगे और जहाँ से दिल्ली की एक फर्जी प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के सेल्स एजेंट बनकर तिरुचिरापल्ली तक सफर करोगे। इसी क्लोजेट में तुम्हें दिल्ली से तिरुचिरापल्ली तक का एयर टिकट भी मिल जाएगा। तिरुचिरापल्ली में तुम एयरपोर्ट के अकबी चिल्ड्रन पार्क के चौथे बेंच पर बैठ जाओगे और बेंच के एक करीब ही बने हुए रद्दी कागजों के डस्टबिन में छुपाया गया एक लिफाफा निकालोगे। उसमें तुम्हारे लिए हिदायत होंगी। अपना शनाख्ती कार्ड हर हालत में अपने पास रखना। तुम कर्नल नारूमणि के नाम से ही पहचाने जाओगे। तुम्हारे लिए हर मकाम पर परवाना राहदारी होगा। सुबह 7 बजे की फ्लाइट में तुम्हारी सीट रिटायर्ड कर्नल मनी के नाम से बुक है। पाम ऑयल नारूमणि। खत पढ़कर मेरे तजस्सुस में इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुश्मन मिशन की कार्रवाई हर लम्हे पुरस्कार होती जा रही थी। मैंने भी इस नापाक मिशन की इबरतनाक अंजाम तक पैरवी करने का फैसला कर रखा था। इत्मीनान की बात थी कि अभी तक मेरा इस खुफिया ग्रोह के किसी अहम रुकन से आमना सामना नहीं हुआ था और सारा काम खुदूत में लिखी हुई हिदायत के जरिए हो रहा था। अब मुझे तिरुचिरापल्ली जाना था। तिरुचिरापल्ली जनूबी हिंद की तिकोन के मशरकी साहिल पर वाक़ई एक सनती और देवमालाई शहर है, जिसके मंदिर दुनिया में दूर दूर तक मशहूर है। मैंने पिछले खत की तरह इस खत को भी फाड़ कर बाथरूम के सिंक में बहा दिया। फिर क्लोजेट का निचला खाना खोला। उसमें एक बक्स रखा था। बक्स में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने हिंदी और अंग्रेजी के हुरूफ मौजूद थे। साथ ही स्टेरिकल प्लास्टिक इंटरप्राइज के नाम का पैड भी था। इस पैड के नीचे दिल्ली से तिरुचिरापल्ली का एयर टिकट था। मैंने प्लास्टिक के ये नमूने निकाल कर अपने ब्रीफकेस में रख लिए। क्लोजेट के दूसरे खाने में 2-4 बड़ी कीमती कमीजें और पतलूने भी थी। मैंने उन्हें इसी तरह रहने दिया। वर्दी बदल कर स्लीपिंग सूट पहना। मुझे नींद आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और 6 बजे का अलार्म लगाकर गहरी नींद सो गया। सुबह 6 बजे मैंने उठकर गुस्ल किया। हैरानी की बात थी कि बंगला पूरे का पूरा खाली था। कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन जब मैं गुस्ल के बाद ड्राइंग रूम में आया तो वहां मेज पर मेरा नाश्ता लगा हुआ था। चाय की केतली गर्म थी। मैंने नाश्ता किया। 10 मिनट बाद ब्रीफकेस हाथ में लिए मैं बंगले से निकला तो पोर्च में वही रात वाली एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। अगली सीट पर एक बावर्दी सांवला सा ड्राइवर बैठा हुआ था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। दिल्ली शहर में सर्दियों की इस सुबह सड़कों पर आमदोरफ्त अभी ज्यादा नहीं हुई थी। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। मैंने यूं ही उससे सवाल किया कि वो कहाँ काम करता है। उसने कहा, सर मैं प्लास्टिक की स्टेरिकल कंपनी का ड्राइवर हूँ। मैं चुप हो गया। जिस फर्म का वो ड्राइवर था उस नाम की कोई फर्म दिल्ली में नहीं थी। जाहिर है कि ये ड्राइवर भी हमारे गैंग का एक पुर्जा था। उसके बाद मैंने उससे कोई बात न की।
उसके बाद मैंने उससे कोई बात न की। गाड़ी एयरपोर्ट के अहाते में जाकर रुक गई। इंडियन एयरलाइंस की बोइंग एयरबस में मेरी सीट पहले से बुक थी। ये सीट फर्स्ट क्लास में नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास में थी, जिसमें सेल्स एजेंट आमतौर पर सफर करते हैं। जहाज टेक ऑफ करने के बाद जनूबी भारत की तरफ महवे परवास था और मैं अपनी सीट पर चुपचाप बैठा अखबार सामने रखे सोच रहा था कि जिस मुक्ति बाहिनी वाले ऑफिसर को कत्ल करके मैंने उसका रूप धार रखा है, वो इस पाकिस्तानी दुश्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस ग्रोह का न सिर्फ अहम आदमी था बल्कि इस मंसूबे में कलीदी हैसियत भी रखता था। इसीलिए मुझे तेजी से एक जगह से बजरिया एयर फ्लाइट दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा था। मेरी सीट खिड़की के पास थी। बाएं जानिब एक मद्रासी बाबू बैठा कॉफी पी रहा था। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने हर बार हूं हां करके उसे टाल दिया। दिन के 11 बजने वाले थे कि जहाज तिरुचिरापल्ली के एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। मैं ब्रीफकेस थामे एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तिरुचिरापल्ली में शुमाली हिंद वाली सर्दी नहीं थी बल्कि मौसम खुशगवार था। प्रोग्राम के मुताबिक मैं एयरपोर्ट के अकबी इलाके में निकल गया, जहां एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन पार्क था जिसमें पाम और नारियल के झुंड खड़े थे। मैंने एक रेडी वाले से आइसक्रीम खरीदी और यह तासुर देने की कोशिश करते हुए कि मैं पार्क में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, पार्क की ग्राउंड में दाखिल हो गया। मेरी निगाह सीमेंट के बेंचों पर थी। हर बेंच पर उसका नंबर लिखा हुआ था। सबसे पहले जो बेंच मुझे नजर आया उसका नंबर 11 था और वहां 2 मद्रासी आयाएं बैठी बातें कर रही थी। बच्चे उनके करीब ही घास पर खेल रहे थे। मैं खामोशी से गुजर गया। नंबर 4 बेंच खाली नहीं था। वहां एक बूढ़ा मद्रासी बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैं कुछ फासले पर एक नारियल के नीचे घास पर बैठ गया। आइसक्रीम खत्म हो गई तो मैं ब्रीफकेस से अंग्रेजी अखबार निकाल कर पढ़ने लगा। मेरी नजरें बार बार बूढ़े मद्रासी पर उठ जाती। कमबख्त जमकर बैठा हुआ था और उसके उठने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैंने देखा कि बेंच के करीब ही एक दरख्त के साथ डस्टबिन भी था, जिसमें कागज के टुकड़े और आइसक्रीम के खाली डिब्बे पड़े थे। इसी टोकरी के नीचे वो खत रखा हुआ था जिसे हासिल करने के लिए मैं पार्क में आया था, लेकिन बूढ़े मद्रासी की वजह से मैं उसे निकाल नहीं सकता था। मेरी नजरें अखबार पर जमी हुई थीं कि एक गेंद मेरे पांव से टकराया। मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर एक बच्चा गाड़ी में बैठा 3-4 बरस का बच्चा ताली बजा रहा था और उसके पास ही एक दराज कद सांवली सी साड़ी पोश लड़की खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने गेंद उठा ली। वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर अपनी जबान में कुछ बोली। मैंने गेंद उसकी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा कि मैं उसकी जबान नहीं बोल सकता। जनूबी हिंद में अंग्रेजी आम है, यहाँ का हर आदमी अंग्रेजी में बात कर लेता है और मैट्रिक पास लड़के लड़कियां तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। उस लड़की की साड़ी का रंग जामनी था। रंग वहां की औरतों की तरह सांवला था और स्याह बालों में सफेद फूलों का जूड़ा लगा हुआ था। उसने गेंद लेकर अंग्रेजी में मेरा शुक्रिया अदा किया और मुस्कुराती हुई वापस चली गई। उसकी मुस्कुराहट में गहरी और पुरस्रार सी दिलकशी थी। मैं उसके दिलकश सरापा से नजरें न हटा सका। वो गाड़ी को धकेलती आगे चलती। दरख्तों के झुंड में जाते हुए उसने पलट कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर वही पुरस्रार मुस्कुराहट थी। खुदा खुदा करके मद्रासी बूढ़ा बेंच पर से उठा, अखबार लपेट कर अपनी सदरी की जेब में ठूंसा और लाठी टेकता हुआ पार्क के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और उठकर टहलने लगा। फिर मैं बेंच नंबर 4 पर जाकर बैठ गया। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरी तरफ कोई मुतवज्जो नहीं तो मैं रद्दी की टोकरी को टटोलने लगा। प्लास्टिक का एक लिफाफा मौजूद था। मैंने अंदर से नीला लिफाफा निकाल कर जेब में रखा और वहां से उठकर एयरपोर्ट के लाउंज में आ गया। जहां एक मर्दाना टॉयलेट में जाकर मैंने खत खोल कर देखा जो अंग्रेजी टाइप शुदा था। लिखा था कि तिरुचिरापल्ली के कूलपटा चौक में कृष्णा होटल है, उसमें राजा राम तिवाड़ी के नाम से कमरा किराए पर ले लो। वहां हमारा आदमी आकर तुम्हें ले जाएगा। रात 10 बजे के बाद अपने कमरे में ही रहना। उस आदमी के शनाख्ती कार्ड पर भी तस्वीर की जगह B69 लिखा होगा। मैंने खत फाड़ कर पानी में बहा दिया। टॉयलेट से निकलकर एयरपोर्ट के सामने वाले स्टैंड से टैक्सी ली और उसे कूलपटा चौक कृष्णा होटल चलने को कहा। तिरुचिरापल्ली बड़ा साफ सुथरा और मॉडर्न शहर है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं और एक बाजार में ट्राम भी चलती है। तकरीबन हर सड़क की दोनों जानिब पाम के दरख्त नजर आते हैं। कूलपटा चौक देखकर मुझे कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर याद आ गया। मॉडर्न इलाका था। बीच में गोल दायरा बना था जिसमें सब्जा और फूल दिन की सुनहरी धूप में मुस्कुरा रहे थे। कृष्णा होटल हमारे लाहौर के इंटरनेशनल होटल की तर्ज का था। काउंटर पर एक खुशशक्ल साड़ी पोश लड़की बिंदिया लगाए जूड़े में सुर्ख फूल सजाए मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे चाबी थमाकर मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 12A सर। मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरा कमरा 3री मंजिल पर था। सिंगल बेडरूम का साफ सुथरा कमरा था। बाथरूम अटैच था। मुंह हाथ धोकर ताजा दम हुआ। फोन करके कमरे में ही खाना मंगवा लिया। सालन में कयामत की मिर्चें थीं। जनूबी भारत में सुर्ख मिर्चें इस तरह खाई जाती हैं जिस तरह हम यहाँ लहसुन की चटनी खाते हैं। खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के ख्याल से लेट गया। आंख खुली तो दिन ढल चुका था। मुंह हाथ धोकर कमरे में ही कॉफी मंगवा कर पी। इतने में फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने अंग्रेजी जबान में पूछा, आपके पास
पास प्लास्टिक के सामान के नमूने होंगे। हम अपनी दुकान के लिए आपकी कंपनी का कुछ माल खरीदना चाहते हैं। मैं समझ गया कि ये उसी खुफिया गैंग का कोई आदमी है। मैंने कहा जी हाँ, मेरे पास नमूने मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं 10 बजे रात आऊंगा, और फोन बंद कर दिया गया। कमरे में दिन भर पड़े रहने से भी लोग शक कर सकते थे। चुनाचे कमरा लॉक करके होटल से बाहर आ गया और एक कुशादा बाजार के फुटपाथ पर टहलने लगा। शाम हो गई थी। फ्लैटों में बत्तियां जल उठी। साड़ी पोश औरतें और धोती पोश दुबले पतले मर्द इधर उधर आ जा रहे थे। एक सिनेमा घर के बाहर हेमा मालिनी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगी थी। फिल्म का नाम तमिल और हिंदी में लिखा हुआ था। बाएं जानिब एक मार्केट थी जिसकी दुकानें जगमगा रही थी। एक रेस्तोरां के बाहर जर्द केलों के गुच्छे लटक रहे थे। जनूबी हिंद में जर्द केलों के गुच्छे रेस्तोरांों के बाहर लटकाने का रिवाज आम है। लोग तमिल, तेलुगु और कन्नाडा जबान में बातें कर रहे थे। अचानक ही मैंने कॉस्मेटिक की एक दुकान से उसी सांवली लड़की को निकलते देखा जिसे मैंने सुबह चिल्ड्रन पार्क में देखा था। उस वक्त वो स्याह साड़ी में मलबूस थी जिसकी पट्टी सुर्ख थी, माथे पर सुर्ख बिंदियां और जूड़े में सफेद फूलों का गजरा था। उसने भी मुझे देखा तो जरा सा मुस्कुराई। मेरे होंठों पर भी अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उसके हाथ में एक लिफाफा था। वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब से गुजर गई। उसके लिबास से ख्वाब अंगेज खुशबू आई। ये जनूबी हिंद के मंदिरों में रक्स करने वाली कदीम देवदासियों की खुशबू थी। मेरा ख्याल था कि मार्केट का गेट मुड़ते वक्त वो पलट कर मेरी तरफ जरूर देखेगी, मगर वो चली गई और मुझे मार्केट वीरान वीरान सी लगने लगी। मैं मार्केट की राहदारी में टहलता रहा और फिर वापस अपने होटल में आ गया। मैं होटल के कमरे में बैठा शाम का अखबार पढ़ रहा था। जगह जगह खबरों में ढाका फॉल पर खुशी का इजहार किया गया था। मैंने अखबार रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ठीक 10 बजे रात दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खद्दर पोश उधेड़ उम्र का आदमी हाथ में ब्रीफकेस उठाए खड़ा था। पहली नजर में मुझे वो कोई कांग्रेसी लीडर लगा। उसने मुस्कुराकर मुझसे अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राजा राम तिवाड़ी आप हैं? मैंने दरवाजा खोल दिया। जी हाँ। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया और ब्रीफकेस खोलते हुए बोला, हमें अपनी दुकान के लिए आपकी फर्म की मसनूआत की जरूरत है। मैंने अपने ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसे दिखाया तो वो मुस्कुराया और उसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मेरे सामने कर दिया जिस पर B69 के हिंद से लिखे हुए थे, मिस्टर तिवाड़ी। उसने शनाख्ती कार्ड ब्रीफकेस में रखते हुए कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। मैं उसके साथ होटल से बाहर आ गया। बाहर उसकी छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। वो मुझे लेकर एक सुनसान सड़क पर रवाना हो गया। वो खामोश था। पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का सुराग लगाने की मुहिम मुझे गहराइयों में उतारे चले जा रही थी और अभी तक मैं मामले की तह तक भी ना पहुंच सका था। तिरचिनापली के मज़ाफात में से गुजरने वाली सड़क पर मौत का सा सन्नाटा था। कार फर्राटे भरती उड़ी जा रही थी। एक जगह गाड़ी रोककर वो बोला, यहाँ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, ये बहुत जरूरी है। एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी गई। अब कार आगे रवाना हुई तो किसी चौक में पहुंचकर उसने गोल दायरे में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। फिर एक समत को रवाना हो गई। ये इसलिए किया गया था कि मैं आसानी से रास्ता तलाश न कर सकूं। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कार किस समत जा रही है। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कार किसी सुरंग में दाखिल हो गई है। इंजन की आवाज गूंजने लगी थी। मैं खामोश बैठा रहा। इस सुरंग में कोई 5 मिनट चलने के बाद गाड़ी एक जगह घूम कर रुक गई। फिर वो शख्स मेरा हाथ थाम कर एक जगह सीढ़ियां उतरने लगा जहाँ एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मेरे साथी ने कहा, अब पट्टी की जरूरत नहीं है। मैंने पट्टी हटाकर देखा कि मेरे गाइड एजेंट ने चेहरे पर एक ऐसा स्याह नकाब पहन रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। बाकी सारा चेहरा उस स्याह नकाब में छुप गया था। एक ऐसा ही नकाब उसने मेरे चेहरे पर भी डाल दिया था। हम एक तंग राहदारी में चलने के बाद एक गोल कमरे में पहुंच गए जहाँ वस्त में एक मेज थी। दीवार के साथ 4 कुर्सियां थीं। एक गोल कुर्सी मेज के पीछे भी थी। मेरा साथी मुझे उस कमरे में छोड़कर चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवार में छत के करीब एक चौखटा लगा हुआ था। उसमें से ताजा और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मान दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आदमी दाखिल हुआ। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। उसने फौजी वर्दी पहन रखी थी मगर कांधे पर ओहदे का निशान नहीं था। उसका चेहरा भी निकाब में छुपा हुआ था। सर के बाल सफेद हो रहे थे। वो मेज के पीछे वाली गोल कुर्सी पर बैठ गया। ब्रीफकेस खोलकर एक फाइल निकाली और दीवार पर लगी मरकरी लाइट में उसका मुताला करने लगा। फिर मेरी तरफ देखे बगैर अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारुमनी, मेरे पास तुम्हारा फुल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी तो जान हवा हो गई। वो बोला, तुम्हें इस अहम तरीन मिशन के लिए खास तौर पर इसलिए चुना गया है कि तुम इंडियन आर्मी में रहकर 4 साल की कमांडो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हो। तुम्हें मुफ्ती बाहिनी के भेस में ढाका भेजा गया जहां तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा। तुमने मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगालियों के दिल में मुसलमान पंजाबियों के खिलाफ जिस कामयाबी से नफरत के बीज बोए और तखरीबी तहरीक चलाई, वो भी इस मिशन के लिए तुम्हारे इंतखाब की वजह बनी है। अब तुम्हें इसी किस्म का मगर इससे भी ज्यादा अहम और नाजुक मिशन सौंपा जा रहा है। तुम इस सिलसिले में कलीदी रोल अदा
अदा करने वाले हो। तुम जालंधर के हिंदू होते हुए भी हिंदी और संस्कृत के अलावा उर्दू, फारसी और इस्लामी उलूम में भी महारत रखते हो। ये बात भी तुम्हारे हक में जाती है। तुम्हारा असली नाम सिवाय मेरे और हमारे इंटेलिजेंस बॉस के और किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम तुम्हें कर्नल नारूमनी के नाम से ही याद किया करेंगे। तुम इस वक्त जिस जेर जमीन मकाम पर हो, इसे तुम पाकिस्तान पर आखिरी और कारी ज़र्ब लगाने वाला कारखाना कह सकते हो, जहां जौहरी तवानाई हासिल करने के बाद हुकूमत की जेर सरपरस्ती हाइड्रोजन बम पर इब्तदाई रिसर्च हो रही है। लेकिन इस वक्त जहां भारत के लायक तरीन साइंसदानों की निगरानी में हम ऐसी इंकलाब अंगेज गोलियां तैयार करने में कामयाब हो गए हैं जो किसी इंसान को खिला दी जाए तो उसके ख्यालात उसके दिली अकायद के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। इस गोली का असर खुसूसियत के साथ इंसान के तहत शऊर में रहने वाली सियासी नजरियात पर होता है। इस खतरनाक दवा का तजुर्बा हम मशरकी पाकिस्तान में कर चुके हैं। सारी दुनिया को मालूम है कि मशरकी पाकिस्तान में मुसलमान बंगाली लीडर भी नजरिया पाकिस्तान के दुश्मन बन गए थे। ये हमारी इन्हीं गोलियों का असर था, लेकिन हमारे पास इसकी मिकदार बहुत कम है, इसलिए हमने इन गोलियों को बड़े बड़े लीडरों पर ही इस्तेमाल किया है। हमारे जासूस मगरबी पाकिस्तान में मौजूद हैं। मगरबी पाकिस्तान में जितने लीडर मुसलमान होते हुए भी इस इस्लामी ममलिकत की मुखालिफत कर रहे हैं और उसे तोड़ना चाहते हैं, उन्हें हमारे जासूस ये गोलियां खिला चुके हैं। इन गोलियों की तैयारी पर कसीर सरमाया और तवील अरसा लगता है, चुनाचे हम इसे कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि मगरबी पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सूबों के दरमियान मुनाफरत फैलाई जाए, खासतौर पर सिंध, सूबा सरहद और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा भड़काया जाए। फौजी एजेंट की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इतनी खतरनाक तरीन और घिनौनी साजिश में मसरूफ हैं। फौजी एजेंट सिगार सुलगाकर कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। मैं खामोश सर झुकाए बैठा था। वो अपनी कुर्सी के पास आकर रुक गया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हें हर किस्म की सहूलत दी जाएगी, पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। तुम्हें पाकिस्तान में मौजूद उस भारतीय एजेंट का खुफिया एड्रेस भी दे दिया जाएगा जिससे तुम्हारी मुलाकात जरूरी समझी जाएगी। मैंने जरा खांस कर अपनी जबान खोली। सर, हम पाकिस्तान के बरसरे इक्तदार लोगों को ये गोलियां क्यों नहीं खिला देते? नकाबपोश फौजी एजेंट एक पल के लिए मुझे खामोश नजरों से देखता रहा, फिर बोला, मुझे तुमसे इस किस्म के सवाल की तवक्को नहीं थी। क्या तुम इतना भी नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान के किसी आला सरकारी अफसर को गोली खिलाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारी बेशकीमत गोली जाया हो जाएगी। गोली खाने के बाद जब उसके सियासी नजरियात उल्टे हो जाएंगे और वो अपने मुल्क के खिलाफ बातें करने लगेगा या कोई कार्रवाई करेगा तो उसे फौरन उस ओहदे से हटाकर नजरबंद कर दिया जाएगा। इसके बरक्स हिज़्ब मुखालिफ के सियासी लीडरों पर ये नुस्खा कामयाब रहेगा, क्योंकि जब हिज़्ब मुखालिफ का कोई लीडर हुकूमत या मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। हुकूमत जब उन्हें जेल में डालती है तो लोग उसके खिलाफ रद्द अमल का इजहार करते हैं। मुल्क में शोरिशें होती हैं, हुकूमत के खिलाफ एक फजा बनने लगती है और ये बात हमारे हक में जाती है। हम तुम्हें चंद गोलियां साथ ले जाने के लिए जरूर देंगे जो तुम पाकिस्तान के कुछ ऐसे सियासी लीडरों को खिला दोगे जिन पर पहली गोली का असर कुछ जायल हो रहा है और वो किसी वक्त पाकिस्तान के हक में बयान देने लगते हैं। बहरहाल तुम्हें अभी कुछ देर तिरचिनापली में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन काया पलट बेशकीमत गोलियों की तीसरी खेप तैयार करने में हमें वक्त लगेगा। मैंने अब कोई सवाल न किया। मुझ पर अचानक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे मुहय्यरुल उकूल और सरीउल असर लेकिन नापाक मंसूबे का इंकशाफ हुआ था कि मैं गुंग सा होकर रह गया था। फौजी एजेंट बैठ गया। उसने फाइल बंद करके ब्रीफकेस में रखी, सिगार एस्ट्रे में मसल दिया और बोला, तुम कृष्णा होटल में राजा राम तिवाड़ी के नाम से ही रहोगे, लेकिन दिन में किसी वक्त मार्केट में जाकर अपनी जाली प्लास्टिक मसनूआत की फर्म के लिए ऑर्डर लेने की भी कोशिश किया करोगे ताकि किसी को तुम पर शक न हो, क्योंकि जहां CIA के एजेंट भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तुम्हारे खर्चे के लिए रकम तुम्हें कल रात तुम्हारे कमरे में पहुंचा दी जाएगी। उसने मेज पर अपने दोनों हाथ रखे और मेरी तरफ देखते हुए बोला, कर्नल नारूमनी, हमने इस नई हैरत अंगेज साइंसी इजाद यानी काया पलट गोलियों का नाम V2 रखा है। जैसा कि तुम जानते हो, V2 दूसरी जंग अजीम में जर्मनों का वो रॉकेट था जिसने लंदन शहर की ईंट से ईंट बजा दी थी। हम इस हथियार की मदद से वही सुलूक पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। मैंने यूं ही कह दिया, सर, क्या इस गोली का कोई तोड़ भी हमने दरियाफ्त किया है या नहीं? वो पत्थर के बुत की तरह मुझे देखने लगा। नकाब के पीछे उसकी नस्वारी आंखें लोमड़ी की आंखों की तरह चमक रही थी। कहने लगा, हाँ, इसका एक तोड़ भी है, लेकिन तुम्हें इस तोड़ से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। गुड लक पाम ऑयल नारूमनी। यह कहकर वो कुर्सी से उठा, ब्रीफकेस हाथ में लिया और कमरे से निकल गया।
मुझ पर हैरत और अंदेशों ने जलगार कर दी। इस मुल्क में मेरे वतन अजीज के खिलाफ जिस किस्म के रोंगटे खड़े कर देने वाला तखरीबी मंसूबा बनाया जा चुका था, उसका मुझे गुमान तक नहीं था। मुझे इस मंसूबे का इल्म हो जाने की ताबीर यही थी कि मशीयत पाकिस्तान के हक में थी और वो उसे हमेशा कायम दायम और फलता फूलता देखना चाहती थी। मेरे अंदर पाकिस्तान को इस घिनौनी साजिश से बचाने का जज्बा सहचंद हो गया था। मैंने फैसला कर लिया कि अगर मौका मिला तो ये काया पलट गोलियां भारत के किसी लीडर को भी खिलाने की कोशिश करूंगा। अगरचे मुझे मालूम था कि ये गोलियां कलील तादाद में तैयार हो रही हैं और मुझे कम से कम तादाद में ये इनकलाबी गोलियां दी जाएंगी। मुझे इस इंकशाफ पर कोई हैरत न हुई कि पाकिस्तान में दुश्मन एजेंट अपनी तखरीबी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। ये तो हर मुल्क में होता है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि पाकिस्तान में भारतीय एजेंट की हैसियत से दाखिल होते वक्त मुझे पाकिस्तान में मौजूद किसी एक एजेंट का पता दे दिया जाएगा। उसे गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी हुकाम उसके दूसरे साथियों का खोज भी लगा लेंगे। इस काया पलट गोली का नाम V2 उस भालू नुमा इंटेलिजेंस ऑफिसर ने खूब रखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि मैं इस V2 का रुख उसके अपने मुल्क भारत की तरफ करने का इरादा रखता हूँ। दफतन मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा निकाब पोश गाइड खड़ा था। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी, तुम्हारी वापसी का वक्त हो गया है। मैं खामोशी से उठा और राहदारी में से गुजरता उस कमरे में आ गया जहां मुझे नकाब पहनाया गया था। जहां मेरा नकाब उतार कर मेरी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और हम जेर जमीन राहदारियों में से गुजरते सुरंग में उस जगह आ गए जहां मेरे गाइड की कार खड़ी थी। कार रवाना हो गई। कुछ देर बाद कार रुक गई और जब मेरी आंखों से पट्टी उतार दी गई तो मैं उसी सड़क के किनारे मौजूद था जहां पहली बार पट्टी बांधी गई थी। मैंने दरख्तों को देखकर कोई निशानी याद रखने की कोशिश की, मगर रात के अंधेरे में मुझे दिक्कत पेश आ रही थी। फिर सारे नारियल के दरख्त थे और एक ही जैसे थे। सड़क कच्ची और फिर जहां मेरी आंखों पर से पट्टी खोलने से पहले कार को 6-7 बार घुमाया गया था। ये अंदाजा नहीं हो रहा था कि मैं सड़क पर किस तरफ से आया था। कार तेजी से मेरे होटल की तरफ उड़ी जा रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और लेट गया। सोचने लगा कि भारत एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम भी बना रहा है और ये सारी तैयारियां पाकिस्तान को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। मुझे भारत के इस जौहरी और कातिल मंसूबे को भी नाकाम बनाना था। ये मेरा एक अलग कमांडो मिशन था जिस पर मैं पहली फुर्सत में अमल पैरा होना चाहता था, लेकिन फिलहाल मुझे V2 से निपटना था और भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से पाकिस्तान में तखरीबकारी में मसरूफ भारतीय एजेंटों को इस तरीके से गिरफ्तार करवाना था कि मुझ पर जरा सा भी इल्जाम ना सके और सारी कार्रवाई महज एक इत्तेफाक ही लगे। अगले रोज फौजी एजेंट की फरमाइश के मुताबिक मैं ब्रीफकेस में प्लास्टिक की मसनूआत डालकर मार्केट की तरफ निकल गया। एक दुकानदार से ऑर्डर भी ले लिया। फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हुए तिरुचिरापल्ली के लोगों को आते जाते देखने लगा। मैं उस जेर जमीन फैक्ट्री को धमाके से उड़ाना चाहता था जहां V2 नाम की नजरियात पलट गोलियां तैयार होती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो फैक्ट्री किस मकाम पर है और वहां तक कौन सा रास्ता जाता है। दोपहर का खाना मैंने बाहर ही खाया। उसके बाद एक सिनेमा घर में तमिल फिल्म देखने घुस गया। बहुत बोर फिल्म थी, जबान भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रक्स बड़े क्लासिकल थे। शाम को होटल वापस आकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। रात देर तक जागता रहा, इसलिए जल्द ही नींद आ गई। उठा तो रात के 9 बज रहे थे। खाना हस्बे मामूल कमरे में ही मंगवा कर खाया। कॉफी की चुस्कियां ले रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर वही खद्दर पोश गाइड खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ लिफाफा बढ़ाकर बोला, आपकी डाक है। लिफाफा देकर वो वापस चला गया। उस लिफाफे में इंडियन करेंसी के 5000 रुपए थे। कुछ रकम मेरे पास पहले मौजूद थी। मैंने सारे नोट अपने बटवे में रख लिए। 11 बजे रात तक एक अंग्रेजी नॉवल पढ़ता रहा जो मैंने मार्केट से खरीदा था। फिर सो गया। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने कपड़े बदले और नाश्ता कमरे में ही मंगवा लिया। जब मैं ब्रीफकेस हाथ में लिए होटल से बाहर आया तो 10 बज रहे थे। मैंने टैक्सी ली और तिरुचिरापल्ली के इलाके की एक शानदार मार्केट में पहुंच गया। जहां भी चल फिर कर 1-2 दुकानदारों से अपनी नकली फर्म के लिए कुछ ऑर्डर लिए और फिर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीने लगा। तिरुचिरापल्ली के रेस्टोरेंट और उनकी फजा मुझे बहुत पसंद आई थी। इन रेस्टोरेंटों में ऊद और अगरबत्तियों की खुशबू हर वक्त रची बसी रहती। यहाँ सफेद संगी मेजों पर केले के पत्ते बिछाकर खाना दिया जाता था। स्पीकर पर धीमी आवाज में तमिल फिल्मों के रिकॉर्ड बजते रहते। दिन के 11:15 बजे मौसम कुछ गर्म हो गया। सड़क पर नारियल और ताड़ के दुबले पतले छरीवे दरख्तों की छतरियां हवा में लहरा रही थी। फुटपाथ पर पैदल चलते चलते मैं शहर के निस्बतन गैर आबाद इलाके की तरफ निकल गया। मैंने महसूस किया कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। उस आदमी को मैंने पहली बार रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले देखा था। वो फुटपाथ पर बिजली के खंबे के पास खड़ा था। उस तरफ निगाह उठी तो मुझे अपनी तरफ घूरता महसूस हुआ। उसने पतलून कमीज पहन रखी थी। तोंद थोड़ी सी निकली हुई थी। रंग जरा साफ था और लग रहा था कि यह आदमी पंजाब का रहने वाला है। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा तो देखा कि वो आदमी कुछ फासले से मेरे पीछे चला रहा है। मेरा माथा ठनका।
मैं भारत के पंजाब में बड़ी तबाहकुन तखरीबी कार्रवाई करके भागा था। एक बार पकड़ा भी गया लेकिन फरार हो गया था। यूं भारतीय इंटेलिजेंस के 2-3 आदमी मेरी शक्ल से वाकिफ जरूर हो गए थे। मुझे ख्याल आया कि मुमकिन है भारतीय पंजाब या दिल्ली से कोई भारतीय CID का आदमी मेरी तलाश में तिरुचिरापल्ली आ गया हो। मैं मोहतात हो गया। अगरचे मेरे पास शनाख्ती कार्ड पर B69 का एक तिलिस्मी नंबर लिखा हुआ था जो मुझे भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का खास आदमी साबित करते हुए मुझे बचा सकता था, लेकिन मेडिकल चेकअप 1 सेकंड में मुझे मुसलमान साबित कर सकता था। मैं बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी से चल रहा था लेकिन हकीकत में बेहद मोहतात था। मुझे बाएं जानिब एक मंदिर नजर आया। ये एक पुराना मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर एक पुजारी तख्त पर बैठा माला का जाप कर रहा था। औरतें और मर्द पूजा करने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया। औरतें और मर्द पूजा करने जा रहे थे। मैं भी उनके साथ मंदिर में दाखिल हो गया। जनूबी हिंद के मंदिर बड़े पुरस्कार, घुटे घुटे और तंग और तारीख होते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे दिए जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं, पुजारी वेदों के मंत्र पढ़ रहा था। मैं भी एक जगह दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल था कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा था वो मंदिर में जरूर आएगा, मगर वो अंदर नहीं आया। मैंने 15 मिनट इंतजार किया। फिर जब बाहर निकलने लगा तो अचानक उसी लड़की पर नजर पड़ी जिसे मैंने पहली बार चिल्ड्रन पार्क में और उसके बाद मार्केट में देखा था और जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। ये लड़की माथे पर तिलक लगाए, बाल कांधों पर खुले छोड़े, हाथ में पूजा के फूल लिए विष्णु भगवान की पूजा करने मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो जरा ठिठक सी गई, फिर खामोशी से मेरे करीब से गुजरकर मूर्ति के स्थान के पास खड़ी हो गई और दिए की जोत जगाकर पूजा करने लगी। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और जल्दी से वापस आकर मूर्ति के सामने वाली दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। जब यह लड़की पूजा करने के बाद वापस जाने लगी तो मैं सोचे समझे मंसूबे के तहत दीवार से हटकर उसकी तरफ बढ़ा और ऐसी अदाकारी की जैसे किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा हूं। लड़की ने बेचैन सा होकर मेरी तरफ देखा और अपनी जबान में कुछ कहा। मैंने मुस्कुराकर अंग्रेजी में कहा, मैं तुम्हारी जबान नहीं समझता, शुक्रिया। उसने अंग्रेजी में पूछा कि मुझे चोट तो नहीं आई। यही जुमला मैं उसके मुंह से निकलवाना चाहता था। मैंने निहायत चर्ब जबानी से काम लेते हुए मौसम और तिरुचिरापल्ली शहर की लड़कियों के हुस्न की बातें शुरू कर दी। वो ज़ेरे लब मुस्कुराती रही। सीढ़ियां उतरकर वो एक तरफ दरख्तों के बीच वाली पगडंडी पर चल पड़ी। मैंने अपनी उकाब जैसी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मेरा दिल जरा सा धड़क उठा। वो कमबख्त अजनबी एक दरख्त के पास खड़ा था और मुझे मंदिर से निकलते देख कर मेरे पीछे पीछे चलने लगा था। अब ये बात साबित हो गई थी कि वो CID का आदमी है और उसे किसी न किसी वजह से मुझ पर शक हो गया है। मैं मजीद इन्हिमाक से लड़की से बातें करने लगा। लड़की मेरी गर्मजोशी पर हैरान और कुछ परेशान भी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और पंजाब में प्लास्टिक की एक फर्म का एजेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो एक तरफ घूम गई। आगे सड़क थी जहाँ एक छोटी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने रुककर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम मालिनी अय्यर है। मैंने उसे अपने होटल कृष्णा का नाम बताया ही था कि लड़की तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई जहाँ एक दुबला पतला काला ड्राइवर पहले से दरवाजा खोले खड़ा था। वो गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं हाथ हिला हिला कर उसे अलविदा करने लगा। गर्दन खुजाने के बहाने पीछे देखा तो CID का आदमी कुछ फासले पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं सड़क पर जाने की बजाय दरख्तों के बीच से होकर एक तरफ चलने लगा। मैं उस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वो आदमी बराबर मेरा ताकुब कर रहा था। ख्याल आया कि क्यों ना इसको अपना तिलिस्मी नंबर बता दूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने भागने का फैसला कर लिया। बाएं जानिब किसी स्कूल की दीवार दरख्तों के साथ साथ जा रही थी। दीवार कद्दे-आदम थी मगर मेरे लिए उसे फांदना मुश्किल नहीं था। दीवार के करीब जाकर मैंने उछल कर दीवार की मुंडेर पकड़ी और दूसरी तरफ कूद गया। पीछे तेज तेज कदमों की आवाज आने लगी। ये आवाज उसी भारतीय CID वाले के कदमों की थी। जाहिर है वो मुझे दीवार फांदते देखकर मेरे पीछे भागा था। मैं स्कूल की दीवार की दूसरी तरफ गिरा। ये स्कूल के नौकरों के क्वार्टरों का पिछवाड़ा था और जहाँ दुनिया जहान का झाड़ झंकार उगा हुआ था। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका। 2-4 मुर्गियां कड़कड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टर में से आदमी की आवाज आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रौंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया जहां एक काली कलोटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वो मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जुनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफकेस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई थी। इंडियन CID का आदमी मेरे पीछे भागता चला रहा था। मैं स्कूल के अकबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नजर एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपककर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पांव मारता स्कूल के अहाते से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते देखते मैं 2-3
हसीन बाजारों में से गुजर गया। ब्रीफ केस बाएं हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाजन होता जा रहा था, फिर भी मैं उसे उड़ाए लिए जा रहा था। मैं इन बाजारों से नावाकिफ था, कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि ताक़ुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाएं जानिब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थी और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया अदा कर रहा था। मैं तेजी से टैक्सी की तरफ गया, साइकिल एक छकड़े के साथ लगाई और जल्दी से दरवाजा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेजी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटवे में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहा जल्दी चलो रेलवे स्टेशन। नोट देखकर ड्राइवर की बातचीत खिल गई। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नजर न आया। मैं उसे जुल्म देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर लिया और टैक्सी वाले को तेज चलने की हिदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तिरुचिरापल्ली के रेलवे स्टेशन पर काफी रौनक थी। टैक्सी पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। मैं तेजी से निकलकर रेलवे स्टेशन की लॉबी में आ गया और सीधा एक टॉयलेट में घुस गया। सबसे पहले मैंने ब्रीफ केस हाथ से रखकर आईने में अपना चेहरा देखा। मेरे बाल बिखरे हुए थे। मुंह पर पानी का छींटा मारा, बालों में कंघी की और टॉयलेट से बाहर आकर जायजा लिया। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई न दिया। फिर भी मैंने प्लेटफॉर्म का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर टी स्टॉल की ओट में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों का काफी रश था। शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया, जहां से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने कहां से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा। कोई मशकूक आदमी दिखाई न दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तिरुचिरापल्ली शहर में अभी 1 महीना मजीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नजरों में आ सकता था। उन दिनों ढाका फॉल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थी कि मशरकी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। पाम ऑयल नारोमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी भी वक्त तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फोन कर दिया और खुद अखबार पढ़ने लगा। 20 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा। होटल का बैरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बैरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। जहाँ होटल के मुलाजिमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए ऑर्डर बुक करवाने तिरुचिरापल्ली आया हूँ। चुनाचे ये सब लोग मुझसे अंग्रेजी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी जबान में बातें करते। बैरे ने मुझे बताया कि निस्फ घंटे कबल मेरा फोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फोन था। बैरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुशशक्ल लड़की मालिनी अय्यर का फोन होगा, जिसको मैंने मंदिर से वापस जाते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बैरा चला गया तो मैं मालिनी अय्यर के बारे में सोचने लगा। कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट ना हो। मुझे उससे दूर रहना होगा। खाना खाते हुए मैं इस किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। बैरा खाली बर्तन वापस ले जाने लगा तो मैं उसे ये कहते कहते रुक गया कि अगर मेरा कोई फोन आए तो कह देना कि मैं कमरे में नहीं हूँ, क्योंकि खुद मेरे ग्रोह के आदमियों का फोन भी आ सकता था। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके लेट गया। अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आई। उसने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर तिवारी बोल रहे हैं? ये मालिनी अय्यर के सिवा और कोई लड़की नहीं हो सकती थी। तिरुचिरापल्ली शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फोन किया था, तुम नहीं थे। सुनो, मैं कंदरम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। उसी दुकान के सामने एक रेस्टोरेंट है। मैं वहाँ मौजूद होंगी। क्या तुम आओगे? मैंने जानबूझकर सवाल किया। कौन? लड़की की हल्की सी हंसी सुनाई थी। तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मैं मालिनी बोल रही हूँ। मालिनी अय्यर। मैंने टेलीफोन करने और कॉफी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा कि मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज मिलूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन घंटी एक बार फिर बज उठी। मालिनी मेरे एकदम फोन बंद कर देने से सख्त नाराज थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और उसने फोन बंद कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ, जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन ये ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा कि अगर ये लड़की एजेंट है तो उसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है। वो मुझे पकड़वा सकती है।
फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर ग्रोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट B69 भी लिखा हुआ है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेस बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हक़ाइक़ के पेश नजर जरूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूं। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इतला दिए बगैर मैं होटल नहीं बदल सकता था, और उनमें से अभी तक ना तो किसी का फोन आया था और ना ही वो खद्दर पोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाजार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया। अगले रोज दोपहर के बाद जी चाहा कि शहर की सैर को निकलूं, मगर हिफाजती तदाबीर का तकाजा यही था कि अंदर कमरे में रहूं। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पीछे एक कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था, जहां ग्रेगरी पेक की एक अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों ना फिल्म का आखिरी शो देखा जाए। सिनेमा घर ज्यादा दूर नहीं था, चुनाचे मैं 9:45 बजे कमरा बंद करके सिनेमा घर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होता हुआ सिनेमा घर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया। पर्दा पर घोड़े दौड़ रहे थे और काउबॉयज ठाई ठाई भूलियां जला रहे थे। इतनी तफरी मेरे लिए काफी थी। मैं फिल्म देखने में मगन हो गया। हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे। इंटरवल हुआ तो मैं कैंटीन पर कॉफी पीने के लिए आ गया। यह मेरी गलती थी, मुझे सिनेमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और कॉफी ज्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी कॉफी पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तमिल और अंग्रेजी जबान में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफी शॉप लिखा था। एक लड़का वहां खड़ा ग्राहकों के लिए कॉफी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छी पकाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफी शॉप को देखकर मैं बेइख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफी का ऑर्डर दिया और काउंटर पर कोहनी टिकाकर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कमबख्त सीक्रेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफी की प्याली थाम कर चुस्कियां लेने लगा, लेकिन अब कॉफी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी जबान में आहिस्ता से कहा, मुसलमाना दी कॉफी बड़ी चंगी होती है। पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फाश हो चुका है। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दिया। उस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसासात को फौलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ जी, हमें अमृतसर में इस किस्म की कॉफी नहीं मिलती। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मेरा कांधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी कॉफी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा, मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ जी, मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चलकर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ। प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और जहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया। उस कार्ड पर B69 लिखा हुआ था। एक लम्हे के लिए वो ठिठक सा गया, मगर उस कमबख्त को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नाली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी जरूर होगी। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने। तुम्हारे मुसलमान होने का तो जात से ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूं मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे नहीं देख सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करूं। सिनेमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो बिल्कुल मेरे साथ लगकर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। इंटरवल खत्म होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाजों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर उसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों से लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। रात के 10:30
का अमल होगा। तिरुचिरापल्ली शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थी। उसे जीप चलाने, घुमाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया किया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाई और उसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाजुन बिगड़ गया था। दूसरे ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी हुई थी। मैंने हुक्म दिया, जीप को वापस मोड़ो। उसने जीप खामोशी से मोड़ ली, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दी और बोला, तुम पुलिस की जद से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने के बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ, गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी रफ्तार से चलाता हुआ सिनेमा घर के अकब में कोई एक फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दी। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी तमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपते हुए होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। पिस्तौल को खोलकर देखा, उसमें भी गोलियां मौजूद थी। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। सुबह इस इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। उस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया। मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया था। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आई। सुबह आंख खुली तो काफी दिन निकल आया था। नहा धोकर मैं नीचे नाश्ता करने आ गया। ब्रेकफास्ट रूम में एक गैर मुल्की स्याह जोड़ा भी नाश्ता कर रहा था। उसमें किसी सीआईडी ऑफिसर के कत्ल की खबर नहीं थी। अपने कमरे में आकर मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थी। न्यूज कास्टर बता रहा था कि सिंथिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सरगर्मी से कातिल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि ये वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। ये बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पुछगिछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से बाहर न निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था उसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बताया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी जानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी, और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वो मुझे फौरन पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। दूसरे रोज दोपहर के बाद तिरुचिरापल्ली की खूबसूरत सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर का फोन आ गया। मैंने उसकी आवाज पहचान ली और खामोश रहा। वो हेलो हेलो करती रही। मालिनी अय्यर मुझे बार बार पुकार रही थी। मैंने आहिस्ता से फोन बंद कर दिया। शाम की हल्की हल्की स्याही शहर की कुशादा सड़कों पर उतर रही थी कि मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कमबख्त निकाब पोश एजेंट की जानिब से भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। कम से कम उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे उस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पाम ऑयल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। उनकी तरफ से आदमी तो दरकनार, कोई फोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। खुली हवा ने मुझे एक नई ताजगी का एहसास दिया। खंभों की मरकरी लाइट्स जाग उठी थी। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। फुटपाथ पर भी लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। लोगों की निगाहों से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान एक ज़ेली सड़क पर चल दिया। मान मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया तो मैंने सुरमई धुंधलके में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा, जिसने मेरे
पीछे चलना शुरू कर दिया था। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो उसमें बैठकर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़बुन में था कि एक छोटी एम्बेसडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने देखा कि तिरचनापली की सांवली दोशीजा मालिनी अय्यर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप किए देती हूँ। उस वक्त ये तमिल दोशीजा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब गाड़ी उस आदमी के करीब से गुजरी तो उसने घूर कर मुझे देखा। मैंने मालिनी को रफ्तार तेज करने के लिए कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, इतनी जल्दी क्या है, आज कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? रिसीवर उठा घर चुप क्यों थे? वो अंग्रेजी जबान में मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी और मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई न दिया। हमारे पीछे कोई टैक्सी या रिक्शा भी नहीं था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से माजरत चाही और कहा कि मैंने उसकी आवाज नहीं पहचानी थी। वो बोली, मगर मैंने तो फोन पर तुम्हें अपना नाम भी बताया था। मैंने कहा कि मैं इस शहर में परदेसी हूँ, एक फर्म का नौकर हूँ। मैं किसी जज्बाती मामले में नहीं फंसना चाहता, इसलिए फोन बंद कर दिया। मालिनी अय्यर खामोश हो गई। उसने पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जवाबन कहा कि मैं यूं ही सैर के लिए निकला था। वो जल्दी से बोली, फिर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊंगी, कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। मैं उस वक्त किसी गुमनाम मकाम पर कुछ देर छुपकर वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए हामी भर ली। वो बड़ी खुश हुई और उसने एक चौक में गाड़ी अपने मकान की तरफ मोड़ दी। मैंने आईने में देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी में ही थी। ताकुब करने वाला गालिबन वहीं रह गया था। मालिनी अय्यर की छोटी सी कोठी चारों तरफ से नारियल और केले के दरख्तों में घिरी हुई थी। गोल पत्थरों की एक छोटी सी रविश जमीन से 3 फुट बुलंद कोठी के बरामदे तक जाती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। उसकी सजावट बेहद सादा थी। एक तरफ कोने में तानपुरा रखा हुआ था। ताक में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग वैष्णु होते हैं। उसने डेक का बटन दबा दिया। स्पीकरों में से धीमी मगर गूंजदार आवाज में सितार की धुन उभरने लगी। मैंने उसे पूछा, क्या वो इस घर में अकेली रहती है? वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसको प्राम में बिठाकर तुम उस रोज बाग की सैर करवा रही थी? उसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो मेरी बड़ी दीदी का बच्चा था। वो रामेश्वर से मुझे मिलने आई थी। 2 रोज हुए वापस चली गई है। ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वो पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। मैं सर सोफे से टिकाकर इत्मीनान से बैठ गया। फजा में लोबान की महक रची हुई थी। डेक से सितार की आवाज मुंतशिर हो रही थी। मान सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मालिनी के साथ एक उधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला सा इंतहाई तेज आंखों और ज़हीन नकोश वाला हिंदू नमूदार हुआ। वो जनूबी हिंद के वैष्णु हिंदुओं वाली सफेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मालिनी ने डेक बंद करते हुए अंग्रेजी में मुझसे अपने बाप का तारुफ करवाया और मेरे बारे में अपने बाप को बताया। उसके बाप का नाम कृष्ण अय्यर था। वो मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मालिनी भी उसके साथ ही बैठ गई। उसके बाप ने मालिनी की तरफ देखकर कहा, बेटी, मिस्टर तिवाड़ी के लिए कॉफी बनाओ। मालिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब उसके बाप ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा। मेरी जात क्या है, किस तिवाड़ी खानदान का हूँ, मेरी कितनी बहनें हैं, अब तक शादी क्यों नहीं की, माँ बाप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। साफ जाहिर था कि मालिनी अय्यर ने अपने बाप से खुलकर कह दिया था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और उसका बाप मुझसे इस सिलसिले में जरूरी पूछगिछ कर रहा था। शायद इसलिए मालिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने अय्यर को अपनी नस्ली जात और गोद के बारे में हिंदू जात पात के मुताबिक जवाब दिए, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरा ताल्लुक पंजाब के एक आला हिंदू घराने से है। मालिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। अय्यर अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, पुलिसमैन हूँ। अगर मुझे नाजुक से नाजुक हालात में अपने जज्बात और हवास पर काबू पाने की ट्रेनिंग न मिली होती तो यकीनन मैं चौंक कर उछल पड़ता, मगर मैं अपनी जगह पर जमकर बैठ रहा
और चेहरे की मसनूई मुस्कुराहट भी कायम रही। मालिनी का बाप मिस्टर अय्यर पुलिस में एसपी था और अभी सर्विस में ही था। मालिनी आ गई। उसके पीछे एक मद्रासी नौकर था जिसने कॉफी की ट्रे उठा रखी थी। मालिनी की साड़ी से अब एक नए परफ्यूम की महक उठ रही थी। नौकर कॉफी रख कर चला गया तो मालिनी कॉफी बनाने लगी। मैं वहां से भागने की फिक्र में था। अगरचे मालिनी का पुरकशिश चेहरा और जादूगर खुशबू मुझे जकड़े हुए थी, लेकिन मेरा एक पुलिस ऑफिसर के सामने बैठे रहना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन कॉफी की एक प्याली पिए बगैर वहां से जाना गैर शाइस्ता बात थी। मालिनी ने कॉफी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। उसकी शरबती आंखों में दिलावेज मुस्कुराहट थी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और कॉफी पीने लगा। उसका डैडी अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखकर बोला, बेटी खबरों का वक्त हो गया है, जरा टीवी खोल देना। मालिनी ने टीवी ऑन कर दिया। उसके डैडी ने मेरी तरफ माजरत आमेज नजरों से देखकर कहा, सॉरी मिस्टर तिवाड़ी, एक पुलिस ऑफिसर के नाते मुझे अपने फराइज से हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। दरअसल 2 रोज पहले पंजाब से आए हुए हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर का खून हो गया था। तुमने अखबार में पढ़ा होगा। वो हमारी दरखास्त पर तिरुचिरापल्ली में एक खास मुहिम पर आया था। मालिनी ने कॉफी के कप में चम्मच हिलाते हुए पूछा, डैडी, उसका कातिल अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? आपकी पुलिस की तो दूर दूर तक शोहरत है कि कातिल दूसरे रोज ही पकड़ दिया जाता है। मिस्टर अय्यर की नजरें टीवी पर जमी हुई थीं, जहां साबुन का इश्तिहार दिखाया जा रहा था। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, कातिल कल तक पकड़ा जाएगा। हमें तो ये कोई गैर मुल्की जासूस लगता है जिसको हमारा ऑफिसर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, मगर रास्ते में ही उसे कत्ल करके फेंक दिया गया। मैं अपनी जगह पर किसी बुत की तरह साकित बैठा हुआ था। आप समझ गए होंगे कि मेरी ये हालत क्यों और किस वजह से थी। अय्यर जिस कातिल की तलाश में था वो उसके सामने सोफे पर बैठा कॉफी पी रहा था। टीवी पर एक तीखी आंखों और मोटे होंठों वाली लड़की तमिल जबान में खबरें पढ़ रही थी। 3 मिनट की खबरें थी। खत्म हुई तो वो सर खुजाकर बोला, टीवी बंद कर दो बेटी, अभी तक मफरूर कातिल का कुछ पता नहीं चला। वो कॉफी की चुस्कियां लेते हुए मुझसे बातें करने लगा। मैं इसे मालूम करना चाहता था कि पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए कहां-कहां जाल फैला रखा है और उसका तरीकाकार क्या है। चुनाचे पहले तो मैंने ये कह करके तिरुचिरापल्ली पुलिस की तारीफ की कि साहब, इस पुलिस की तो पंजाब में भी धूम है। फिर पूछा कि पुलिस किन किन मकामात पर कातिल को तलाश कर रही है। मालिनी का बाप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि पुलिस ने कातिल की खोज में सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर के इर्द गिर्द खुसूसी टीम छोड़ रखी है। मैंने जानबूझकर सवाल किया कि पुलिस तो कातिल की शक्ल से ही वाकिफ नहीं है, फिर वो उसे कैसे गिरफ्तार करेगी। अय्यर ज़ेरे लब मुस्कुराया और कॉफी की प्याली मेज पर रख दी। सफेद बेदाग रुमाल से अपने होंठ पूंछे और बोला, हमारी बड़ी गुड लक हुई है कि हमारा ऑफिसर कातिल को सिनेमा की लॉबी में से गिरफ्तार करके बाहर ले जा रहा था तो उसके साथियों ने उसे देख किया था और हमारे ऑफिसर ने खुफिया इशारे में उन्हें पुलिस को खबर करने के लिए भी कहा था। लेकिन बदकिस्मती से मकतूल ऑफिसर के साथी आम शहरी थे। वो बर वक्त पुलिस को फोन न कर सके, वरना कातिल उसी सड़क पर गिरफ्तार हो जाता जहां उसने हमारे ऑफिसर को गोली मारी थी। मालिनी भी इस केस में दिलचस्पी ले रही थी। अब मैं बात का मौजू बदलने की कोशिश करता तो मालिनी कोई न कोई सवाल कर देती। कमबख्त को शायद जासूसी नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपने डैडी से पूछा, डैडी, आम की पुलिस ने ये कैसे नतीजा निकाला कि कातिल गैर मुल्की जासूस है? वो बोली, हमें यकीन है बेटी कि कातिल एक पाकिस्तानी जासूस है। अगरचे मकतूल ऑफिसर इस मिशन पर तिरुचिरापल्ली नहीं आया था, लेकिन उसकी तजुर्बाकार नजरों ने सिनेमा में उस जासूस को पहचान लिया और फिर उसे पिस्तौल दिखाकर अपने आगे लगा लिया। लेकिन वो जासूस कोई जबरदस्त कमांडो है जो हमारे दलेर और तजुर्बाकार सीक्रेट ऑफिसर को कत्ल करके फरार हो गया। बहरहाल कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक हम उसे पकड़ लेंगे। तिरुचिरापल्ली से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस के दस्ते तैनात हैं। कातिल का हुलिया उन्हें बता दिया गया है, वो हमसे बचकर नहीं निकल सकता। हुलिये के लफ्ज पर तो जैसे एक पल के लिए मेरी धड़कन ही बंद हो गई। अगर उस शख्स को मेरा हुलिया मालूम था तो उसे मुझ पर शक क्यों नहीं हो रहा था? क्या इसकी वजह यह थी कि ड्राइंग रूम में बंधम रोशनी थी, या ये कि मालिनी के पुलिस ऑफिसर बाप की नजर कमजोर थी, या ये कि वो अपने होने वाले दामाद के बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो कोई जासूस भी हो सकता है। बहरहाल अभी तक उसने मुझे पहचाना नहीं था। अब तो मुझे वहाँ एक एक पल पूरे साल का महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से कॉफी के 2 घूंट लिए और प्याली मेज पर रखकर इजाजत चाहने ही वाला था कि फोन की घंटी पर उठी। मिस्टर अय्यर ने तमिल जबान में फोन पर किसी से बातचीत शुरू कर दी। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि अगर वाकई कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरा पीछा कर रहा था तो उसने जरूर महकमे को फोन कर दिया होगा कि कातिल फलां सड़क के बस स्टॉप से किसी लड़की की गाड़ी में बैठकर फरार हो गया है। और अगर उस वक्त महकमे का कोई ऑफिसर यही बात मालिनी के बाप को फोन पर बता रहा है तो वो जब फोन बंद करके मालिनी को यही बताएगा तो उसे फौरन मालूम हो जाएगा कि बस स्टॉप से तो उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया था।
इंतहाई आसाब शिकन खड़ी थी। मालिनी के बाप ने बात खत्म करके रिसीवर रख दिया। मालिनी ने अपने बाप से अंग्रेजी में कहा, डैडी आप उस प्लॉट को बेच दें, बैंक से मजीद कर्जा लेकर मकान बनाया तो उसकी किस्तें नहीं उतार सकेंगे। मैंने सुकून का गहरा सांस लिया। ये हम सब की खुशकिस्मती थी कि फोन पर मालिनी का बाप किसी से अपने नए प्लॉट पर मकान बनाने के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब था कि कोई शख्स मेरा ताकुब नहीं कर रहा था, ये महज मेरा ख्याल था। मैंने इजाजत चाही तो मालिनी के बाप ने पूछा, बेटा तुम कब वापस जा रहे हो? मैंने कहा अभी कुछ रोज तिरचनापली में ही रुकना पड़ेगा। वो बोला हमें अपने घर का एड्रेस दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को खत लिखना चाहते हैं। बूढ़ा बहुत संजीदा था। मालिनी उठकर डेक के पास चली गई। मैंने मालिनी के बाप का हाथ थामकर पुरएतमाद लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, पिताजी आजकल दार्जिलिंग गए हुए हैं। जो ही वो वापस आ गए मैं आपको खुद आकर एड्रेस दे जाऊंगा। वो मुस्कुराता हुआ उठा, मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोला, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, अब आते रहना यहाँ, ये भी तुम्हारे पिताजी का घर है। मैंने सोचा खुदा बचाए ऐसे पिताजी से जिसने मेरी गिरफ्तारी के लिए शहर भर में पुलिस और खुफिया पुलिस के आदमियों का जाल फैला रखा था। मालिनी मेरे साथ कोठी के गेट तक आई, बोली मैं तुम्हें होटल तक छोड़ाती हूँ, लेकिन अब मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस और सीआईडी के आदमी मालिनी को जरूर जानते होंगे। अगर उन्होंने मुझे उसके साथ देख लिया तो मेरा गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। चुनाचे मैंने बहाना बनाया कि मैं पैदल चलना चाहता हूँ, साथ ही उसे ये भी बता दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए मद्रास जा रहा हूँ, ताकि वो ना तो मेरे होटल आए और ना ही मुझे फोन करे। मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता था। मेरे लिए अब कृष्णा होटल में रहना भी शदीद खतरे का बायस था, लेकिन मिशन पाम ऑयल नारोमनी वालों ने मुझे उस होटल का पाबंद कर दिया था। उनकी तरफ से कोई कॉल भी नहीं आई थी कि मैं उन्हें इत्तला करके किसी दूसरे होटल में चला जाता। मैं उसी होटल में कयाम करने पर मजबूर था। मैं मालिनी को नमस्कार कहकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने पलट कर देखा। कोठियों की कतार दूर तक सुनसान थी। कोई शख्स मेरा पीछा नहीं कर रहा था। ये वीरान सी सड़क थी। कुछ फासले से ढलानी छतों वाली कोठियां बनी थी, उनमें रोशनियां हो रही थी। कोई कोठी ऐसी नहीं थी जिसके अहाते में नारियल के दरख्त न झूम रहे हों। जहां से गुजरकर मैं बड़ी सड़क पर आया तो वहां खासी चहल पहल थी। दोनों जानिब इमारतों में दुकानें और स्टोर खुले थे। साड़ी पोश हिंदू औरतें तिलक लगाए घूम फिर रही थीं। मुझे मालिनी के माथे पर लगा हुआ सुर्ख तिलक याद आ गया। ये तिलक उसकी सांवली पेशानी पर रात के वक्त शोले की साकित लौ की तरह लग रहा था। ये वैष्णु तिलक था। जनूबी हिंद की वैष्णु हिंदू औरतें गोल बिंदिया नहीं बल्कि शोले की तर्ज का सुर्ख तिलक लगाती हैं। जो होटल तनिबा रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी रफ्तार भी आहिस्ता हो गई थी। होटल से कोई 50 कदम के फासले पर एक बस स्टॉप था। मैं उसकी ओट में हो गया। होटल के बाहर खामोशी थी। किसी वक्त कोई गाड़ी आकर दम भर को रुकती और सवारी उतार कर वापस चली जाती। 2-4 साड़ी पोश तमिल औरतें अपने बच्चों के साथ होटल की तरफ जाती हुई वहां से गुजरी तो मैं उनके साथ हो लिया। मैंने उनके और अपने दरमियान इतना फासला रखा कि वो समझे कि मैं उनके साथ नहीं हूँ और दूर से देखने वाला ये समझे कि मैं उनके साथ हूँ। ये औरतें तेलुगु जबान में बातें करती होटल में किसी से मिलने जा रही थी। होटल के दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ता मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने मजीद 2 दिन कमरे में बंद रहने का प्रोग्राम बना लिया था। अगले रोज दोपहर के बाद कमरे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वही धोती पोश सांवला दुबला पतला खुफिया मिशन का आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में एक थैला था, कांधे से छतरी लटक रही थी। उसने नमस्कार कहा और मजीद कोई बात किए बगैर जेब से एक नीला लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले किया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने दरवाजा बंद करके लिफाफा चाक किया। अंदर से एक जर्द कागज निकला जिस पर अंग्रेजी में चंद हरूफ टाइप किए हुए थे। कर्नल नारुमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारुमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। उस खत से जाहिर था कि मुझे उसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। कर्नल नारुमनी, आज शाम 5 बजे ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच जाना। पाम ऑयल नारुमनी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इस होटल से तो निजात मिलने वाली थी। इस खत से जाहिर था कि मुझे उसी नकाब पोश फौजी के पास अंडरग्राउंड ले जाया जाएगा। ठीक 5 बजे मैं टैक्सी लेकर ग्रीन पार्क के गेट पर पहुंच गया। गेट से कुछ दूर स्याह रंग की एक फौजी जीप खड़ी थी। मुझे गेट पर खड़े देखकर जीप रेंगती हुई मेरे पास आकर रुक गई। उसको वही सांवला धोती पोश आदमी चला रहा था। मैं जीप में बैठ गया। जीप थोड़ी देर बाद पूरी रफ्तार से शहर की कुशादा सड़कों पर उड़ी जा रही थी। आखिर जीप उस मकाम पर पहुंच गई जहां पाम के दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी सड़क निकलती थी। पहले की तरह जहां मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। कुछ दूर जाकर जीप ने चंद चक्कर लगाए, फिर एक तरफ रवाना हो गई। जीप एक जेर जमीन सुरंग में दाखिल होती महसूस हुई। जीप रुक गई तो मेरी आंखों से पट्टी उतारकर स्याह नकाब पहना दिया गया। अब हम पैदल ही नीम रोशन अंडरग्राउंड राहदारी में चल रहे थे। हम एक कमरे में दाखिल हो गए। मेरा गाइड मुझे छोड़कर चला गया। ये वही छोटा सा कमरा था जिसके वस्त में एक बेजवी मेज बिछी हुई थी। 2 कुर्सियां आमने सामने रखी थी। मैं कुर्सी पर बैठा ही था कि दरवाजा खुला और वही भारी भरकम फौजी वर्दी वाला आदमी अंदर आ गया।
उसका चेहरा उसी तरह निकाब में ढका हुआ था। मैं एहतरामन खड़ा हुआ। उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। उसके हाथ में एक स्याह ब्रीफकेस था। कुर्सी पर बैठते ही उसने ब्रीफकेस से एक चपटा सा चोबी बक्स निकाला, उसे मेज पर रखा और तेज चमकीली नजरें मेरे चेहरे पर काटते हुए आहिस्ता से अंग्रेजी जबान में बोला, कर्नल नारुमनी, हमारा मिशन चूंकि बहुत इमरजेंसी का है, इसलिए हमने लेबोरेटरी में दिन रात काम करके V2 की इतनी गोलियां तैयार करवा ली हैं जो पाकिस्तान में तुम्हारे इस मिशन के लिए नागुजीर हैं। उसने बक्स का ढकना उठाया, उसमें से माचिस जितनी बड़ी एक डिबिया निकाली। इसमें 5 V2 गोलियां हैं। ये गोलियां तुम्हें जिन लीडरों को खिलानी होंगी उनके नाम नोट कर लो। उसने मुझे पाकिस्तान की कुछ अहम सियासी शख्सियतों के नाम बताए जो मैंने नोट कर लिए थे। फिर V2 गोलियों वाली डिबिया मेरे हवाले कर दी। इन गोलियों का कोई रंग और जायका नहीं है, तुम आसानी से किसी भी मशरूब में घोलकर इन्हें पिला सकते हो। कोड बुक और खास किस्म का ट्रांसमीटर तुम्हें दिल्ली में हमारा आदमी देगा। मैं तुम्हें अब एक बेहद अहम हथियार दे रहा हूँ जो न सिर्फ मुश्किल वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा बल्कि दुश्मन को इस तरीके से हलाक करेगा कि दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी लाश का पोस्टमार्टम करके ये मालूम नहीं कर सकेगा कि इस शख्स को जहर दिया गया है। उसने नीले रंग के कागज में लिपटा हुआ सिगरेट के साइज का एक सिगार निकाल कर दिया और बोला, बज़ाहिर ये एक मामूली सिगार है मगर इसका पिछला निस्फ हिस्सा साइनाइड से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे मोहलक जहर है। इस सिगार के वस्त में एक पिन पॉइंट है। बवक्त जरूरत तुम इस सिगार को मुंह में दबाकर चाहे सुलगाओ चाहे हाथ में रहने दो, लेकिन इसका रुख दुश्मन की किसी भी हिस्से की तरफ कर दो और फिर वस्त में थोड़ा सा बटन दबाओ। सिगार से एक नजर न आने वाली फुआर निकलकर दुश्मन के जिस्म से टकराएगी। उसके जिस्म पर फालिज गिरेगा और वो वहीं मर जाएगा। इसमें जो सियाल भरा हुआ है वो 100 आदमियों को मारने के लिए काफी है। इसके बाद तुम्हें दूसरा सिगार दे दिया जाएगा। मैंने वो सिगार भी V2 काया पलट गोलियों की चिपटी डिबिया के साथ ही जेब में रख लिया। मैंने उसे पूछा कि मुझे कब दिल्ली रवाना होना है ताकि मुझे वहां से पाकिस्तान स्मगल किया जा सके। वो बोला, जो आदमी तुम्हें दिल्ली हेडक्वार्टर तक पहुंचाने का चार्ज लेगा वो काठमांडू से 10 रोज पहले तिरुचिरापल्ली पहुंचेगा। मैंने कहा कि मुझे कृष्णा होटल तब्दील करने की इजाजत दी जाए क्योंकि उस होटल के बिस्तरों और सोफों में खटमल बहुत है। लेकिन उसने ब्रीफकेस बंद करते हुए जज्बात से आरी लहजे में कहा, तुम्हें होटल बदलने की इजाजत नहीं है, बस मजीद 10 रोज गुजारा करो। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाते ही धोती पोश मद्रासी एजेंट अंदर आया और मुझे इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने मुझे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद वापस पहुंचा दिया। कृष्णा होटल की मुसीबत वैसी की वैसी ही मेरे सर पर खड़ी थी। मजबूर था, क्या कर सकता था। मैंने उसी होटल का रुख किया। एक दिन और एक रात मैं होटल ही में पड़ा रहा। दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने दोपहर के खाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी हवाओं में नारियल के दरख्त झूमने लगे। मौसम बेहद खुशगवार था। जनूबी हिंद की बारिश में एक खास किस्म की रोमानवी सहरंगेजी थी। हवा में नारियल, रजनीगंधा और सीताकली के फूलों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। V2 गोलियों का पैकेट अपनी नोटबुक के साथ मैंने कमरे की एक खुफिया जगह में छुपा दिया था। अलबत्ता जहरीला सिगार जेब में ही रखा था। मुझे यहाँ भी किसी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मौसम ने मुझे बेख्तियार कर दिया। जी चाहा कि किसी बाग में जाकर चहलकदमी करूं। 48 घंटों से कमरे में बंद था। मैंने छतरी उठाई, कमरा लॉक किया और होटल से निकलकर फुटपाथ पर चलने लगा। मैंने छतरी इस तरह थाम रखी थी कि किसी को मेरा चेहरा नजर न आ सके। सड़क पर एक खाली टैक्सी गुजरी तो मैंने हाथ देखकर उसे रोक लिया। ड्राइवर को उर्वशी टेम्पल चलने को कहा। यह दुर्गा देवी की एक अवतार उर्वशी देवी का मंदिर था और शहर से बाहर एक पुरफजा मकाम पर झील के किनारे वाक़ था। मुझे उर्वशी देवी के मंदिर से कोई सरोकार नहीं था, लिहाजा मैं झील के किनारे बाग के गेट पर उतरा। बूंदाबांदी उसी तरह हो रही थी। मैं छतरी तान कर बाग में दाखिल होने ही लगा था कि एक गाड़ी बिल्कुल मेरे करीब आकर रुक गई और फिर मालिनी अय्यर की आवाज आई, मिस्टर तिवाड़ी, आप रामेश्वर से कब वापस आए? आओ मंदिर में फूल चढ़ाऊं, फिर इकट्ठे झील की सैर करेंगे। मैंने इर्द गिर्द एक गहरी निगाह डाली। बूंदाबांदी में कम लोग दिखाई दे रहे थे। मैंने 1-2 बार इनकार भी किया मगर मालिनी ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। अरे आप उर्वशी देवी को फूल नहीं चढ़ाएंगे? पंजाब के हिंदू तो हर साल जहाँ दर्शन करने आते हैं। वो गाड़ी को एक तरफ से घुमाकर मंदिर के अहाते में ले गई। उर्वशी देवी का मंदिर छोटे से टीले पर बना हुआ था। ऊपर पत्थर की सीढ़ियां जाती थीं। तमिल और मद्रासी औरतें सामग्री में दीप और ऊद लोबान रखे पूजा के लिए ऊपर जा रही थी। सीढ़ियों के शुरू में ही फूलों की दुकान थी। मैंने भी मालिनी के साथ कुछ फूल खरीदे और हम सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में पहुंच गए। उर्वशी देवी का बुत एक दीवार में नस्ब था। उसकी आंखें फटी फटी सी थीं और उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक कटा हुआ इंसानी सर था। उर्वशी देवी एक शेर पर सवार दिखाई गई थी। मालिनी ने फूल देवी के चरणों में रखे, मोटी तोंद वाले महिंद से प्रसाद दिया। उसे 10 रुपए का नोट दिया। मैंने भी वैसा ही किया। जब वापस आने लगे तो मालिनी ने कहा कि देखो मेरे साथ उस कोठरी तक चलो, वहाँ एक जट्टा
चक्रधारी ज्योतिषी रहता है, मैं उससे अपनी किस्मत का हाल मालूम करूंगी। मालिनी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो ज्योतिषी से शायद मेरे साथ अपनी शादी की बाबत कुछ पूछना चाहती थी। मैंने कोई एतराज न किया और उसके साथ ज्योतिषी की कोठरी में आ गया। कोठरी में दिन के वक्त भी बल्ब जल रहा था। हिरन की छाल पर एक सुर्ख आंखों, फूले हुए पेट और लंबे बालों वाला काला कलोटा ज्योतिषी बैठा माला जप रहा था। उसके पास ही करमंडल और खड़ाऊं पड़ी थी। मालिनी और मैंने ज्योतिषी बाबा को प्रणाम किया। मालिनी ने 50 रुपए का नोट निकालकर ज्योतिषी के कदमों में रख दिया और तमिल जबान में कुछ कहा। ज्योतिषी ने अपने फूलदार थैले में से हाथी दांत की चौकोर डिब्बियां और एक स्लेट निकालकर सामने रख ली। फिर मालिनी से 2-4 बातें की। उसके बाद ज्योतिषी स्लेट पर मालिनी का जायचा बनाने लगा। जायचा बनाने के बाद उसने मालिनी से बातें शुरू कर दी। वो तमिल जबान में बातें कर रहे थे। 1-2 बार ज्योतिषी ने मेरी जानिब भी इशारा किया और मालिनी मेरी तरफ देखकर शर्मा गई। उसके बाद मालिनी ने मुझसे अंग्रेजी में कहा, ये तुम्हारा भी जायचा बना रहा है। जानते हो ये हमारे ब्याह के बारे में क्या कह रहा था? अगर तुम चाहो तो ये ब्याह हो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है तिवाड़ी? मैंने हंसकर कहा, मेरा वही ख्याल है जो तुम्हारा है। मालिनी बेहद खुश हुई और तमिल में ज्योतिषी से कुछ कहा। ज्योतिषी स्लेट पर मेरा जायचा बनाते हुए जरा सा मुस्कुराया। जायचा बनाने से पहले उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरी तारीख पैदाइश पूछी। मेरे मुंह से दुरुस्त तारीख पैदाइश निकल दी। हालांकि मैं उसे गलत भी बता सकता था। फिर सोचा कि जायचा बनाकर ये क्या करेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि जनूबी हिंद के ये साधु ज्योतिषी जब किसी का जायचा बनाते हैं तो उस आदमी का माजी हाल और मुस्तकबिल जायचे पर बेनकाब हो जाता है। ज्योतिषी स्लेट पर मेरे जायचे को गौर से देख रहा था। एक बार उसने थैले में से ज्योतिष की कोई बुक निकाल कर देखी। फिर वो मालिनी को तमिल जबान में कुछ बताने लगा। उसकी बातें सुनकर मालिनी का चेहरा उतर गया। मेरा माथा खनका। कहीं मेरे जायचे ने मेरे मुसलमान होने का राज तो नहीं खोल दिया। मैं एकदम चौकस हो गया। मेरा हाथ अपने आप जेब में जहरीले सिगार पर पहुंच गया। मैंने इस्तफसार किया तो ज्योतिषी एक गहरी सांस लेकर बोला, मिस्टर, मुझे तुम्हारे जायचे में मालिनी के साथ शादी नजर नहीं आती। तुम्हारी जन्म कुंडली तुम्हें मालिनी से हजारों वर्ण की दूरी पर दिखा रही है। मेरी जान में जान आई। गोया ज्योतिषी को मेरे मुसलमान होने का पता नहीं चला था। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया और मालिनी से कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता। आओ झील की सैर करते हैं। मालिनी खामोशी से उठकर मेरे साथ आ गई। वो बहुत उदास थी। उस पर ज्योतिषी की बातों ने गहरा असर किया था। मुझे मालिनी को तसल्ली देने की जरूरत तो नहीं थी, फिर भी उसका दिल रखने के लिए बोलता रहा, मगर उस पर शदीद मायूसी तारी थी। बोली, ज्योतिषी ने कहा है कि हमारा ब्याह कभी नहीं हो सकता तिवाड़ी। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। तुम एक मॉडर्न लड़की हो, तुम भी इस किस्म की दकियानूसी बातों पर यकीन रखते हो। हटाओ इन बातों को, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ देर हम झील के किनारे वाले बाग में घूमते रहे। मालिनी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं अब इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना किया और खुद एक फर्म के मैनेजर से मिलने का बहाना बनाकर दूसरी तरफ चल दिया। बूंदाबांदी रुक गई थी। मौसम खुशगवार था। ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा चल रही थी। फुटपाथ पर नारियल बिक रहे थे। मंदिर के अकब में आकर मैंने टैक्सी ली और वापस अपने होटल में आ गया। होटल में दाखिल होते वक्त मैं बार बार इस तरह मुंह खोल खोल कर जमाइयां ले रहा था कि कोई मेरी असल शक्ल न पहचान सके। अगले रोज एक बड़ी बदकिस्मत बात हुई। मैंने जो कुछ किया मैं वो करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने नए मिशन की खातिर मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि मुझे मालिनी के घर उसकी मिजाज पुरसी को जाना चाहिए, वरना हालात मेरे खिलाफ भी हो सकते हैं। शाम 5 बजे न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने मालिनी का उदास चेहरा घूमने लगा। दिल में ख्याल आया, क्यों ना मालिनी के घर जाकर कॉफी पी जाए, उसका हाल चाल भी पूछ लूंगा। चुनाचे मैंने होटल से निकलकर टैक्सी ली और मालिनी की कोठी की तरफ रवाना हो गया। कल की बारिश के बायस मौसम उस रोज भी खुशगवार था। मालिनी घर पर नहीं थी। वो नौकर के साथ किसी डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी। कोठी में सिर्फ उसका डैडी ही मौजूद था। जब उसने मेरे लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो मुझे अचानक अपने सामने देखकर एक पल के लिए वहीं साकित सा हो गया। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई। ये एक अजीब सी तब्दीली मैंने देखी थी। फिर मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और मुझे सोफे तक ले गया। खिलाफी मामूल उसने शाम के वक्त भी वर्दी पहन रखी थी और लगता था कि वो कहीं जा रहा है। पिस्तौल उसकी प्रीति के साथ लटक रही थी। मैंने कहा, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मैं फिर आ जाऊंगा। मैं मालिनी से मिलने आया था। अय्यर जरा सा मुस्कुराया और बोला, रे मिस्टर तिवाड़ी, तुम बैठो ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम खुद आ गए। मैं तुम्हारी तरफ जाने वाला था। मेरा माथा ठनका। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि वो मेरी तरफ किस खुशी में जा रहा था, वो खुद ही बोला, दरअसल मालिनी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं चाहता था कि तुम्हें इत्तला कर दूं ताकि तुम उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले सोचा फोन कर दूं, फिर ख्याल आया कि इसी बहाने तुम्हारा होटल भी देख लूं। साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जिस होटल में मेरा कयाम था, जाहिर है वो उसने कई बार देखा होगा। मैं चौकस हो गया और मेरा हाथ जेब में रेंग गया। वो उदास लहजे में बोला, बेटे, मेरी एक ही बेटी है। मैं उसे हमेशा सुख
सुखी देखना चाहता हूँ। कल कहीं उसे किसी ज्योतिषी ने बताया कि उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। बस उसी वक्त से वो बीमार पड़ गई है। मेरा ज़हनी तनाव कुछ कम होने लगा। शायद वो बात नहीं थी जो मैं समझे बैठा था। अय्यर को मुझ पर शक नहीं हुआ था। मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और उन्हें यकीन दिलाने लगा कि मैं मालिनी से ही शादी करने का इरादा रखता हूँ और उसे हमेशा सुखी रखूंगा। मालिनी के डैडी ने खुश होकर मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ एहसानमंद निगाहों से देखते हुए बोला, तुम एक आला हिंदू खानदान से ताल्लुक रखते हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर एकदम मौजू बदलकर सोफे से उठा और दीवार के साथ लगी छोटी मेज की दराज से एक फाइल निकाल कर ले आया। कल मैं पुरानी फाइलें देख रहा था तो इसमें से मालिनी की बचपन की एक तस्वीर मिल गई। जरा देखो वो इस तस्वीर में कितनी मासूम लग रहे हैं। उसने फाइल मेरे हाथों में थमा दी और खुद सोफे पर बैठ गया। मैंने फाइल खोली तो अंदर दो कागजों के दरमियान एक चौकोर कागज पर पेंसिल से स्केच बना हुआ था। मेरा दिल एकदम जैसे डूब गया। ये स्केच अगर नामुकम्मल था मगर वो मेरी शक्ल थी। वो बोला, तुमने अगर इसे पहचाना नहीं तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारा स्केच है और तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस कातिल हो जिसकी हमें तलाश थी। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मैंने नजरें उठाकर मालिनी के डैडी की तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की जानिब था। बाजी उलट गई थी। मेरा राज फाश हो चुका था। मैंने फाइल बंद करके घुटनों पर रखी और गहरा सांस लेकर सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। मिस्टर अय्यर का चेहरा इंतहाई संजीदा और पत्थर की मानंद सख्त हो गया था। बोला, मुझे उसी रोज तुम पर शक हो गया था, लेकिन ये बात मेरे गुमान में नहीं आ सकती थी कि मेरा होने वाला दामाद पाकिस्तानी कातिल जासूस भी हो सकता है। आज मैं अपने मकतूल ऑफिसर की फाइल देख रहा था कि मुझे उसके हुलिये का ख्याल आया। मैंने फौरन कागज लेकर स्केच बनाना शुरू कर दिया और जब स्केच तैयार हुआ तो कातिल की तस्वीर मेरे सामने आ गई और वो तुम थे। तुम ज़ेरे हिरासत हो, लेकिन तुम्हें फौज के हवाले करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा कि तुम्हारा मुसलमान नाम क्या है और भारत में तुम्हारे दूसरे साथी कहां कहां पर हैं। मुझे उसकी बकबक से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर मेरी किस्मत का फैसला हो गया था तो मैं उसकी किस्मत का भी फैसला कर चुका था। मैं सिर्फ इतनी बात मालूम करना चाहता था कि मेरे बारे में उसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं हुआ। चुनाचे मैंने बज़ाहिर हथियार फेंके और कहा, सर मैं आपको इस तफ्तीश पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि ये अकेले आपका ही कारनामा है। खैर कोई बात नहीं, आप अकेले ही अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। उसका हाथ पिस्तौल के ट्रिगर पर था। नाल का रुख सीधा मेरे सीने के दरमियान था। कहने लगा, मिस्टर मैं एक तजुर्बाकार पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तक जितने केस हल किए हैं अकेले ही किए हैं। ये कारनामा भी मुझ अकेले का ही है, लेकिन मैं अभी अपने हेडक्वार्टर फोन करता हूँ ताकि पुलिस की गार्ड आकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया था। सिवाय उसके अभी तक किसी को मेरे बारे में इल्म नहीं हुआ था। मैं अपना काम मालिनी के वापस आने से पहले पहले खत्म करना चाहता था। खुद मेरी जिंदगी भी दांव पर लगी हुई थी। मौत मेरे सामने बैठी मुझे गजबनाक नजरों से घूर रही थी। सिर्फ जेब में हाथ डालकर जहरीला सिगार निकालना था। मैंने कहा, अब मेरा कुछ छुपाना बेकार है। आप जीत गए। मेरा नाम कमालदीन है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और पाकिस्तान से एक खास मिशन पर यहाँ भेजा गया हूँ। उसने तेज आवाज में पूछा, वो मिशन क्या है? मैंने अपने माथे पर बेकरारी से हाथ फेरा और कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिगार के 2-3 कश लगा लूं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अय्यर ने इस बात में सिर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। मैंने फाइल घुटनों से हटाकर सोफे पर रख दी और बाएं जेब में हाथ डालकर सिगार निकाल लिया। उसने पिस्तौल जरा ऊपर उठाकर कहा, मुझे ये सिगार दिखाओ। मैंने सिगार उसको दे दिया, लेकिन इस अंदाज से पकड़ाया कि उसका सीधा रुख उसकी जानिब रहा, ताकि अगर बेख्याली में उसका हाथ सिगार के खुफिया बटन पर पड़ जाए तो जहरीली फुहार निकलकर उसके मुंह पर पड़े। उसने सिगार बाएं हाथ में लेकर सूंघा, घुमा फिरा कर गौर से देखा, फिर उसे अपने करीब तपाई पर रख लिया और बोला, मैं तुम्हें सिगार पीने की इजाजत नहीं दे सकता। मुमकिन है इसमें जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप पर उस बेबस अलादीन का गुमान हुआ जिसका तिलिस्मी चिराग उससे छीन लिया गया हो। मेरे जहन में अंधेरा सा छा गया था। बाजी मेरे हाथ से निकल गई थी। मालिनी और उसका नौकर किसी वक्त भी आ सकते थे। वो बोला, अपनी जगह से हरकत न करना, मैं फोन करके स्क्वाड तलब कर रहा हूँ। ये कहकर वो जैसे ही सोफे से उठा, मैंने बैठे बैठे जरा सा पीछे होकर दोनों पांव जोड़कर एक भरपूर ठोकर उसके हाथ पर मारी। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गया। मैंने शेर की तरह जस्त लगाई और तिरचिनापली के बूढ़े एसपी की गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में जकड़कर उसे पूरी ताकत से एक झटका दिया। यूं लगा जैसे उसकी गर्दन अलग हो गई हो। मैंने आहिस्ता से अपना बाजू खोल दिया। गर्दन अलग नहीं हुई थी, लेकिन कदरे लंबी होकर लटक गई थी। हड्डी यकीनन कई जगहों से टूट चुकी थी। वो लाश बनकर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने अपना कीमती सिगार उठाकर जेब में रख लिया, फिर फाइल में से अपना स्केच नोच कर उसका गोला बनाया और दूसरी जेब में ठूस लिया। रुमाल निकालकर सोफे पर जहां मैं बैठा था और तपाई पर से जहां से मैंने सिगार उठाया था और फाइल पर से अपनी उंगलियों के निशान रगड़ कर साफ किए और दरवाजे की तरफ बढ़ाई था कि इत्तलाई घंटी बजने लगी। मैं उछल पड़ा। दरवाजा अंदर से मुकफ्फल था, इसलिए मैं कोठी के किचन की तरफ दौड़ा। किचन की खिड़की जो पीछे खुलती थी उस पर सलाखें लगी थी। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। खतरा
खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। मैं उस कोठी के कमरों से वाकिफ नहीं था। मैं बेडरूम में गया, उसकी कोई खिड़की नहीं थी। क्या मुझे मालिनी और उसके नौकर को भी कत्ल करना पड़ेगा? लेकिन इससे पहले मैं वहां से फरार होने की पूरी कोशिश करना चाहता था। दरवाजे की घंटी बार बार बज रही थी। अब मुझे मालिनी की आवाज भी सुनाई थी। वो तमिल जबान में अपने बाप को आवाजें दे रही थी। मैं बेडरूम से निकलकर तीसरे कमरे की तरफ बढ़ा तो मुझे पीछे एक और दरवाजा दिखाई दिया। मैंने रुमाल हाथ में लेकर उसे खोला। आगे एक जालीदार दरवाजा था। उसे खोला तो सामने कोठी का अकबी बागीचा था। एक ही मिनट के बाद मैं कोठियों के बीच वाली छोटी सी कच्ची सड़क पर तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। ये कोठियों के पिछवाड़े थे और जहाँ जगह जगह कूड़ा करकट के ड्रम पड़े थे। मैं नारियल के दरख्तों के एक जखीरे में से होता हुआ बड़ी सड़क पर काफी दूर जाकर निकला। फिर पैदल ही अपने होटल की तरफ चलना शुरू कर दिया। एक चौराहा अबूर करने के बाद टैक्सी मिल गई और शुरू रात के अंधेरे में अपने होटल पहुंच गया। मैं चाहता था कि अगर मालिनी मुझे फोन करे तो मैं अपने कमरे में ही मौजूद मिलूं। मैंने कमरे में आकर मुंह हाथ धोया और जेब से मालिनी के अनजहानी बाप का बनाया हुआ स्केच निकाल कर उसे पुर्जे पुर्जे कर दिया और सिंक में बहा दिया। मुझे मालिनी की कॉल का इंतजार था और ये भी एहसास था कि बाप की लाश देखकर तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसे फोन करने का होश कहाँ होगा। 1 घंटे बाद मालिनी का फोन आ गया। उसकी आवाज रिंधी हुई थी। उसने सिसकियां भरते हुए कहा कि किसी ने उसके डैडी का खून कर दिया है। मुझे जिस तरह की अदाकारी करना चाहिए थी मैंने की और फिर फौरन टैक्सी पकड़कर उसकी कोठी जा पहुंचा। वहां पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थी। लोगों का हुजूम था। चूंकि मेरे पहचान लिए जाने का खतरा था, इसलिए मैं उसी टैक्सी में वापस आ गया और अपने कमरे से आवाज बदलकर मालिनी को फोन किया कि मैं विक्टोरिया क्लिनिक से डॉक्टर रत्नागिरी बोल रहा हूँ। मिस्टर राजा राम तिवाड़ी को हादसा पेश आ गया है। उनके सर पर गहरी चोट आई थी। उनसे बात नहीं हो रही थी, मगर उन्होंने हमें आपका फोन नंबर देकर ताकीद की कि आपको इत्तला दे दें। मालिनी ने परेशानी से पूछा, अब वो कहाँ है? मैंने उसी आवाज में कहा, उनकी किसी फर्म का एक मैनेजर आकर उन्हें अपनी कोठी में ले गया है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। 2 रोज बाद मैंने अपने सर पर पट्टी बांधी और सुबह सुबह मालिनी की कोठी पर पहुंच गया। मालिनी मुझे देखते ही फरते गम से रोने लगी। उसकी हिचकियां नहीं थमती थीं। मैं उसे हौसला दे रहा था और उसके बाप के कत्ल पर इंतहाई ताज्जुब और गम का इजहार कर रहा था। जब उसकी हालत जरा संभली तो उसने मेरे हादसे के बारे में तशवीश जाहिर करते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा गम भी लग गया था। अब तुम कैसे हो? हादसा कहाँ हुआ था? अब तुम ठीक हो ना? मैंने उसे तसल्ली दी। उस वक्त मालिनी के रिश्तेदार हिंदू औरतें वैष्णु भगवान की मूर्ति के आगे बैठी आरती उतार रही थी। मालिनी ने बताया कि बाप के बाद अब दुनिया में उसका कोई नहीं, सिर्फ एक बड़ी बहन है। मैं अकेली कैसे जिंदा रहूंगी? मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं बहुत जल्द उसको अपने पास ले आऊंगा। मैंने उसे थोड़ा सा कुरेदा और पूछा कि पुलिस का उसके बाप के कत्ल के बारे में क्या ख्याल है। वो साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछकर बोली, पुलिस के एएसपी भटनागर आचार्य का ख्याल है कि ये उसी पाकिस्तानी जासूस का काम है जो इससे पहले सीआईडी के ऑफिसर को हलाक कर चुका है, क्योंकि मेरे डैडी उस पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के सिलसिले में इंतहाई सरगर्मी दिखा रहे थे। मैंने कहा, काश मुझे वो राक्षस मिल जाए, मैं उसका खून पी जाऊं। फिर मेरे पूछने पर कि पुलिस को कातिल के खिलाफ कोई सुराग मिला है, उसने नफी में सर हिला दिया। अब कुछ लोगों की आमद शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने सर में दर्द का बहाना किया और अगले रोज मिलने का वादा करके उठा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और कोठी के बरामदे में आकर कहने लगी, तुम भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? मैं उसे इत्मीनान दिलाकर वापस आ गया। तिरुचिनापली से दिल्ली की जानिब कूच करने में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। मैं एक एक दिन गिन रहा था। मालिनी तन्हाई के शदीद एहसास में मुब्तला थी। सुबह और शाम उसके फोन आते। किसी वक्त वो खुद गाड़ी लेकर मेरे होटल पहुंच जाती। उसका यूं मेरे यहाँ आना मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता था, लेकिन मैं उसे रोक भी नहीं सकता था। चुनाचे मैं शाम को भी अक्सर होटल से गायब रहने लगा। एक रोज शाम होने से कुछ पहले मैं तिरुचिनापली के रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। तिरुचिनापली का रेलवे स्टेशन हमारे लाहौर स्टेशन जितना ही है। 6 प्लेटफॉर्म हैं जिनको पुलों के जरिए मिलाया गया है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टहल रहा था। मद्रास की तरफ से कोई एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर काफी रौनक थी। मैं सिगरेट सुलगाकर एक खाली बेंच पर बैठ गया और मुसाफिरों को देखने लगा। इतने में एक दरमियाने कद वाला धोती कुर्ता पोश आदमी मेरे करीब आकर बैठ गया। वो बीड़ी पी रहा था और पान चबाए जा रहा था। उसने अंग्रेजी में मुझसे पूछा, गाड़ी लेट तो नहीं है? मैंने कहा, शायद, मुझे मालूम नहीं। उसकी तरफ देखा तो जिस्म में खून मुंजमद होता महसूस हुआ। वो मनहूस मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही आदमी था जो सिनेमा घर की लॉबी में उस भारतीय जासूस के पास खड़ा बातें कर रहा था जिसने मुझे गिरफ्तार किया था और जिसको मैं कत्ल कर चुका था। मैंने सिगरेट फेंक कर पांव तले मसला और उठकर प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चलने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं रेलवे टी स्टॉल के काउंटर पर रुक गया और कॉफी के लिए कहा। फिर नजरें चुरा कर देखा। वो कुछ फासले पर एक मिलिट्री पुलिस वाले से बातें कर रहा था। उसने एक बार मेरी तरफ इशारा भी किया।
मैं इस सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने कॉफी का पहला ही घूंट लिया था कि किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रख कर कहा, मिस्टर तुम गिरफ्तार हो चुके हो। मैंने पलट कर देखा। मिलिट्री पुलिस के सिपाही का एक हाथ मेरे कांधे पर और दूसरा हाथ अपनी कमर के साथ बंधे हुए पिस्तौल पर था। वही मनहूस काला आदमी पास खड़ा अपनी जबान में मिलिट्री पुलिस वाले को खुदा जाने क्या कह रहा था। मैंने कहा, ये शख्स झूठ बोलता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहकर मैं एक तरफ चल नहीं वाला था कि फौजी ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। फौजी ने सीटी बजाई। दूसरे प्लेटफॉर्म से उसके 2 साथी और भी आ गए। उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए। लोगों का हुजूम हो गया। वो मुझे और मेरे मुखबर को मिलिट्री जीप में बिठाकर वहां से चल पड़े। मैंने रास्ते में मिलिट्री पुलिस वाले से कहा कि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मगर उसने मुझे सख्ती से खामोश रहने को कहा। रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर फौज का रेजिमेंटल ऑफिस था। मुझे वहाँ एक कैप्टन के सामने पेश किया गया तो मैंने उसे अंग्रेजी में कहा, मेरी पतलून की पिछली जेब में एक बटवा है जिसमें मेरा शनाख्ती कार्ड है, उसे एक नजर देखो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मुखबर दफ्तर के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ अभी तक पीछे बंधे हुए थे और मेरे दाएं बाएं दोनों फौजी जवान खड़े थे। कैप्टन ने, जो एक नौजवान मद्रासी था, मेरी पतलून की पिछली जेब में बड़ी रौनत और शान बेनियाजी से हाथ डालकर बटवा निकाला और उसमें से शनाख्ती कार्ड खोल कर देखा। उस वक्त मुझे कर्नल सारथी के इन अल्फाज का जिंदा नमूना नजर आया कि ये कार्ड एक तिलिस्म है और खुलजा सिमसिम का दर्जा रखता है। जो ही कैप्टन ने मेरे शनाख्ती कार्ड पर मिलिट्री सर्विस की खास मोहर के साथ B69 लिखा हुआ देखा, एकदम से अटेंशन हो गया। उसने पहला काम ये किया कि मिलिट्री पुलिस के दोनों जवानों को ठुड्डे मारे और चीख कर अपनी जबान में कोई हुक्म दिया। फौरन मेरे हाथ खोल दिए गए। मद्रासी कैप्टन ने मेरे सामने आकर एक जोरदार सैल्यूट किया और अदब से मेरा शनाख्ती कार्ड और बटवा मुझे पेश करते हुए अंग्रेजी में कहा, सर इन्हें माफ कर दें, इनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये कहकर वो मुझे लेकर दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वही काला कलोटा धोती पोश मुखबर खड़ा था जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था। वो अपनी कामयाबी पर बेहद खुश था। मद्रासी कैप्टन ने बाहर निकलते ही उस मुखबर की तरफ इशारा करके चिल्लाकर कुछ कहा। फौजी जवान उसकी तरफ लपके और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो चीखता रहा, अपनी जबान में न जाने क्या क्या कहता रहा। कभी कभी उसके मुंह से पाकिस्तानी भी निकल जाता था। वो यही कह रहा होगा कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ, मगर खुदा जाने इन B69 के हुरूफ में क्या तिलिस्म था कि मद्रासी कैप्टन की आंखों पर जैसे पर्दा सा पड़ गया था। उसने काले मुखबर को खुद 2-4 लातें रसीद की और मिलिट्री पुलिस से कहा कि उसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया जाए। अब वो मेरी आओ भगत करने लगा। उसने ठंडा मशरूब मंगवा लिया और फिर बड़ी लजाजत से बोला, सर ये मेरी गलती नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत नहीं करेंगे। मालूम हुआ कि इस B69 नंबर का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला तरीन डिपार्टमेंट से था। ये वो लोग थे जिनके इशारे पर बड़े से बड़े सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा सकता था। मैंने मद्रासी कैप्टन को यकीन दिलाया कि मैं उसके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा, बल्कि उसकी फर्शनासी की तारीफ करूंगा। वो बेहद खुश हुआ। उसने अपनी जीप निकाली और मुझे होटल तक छोड़ने आया। वहां वो जीप से उतरा, एक बार फिर मुझे एक जबरदस्त सैल्यूट किया और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। शनाख्ती कार्ड की खुफिया नंबर ने निहायत नाजुक वक्त में मेरी मदद की थी। रात में जल्दी सो गया। सुबह उठा, नकाब पोश इंडियन जासूस से दूसरी मुलाकात के बाद 9 दिन पूरे हो गए थे। यह 10वां दिन था। आज मुझे दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने की ताकीद की गई थी। मुझे किसी वक्त भी लेने के लिए कोई आ सकता था। मैंने शेव की, धोती कुर्ते की बजाय बुशर्ट और पतलून पहनी। ब्रीफ केस में जरूरी चीजें रखी, अलबत्ता V2 की गोलियां और जहरीला सिगार जेब में ही रहने दिया। होटल वालों का बिल अदा करके बैरों को भी टिप दे दी। दोपहर का खाना कमरे में खाया, फिर कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। मुझ पर गुनूद की सी तारी हो रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कर्नल नारूमनी। मैंने अपना खुफिया कोड बताया। मुझे फोन पर हिदायत की गई कि टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंचूं और गेट नंबर 3 पर इंतजार करूं। फोन बंद कर दिया गया। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी, अपनी तमाम चीजों को आखिरी बार चेक किया और ब्रीफकेस उठाकर होटल के दरवाजे पर आ गया। एक टैक्सी रोककर मैंने ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि तिरचनापली को अलविदा कह रहा था। एयरपोर्ट पर काफी रौनक थी। दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट तैयार थी। मैं हिदायत के मुताबिक गेट नंबर 3 के करीब एक तरफ इलेक्ट्रिक वाटर कूलर के पास खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद वही काला कलोटा धोती पोश एजेंट हाथ में थैला लिए मेरी तरफ बढ़ा। वो हस्ब आदत मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मौसम खुशगवार है कर्नल मनी। मैंने उस बात में जवाब दिया तो उसने थैले में से खाकी रंग का एक लिफाफा निकाल कर मुझे दिया और कहने लगा, इसमें दिल्ली तक का टिकट है। तुम्हारा सीट नंबर 15A है। तुम्हारी बगल वाली सीट पर एक नीले कोट और सफेद मफलर वाला एक मुसाफिर होगा जिसके माथे पर जख्म का निशान होगा। उससे कोट दरियाफ्त करना। वो हमारा आदमी है और तुम्हें दिल्ली तक पहुंचाकर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो तेजी से वापस चला गया। मैंने लिफाफे में से टिकट निकाल कर गेट पर दिखाया और हवाई जहाज की तरफ बढ़ा। जहाज
पर सीढ़ी लगी थी और नीचे सामान भरा जा रहा था। जहाज के अंदर काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। एयर होस्टेस मुझे लेकर मेरी सीट की तरफ बढ़ी। मेरी साथ वाली सीट पर एक पुख्ता उम्र का दुबला पतला आदमी बैठा अंग्रेजी का रिसाला पढ़ रहा था। उसके गले में सफेद मफलर और कोट का रंग नीला था। जब मैं अपनी सीट पर बैठने लगा तो उसने रिसाले के किनारे से मुझ पर एक निगाह डाली। मैं सीट पर बैठकर सामने से रिसाला निकाल कर पढ़ने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कोड दोहराया। उस आदमी ने भी कोड दोहराया। उसके बाद हम खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद जहाज आसमान की बुलंदियों की तरफ उठ रहा था। दिल्ली तक उसने मुझसे कोई बात न की, बस खामोश बैठा रिसाला पढ़ता रहा। मैंने भी उसे मुखातिब नहीं किया। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखे बगैर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। जहाज रनवे पर उतर चुका था। दिल्ली में मौसम ठंडा था। मुझे बुशर्ट में सर्दी महसूस होने लगी। मेरा पुरअसरार गाइड एयरपोर्ट लाउंज में मेरे आगे आगे चल रहा था। बाहर एक जानिब कोने में नस्वारी रंग की एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे गाइड को देखकर ड्राइवर ने सिगरेट फेंक दिया। बाहर निकलकर दरवाजा खोला। हम खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गए और गाड़ी रवाना हो गई। धूप ढल रही थी। दिल्ली के शहर के मज़ाफात में आबादी बहुत फैली हुई थी। चौराहों में कहीं महात्मा गांधी और कहीं पंडित नेहरू और कहीं वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे लगे हुए थे। मंदिरों के सुनहरे कलश डूबते सूरज की धूप में चमक रहे थे। कहीं कहीं किसी मस्जिद का मीनार भी दिखाई दे जाता। मैं दिल्ली शहर पहले भी आ चुका था लेकिन उसके नक्शे से ज्यादा वाकफियत नहीं थी। मेरा गाइड हस्बे मामूल खामोश था। वो जेब से पॉकेट साइज की हिंदी किताब निकाल कर पढ़ रहा था। नई दिल्ली के बड़े रेलवे पुल को उबूर करने के बाद गाड़ी का रुख पुरानी दिल्ली की तरफ हो गया। खुदा जाने कौन कौन सी सड़क से होती हुई गाड़ी अलीपुर रोड पर पहुंची तो मैंने कुत्सिया गार्डन के पुराने मुगलई दरवाजे को पहचान लिया। पहले इस दरवाजे पर जंगली गुलाब की बेलें चढ़ी हुई थी। अब गेट के चौकोर सुर्ख जीनों वाले सुतूनों से झाड़ झनकार साफ कर दिया गया था और बाहर एक तरफ खोखे में खड़ा एक सिपाही पहरा दे रहा था। गाड़ी आगे जाकर लखनऊ रोड की तरफ बढ़ गई और कुछ देर बाद एक ठंडे खामोश बरामदे वाली बोसीदा सी कोठी के पोर्च में जाकर रुक गई। जहां गाइड ने पहली बार जबान खोली और मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर कहा, इसमें कोठी की चाबी और तुम्हारे नाम हिदायत मौजूद है। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मैंने बात करनी चाहिए तो पुरस्कार गाइड ने आंखों ही आंखों में मुझे खामोशी से चले जाने का इशारा किया। मैंने ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से उतर आया। गाड़ी आउट गेट से बाहर निकल गई। कोठी काफी पुरानी थी और लगता था कि एक मुद्दत से उसकी सफाई नहीं हुई। तेज हवाओं ने दरख्तों के पत्ते बरामदे में भी फैला रखे थे। बरामदे में कोठी का ऊंचा दरवाजा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने लिफाफा खोला। उसमें चाबी और मजीद एक सरबमोहर लिफाफा था। ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक नीम रोशन ठंडी राहदारी थी। मैंने दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया और छत से लटकती बत्ती रोशन हो गई। चंद कदम चलने पर बाएं जानिब कमरे का दरवाजा आ गया। उसे खोला तो देखा कि कमरा साफ सुथरा है। पलंग, कुर्सी, मेज, अलमारी सब कुछ मौजूद है। फर्श पुराने कालीन से ढका हुआ है। बाग की तरफ खुलने वाली खिड़की पर पर्दा गिरा हुआ है। कार्निस पर एक स्याह हिरन का मुजस्मा पड़ा है। तपाई पर एक टेलीफोन भी मौजूद था। मैंने ब्रीफकेस पलंग पर रखा, अलमारी खोली। उसमें स्लीपिंग सूट और खद्दर के कुर्ते पाजामे के 4 जोड़े रखे हुए थे। मैंने खिड़की का पर्दा हटाने की बजाय टेबल लैंप चलाया और लिफाफे में से अंग्रेजी में टाइप किया हुआ खत निकाल कर पढ़ना शुरू किया। D69 किचन में लोहे का छोटा सा सेफ रखा है। उसकी चाबी नीले रंग की ताम छीनी की केतली में पड़ी है। सेफ में तुम्हें कुछ रुपए मिलेंगे जो तुम्हारी जरूरत के लिए हैं। तुम अपनी अहम अशिया सेफ में मुकफ्फल कर सकते हो। तुम्हें कुछ दिन जहां ठहरना पड़ेगा। तुम शहर में आ जा सकते हो। रात को 9 बजे के बाद तुम्हें हर हाल में अपनी क़यामगाह पर वापस आना होगा। मैं फोन पर तुमसे रात किसी भी वक्त बात कर सकता हूँ। मेरा कोड नंबर 2079 है। अगली हिदायत का इंतजार करो। पाम ऑयल नारूमनी। किचन कमरे के बाहर राहदारी के आखिर में वाक़ था। कोने में लोहे का छोटे साइज का सेफ था। केतली से चाबी निकालकर उसे खोला तो अंदर एक लिफाफे में 2000 रुपए के करेंसी नोट थे। मैंने V2 की गोलियों वाला पैकेट उसमें रखकर सेफ बंद कर दिया। जहरीला सिगार मैं अपने पास ही रखना चाहता था। मैंने किचन का जायजा लिया। खुर्दनोश का सामान मौजूद था। मैंने कॉफी बनाई और कप लेकर कमरे में आ गया। टेबल लैंप बुझाकर खिड़की का पर्दा हटाया। खिड़की का एक पट खोलकर बाहर देखा। शाम की आमद थी। सर्दी बढ़ रही थी। अब मुझे ख्याल आया कि उन लोगों ने मेरी सर्दी के कपड़ों का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे फौरी तौर पर गर्म कोट पतलून की जरूरत थी। कॉफी पीने के बाद मैंने सेफ की चाबी जेब में डाली। कोठी को ताला लगाया और कुछ रुपए साथ रख कर लखनऊ रोड से होता हुआ अलीपुर रोड पर पहुंच गया। मैंने चांदनी चौक में आकर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान से एक गर्म कोट और पतलून खरीदी और रात का खाना खाकर वापस उसी वीरान कोठी में आ गया। कमबख्त ऐसा सीक्रेट मिशन था कि एक को दूसरे की खबर नहीं थी। देर बाद कहीं एक एजेंट मिलता जो कोई बात
नहीं करता था। अशद जरूरत के वक्त एक आध जुमला बोलता और दूसरे के हवाले करके रुखसत हो जाता था। उस रात मेरे नए बॉस B79 का कोई फोन ना आया, लेकिन मैं पूरी तरह सो भी न सका। हर 10 मिनट बाद गैर शऊरी तौर पर आंख खुल जाती कि कहीं टेलीफोन की घंटी तो नहीं बज रही। उसका नतीजा ये निकला कि सुबह देर तक सोता रहा। 10 बजे आंख खुली, नहाया, शेव बनाई, नाश्ता किया, फिर कोठी के अकबी वीरान बाग में कुर्सी निकाल कर सुनहरी धूप में बैठकर किताब पढ़ने लगा तो बैठे बैठे नींद आ गई। आंख खुली तो 11:15 बज रही थी। कोठी को ताला लगाया और टैक्सी लेकर जामे मस्जिद के मुस्लिम इलाके में आ गया। जहां खाना खाकर मैं फौरन ही वापस चल दिया। उसी रात 9 बजे के बाद मेरे दिल्ली के बॉस का फोन आ गया। उसने मुझे हिदायत की कि मैं अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ानी शुरू कर दूं और उसका कट ऐसा बनवाऊं जैसे कि अबुल कलाम आजाद की दाढ़ी मूछे थी। ये बात मेरे हक में जाती थी क्योंकि मैं भारत के शुमाली इलाके में मुश्तबा आदमी था और पठानकोट में फौजी तनसीबात तबाह करके भागा हुआ था। मैंने शेव बनानी तर्क कर दी। हफ्ते के बाद मेरी छोटी छोटी खशखशी सी दाढ़ी बढ़ाई। मैंने चौक फतेहपुरी के एक हज्जाम से अबुल कलाम आजाद कट बनवा लिया। मुझे दिल्ली की उस वीरान कोठी में रहते हुए 11 रोज हो गए तो एक बार फिर B79 ने मुझे फोन किया और कहा कि एक जीप मुझे लेने आ रही है, तैयार रहूं। ये भी हिदायत की गई कि मैं V2 की गोलियां और जहरीला सिगार भी अपने साथ ले लूं। फोन बंद हो गया तो मैं सोचने लगा कि कहीं मुझसे मिशन का चार्ज वापस तो नहीं लिया जा रहा। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। 10 मिनट बाद बाहर से जीप रुकने की आवाज आई। मैं कोठी का दरवाजा मुकफ्फल करके सर्द रात में बाहर निकल आया। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। उसका ड्राइवर फौजी वर्दी में था। उसने मुझे सलूट किया और एक बंद लिफाफा जेब से निकाल कर थमा दिया। मैंने लिफाफा चेक किया तो अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर B79 लिखा हुआ था। ये मेरे दिल्ली के नए बॉस का शनाख्ती नंबर था। मैं जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफी लंबा रास्ता था मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़क की दोनों जानिब की रोशनियां जगमगा रही थी। जीप नई दिल्ली के रिहायशी इलाके की एक कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। मैंने हस्ब हिदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार साथ में ले लिया। कोठी की सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। ये कमरा कोठी के वस्त में था। मुझे एक फौजी उस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया तो पहली बार जहां मेरा दिल जोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा आवेजा था। एक सिख बावर्दी मेजर चढ़ी मेज पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। कर्नल नारुमनी, ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। मुझसे हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसने मुझसे पंजाबी में बात शुरू की। उसका लहजा पाकिस्तान के जिला झंग के लोगों जैसा था। बोला, हेडक्वार्टर ने तुम्हें इस खतरनाक मगर निहायत अहम मिशन के लिए इसलिए चुना है कि अमृतसर के हिंदू होने के बावजूद तुम मुसलमानों के रस्म रिवाज और उनके मजहब के बारे में काफी मालूमात रखते हो। तुम बड़ी आसानी से मुसलमान बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर सकते हो और हमारे अहम तरीन मिशन को कामयाब बना सकते हो। तुम पाकिस्तान जा चुके हो, ये भी अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान में हमारे जासूस मौजूद हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक एजेंट के बारे में तफसील फराहम कर दी जाएगी। अब इस नक्शे को गौर से देखो। उसने चिड़ी हाथ में पकड़ ली और दीवार के साथ लगे पाकिस्तान के बहुत बड़े नक्शे पर मुझे लाहौर, मुल्तान, सक्कर और कोयटा शहरों के बारे में तफसीलात बताने लगा। पाकिस्तान के ये वो नाजुक पॉइंट थे जहां जाकर मुझे अपनी सरगर्मियों का आगाज करना था। उसके बाद सिख मेजर ने, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा अफसर था, नक्शे पर सूबा सरहद में एक खास जगह छड़ी की नोक रखी और कहने लगा, तुम्हें इस मकाम पर जाना होगा। यह पाकिस्तान का बड़ा हसास इलाका है और आइंदा कुछ अरसे में यहाँ बेहद अहम वाकयात जाहिर होने वाले हैं। तुम्हें हमें वहाँ से सियासी और फौजी हालात की पूरी रिपोर्ट देनी होगी। सिख मेजर मुझे इलाके दिखा रहा था। वो मेरे अपने वतन अजीज के इलाके थे और मेरे देखे भाले थे। फिर भी मैं इस तरह अदाकारी कर रहा था जैसे इन इलाकों के बारे में पहली बार मालूमात हासिल कर रहा हूँ। चढ़ी मेज पर टिकाकर वो कुर्सी पर बैठ गया और मेरी खुशफशी दाढ़ी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी दाढ़ी मुसलमानों की तरह बनती जा रही है। बहरहाल तुम्हें पाकिस्तान में स्मगल किया जाए तो तुम शक्लो सूरत से पूरे मुसलमान नजर आओ। तुम मुसलमानों का कुरान तो पढ़ लेते होगे। बहरहाल तुम्हें पाकिस्तान में स्मगल किया जाए तो तुम शक्लो सूरत से पूरे मुसलमान नजर आओ। तुम मुसलमानों का कुरान तो पढ़ लेते होगे। मैंने कहा, क्यों नहीं, मैंने मालिर कोटला के एक मौलवी से कुरान पढ़ा था। सिख मेजर बोला, बहुत खूब, फिर तो चंगी गल है। मैंने कहा, मुझे कब और किस तरीके से पाकिस्तान स्मगल किया जाएगा। सिख मेजर ने मुझे घूर कर देखा और बोला, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जाना होगा हमारा आदमी तुम्हें आकर ले जाएगा। इस अरसे में तुम्हें दिया गया जहरीला सिगार और V2 गोलियां हम अपने पास रखेंगे। मैंने ब्रीफकेस खोल कर उसके सामने कर दिया। उसने गोलियों का पैकेट और सिगार निकालकर स्याह रंग के एक डिब्बे में बंद करके अपनी मेज की दराज में रख लिया और खड़े होकर बोला, अब तुम जा सकते हो। मैंने फौजी अंदाज में सलाम किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया।
वहां मेरा गाइड ब्रेन गन लटकाए अटेंशन खड़ा था। उसने जीप तक मेरी रहनुमाई की। मैं जीप में बैठ गया। जीप चलने ही वाली थी कि मेरे गाइड ने बुलंद आवाज में ड्राइवर से कहा, हॉल्ट जवान, मेजर साहब ने कहा है कि एक सवारी को रास्ते में उतारना है, ये अर्जेंट है। मैं जीप के पीछे बैठा हुआ था। सामने से तरपाल उठी हुई थी। कोठी के कोने वाले कमरे के बरामदे में एक बल्ब रोशन था। मैंने सोचा किसी फौजी या सिख मेजर के किसी मुलाजिम को शहर में ड्रॉप करना होगा। इतने में दरवाजा खुला और एक सिविलियन लिबास में मलबूस सिख अपने साथ एक लड़की को बाहर ले आया। मैंने फिर भी कोई ख्याल न किया। ये लड़की सिख मेजर के नौकर की बेटी या बीवी हो सकती थी। मैं खामोश बैठा अपने मिशन के बारे में सोचता रहा। सिख उस लड़की को लेकर जीप में मेरे सामने बैठ गया। मैंने देखा कि लड़की का रंग गोरा मगर चेहरा उतरा हुआ था। गेट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और उसने पंजाबी लिबास पहन रखा था। मैंने अब भी उस तरफ कोई ध्यान न दिया। हो सकता है ये लड़की उस सिविलियन सिख मुलाजिम की बीवी हो और बीमार हो, लेकिन लड़की के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी परेशानी, वहशत और घबराहट नजर आ रही थी। वो सहमी हुई थी जैसे दुश्मनों के नरगे में हो। जीप चल पड़ी। लड़की ने सिख से कमजोर सी आवाज में पूछा, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लड़की का लहजा पंजाबी था मगर वो उर्दू बोल रही थी। सिविलियन सिख ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर लड़की की तरफ मुंह करके बोला, चुप करके बैठी रहो, तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। सिख के लहजे में सख्ती थी। लड़की किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसका पंजाबी लहजा ना दो आबे का था और ना ही होशियारपुरी था और ना ही लुधियाने जालिंदर का था। उसने पाकिस्तान के पंजाबी लहजे में बात की थी। मेरे कान खड़े हो गए। ढाका फॉल के बाद मुक्ति बाहिनी वालों ने मशरकी पाकिस्तान से कई औरतों को अगवा करके कलकत्ते या दिल्ली लाकर फरोख्त कर दिया था। कहीं ये लड़की उन बदनसीब लड़कियों में से तो एक नहीं। मैं लड़की से बराह रास्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मेरा दिल ये मालूम करने के लिए बेताब था कि ये लड़की कौन है। लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और हिचकियां लेती आवाज में जैसे उसके मुंह से खुद ब खुद ये दुआ निकल गई, मेरे अल्लाह मैनू एना कोलों बचा ले। सिख ने लड़की को गर्दन से दबोच कर नीचे कर दिया और बोला, अब बोली ते गर्दन ला दवांगा। बात साफ हो गई थी। उस लड़की को मशरकी पाकिस्तान से अगवा किया गया था। मेरा खून खौल उठा लेकिन खुद पर जबर करके बैठ रहा। जीप मिठाई वाले पुल से चंद फरलांग पीछे दिल्ली के बाजार हुस्न वाले इलाके में दाखिल होकर एक बाजार के कोने पर रुक गई। सिख लड़की का हाथ पकड़कर उसे करख्त लहजे में कहा, चलो तुम्हारा घर आ गया है। लड़की जीप से नहीं उतर रही थी। सिख उसे घसीट कर जीप से नीचे ले गया और ड्राइवर की सीट की तरफ मुंह करके बोला, ठीक है जाओ। मैंने बाजार के उस मकाम को गौर से देख लिया जहाँ बिजली के 2 खंभों पर मरकरी लाइट रोशन थी और खानदानी मनसूबाबंदी का एक हिंदी बोर्ड लगा हुआ था। बाजार से हारमोनियम और गाने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। जीप आगे रवाना हो गई। अब मैं एक एक दुकान और हर इमारत को निशानी बनाकर जहन में महफूज कर रहा था। मिठाई वाले पुल से गुजर कर जीप ने अलीपुर रोड की तरफ रुख कर लिया। जीप मुझे मेरी कोठी में उतार कर वापस चली गई। रात के 11:30 बजे थे। मैंने कपड़े तब्दील किए और लड़की के बारे में सोचने लगा। अब मेरे पास जहरीला सिगार नहीं था। मैंने फैसला किया कि सुबह बाजार में जाकर उस बदनसीब लड़की का सुराख तो लगाया जाए, उसके बाद ही आगे सोचेंगे। फिर मैं सो गया। कहते हैं दानिशमंद दिन के वक्त ही कोठे पर जाता है। मैं दानिशमंदों में से तो नहीं, लेकिन लड़की का खोज लगाने के लिए मुझे दिन के वक्त ही बाजार में जाना था। मुझे मालूम था कि रात को जागने वाली ये कठपुतलियां दिन में देर तक सोती रहती हैं। चुनाचे मैं दोपहर के वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। मेरी जेब में सिगरेटों का एक पैकेट, 2000 रुपए के नोट और एक रुमाल था। देखने में ये एक आम सा रेशमी रुमाल था मगर उसमें एक गिराह पड़ी थी। ये फांसी की गिराह थी। ये भी कमांडो का एक खतरनाक तरीन हथियार होता है। कभी भारत के ठग रेशमी रुमाल से अपने शिकार को पलक झपकने में हलाक कर दिया करते थे। कमांडोज को भी इस रुमाल की खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर उसके पास कोई भी हथियार न हो तो वो सिर्फ रुमाल से अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सके। मैं बाजार के उस कोने पर पहुंच गया जहां जीप ने उस लड़की को उतारा था। बिजली के खंभों पर परिवार संबंधी यानी खानदानी मनसूबाबंदी का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। बाजार सुनसान था। कई दुकानें बंद थी। पनवाड़ियों और चाय वालों की दुकानें अलबत्ता खुली थी। झरोके भी बंद थे। चिलमने गिरी हुई थी। कहीं से गाने की आवाज नहीं आ रही थी। 2 औरतें मेरे करीब से गुजर गईं। बाजार काफी बड़ा था। खुदा जाने वो सिख उस लड़की को लेकर किस मकान में गया। मुझे यही खोज लगाना था। मैं एक चाय वाले की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। मेरा टारगेट उस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह ले जाता था। उन लड़कों को सब खबर होती है, लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कप ला कर दिया उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही ग्राहकों को निपटाता है। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर उसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुककर बोला, हुजूर आपको कहीं पन्ना बाई की तलाश तो नहीं? वो फर्रुखाबाद गई हुई है।
अगले महीने आएगी। कई लोग उसका पूछ गए हैं। मैंने सोचा उससे ही कुछ मजाकरात हो जाने चाहिए। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ, आगे कलकत्ता जा रहा हूँ, चंडीगढ़ में 3 कोठे चलाता हूँ, कलकत्ते में मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं, इसलिए वहां जा रहा हूँ। लेकिन भिनक पड़ी है कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी से वाकिफ नहीं। मैंने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुककर बोला, हुजूर यहाँ सिर्फ एक ही लड़की आई है, बंदाल से, पंजाबन है, रुकमनी बाई के पास है। आप कहें तो मैं किसी से बात करूं? मैंने रुकमनी बाई का पता मालूम करने के बाद उससे कहा कि मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा, और चाय के कप से आखिरी घूंट पीकर बाहर आ गया। रुकमनी बाई नायिका थी और उसका मकान बाजार के कोने पर वाक़ था। 2 मंजिला मकान था। गैलरियों के अंदर खिड़कियों पर चिलमने गिरी हुई थी। एक तंग जीना ऊपर जाता था। मैं तेजी से आगे निकल गया और सीधा चांदनी चौक में आ गया, जहां मैंने मुख्तलिफ दुकानों पर से अपने मतलब की कई चीजें खरीदी। मनकों की मालाएं, कड़े, कानों में डालने वाले मुंदरे, लोहे की एक छड़ी जो आगे से मुड़ी हुई थी। इनके अलावा मैंने गेरुए रंग का खद्दर भी खरीदा। मैं साधु के भेष में रुकमनी बाई के हाथ जाना चाहता था। कोठी में आकर मैंने ये सारा सामान अलमारी में रख दिया। साधु संतों के बारे में मेरी मालूमात काफी वसी थी। मैं उनके हर तबके और धर्म के मुख्तलिफ मकतबा हाय ख्याल से वाकिफ था। मुझे मालूम था कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में वैष्णु और शिव महाराज की पूजा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि जनूबी हिंद में महावीर के पैरोकारों की अक्सरियत है। महाराष्ट्र में अम्बा देवी की पूजा करने वाले ज्यादा हैं, और शुमाली हिमाचल प्रदेश में माता शेरावाली की पूजा की जाती है। चुनाचे मैं शिव जी महाराज के चेले के रूप में रुकमनी बाई के हाथ जाना चाहता था। मैंने रात की बजाय दिन के वक्त वहां जाने को तरजीह दी, क्योंकि उस वक्त रुकमनी बाई को फुर्सत होगी और वो मुझे ज्यादा वक्त दे सकेगी। मैंने नकली दाढ़ी और बालों की विग लगाने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि मेरी अपनी छोटी छोटी दाढ़ी थी। अगरचे वो फ्रेंच कट थी, लेकिन मैं उसे अपनी चर्ब जबानी से निभा सकता था। और फिर मॉडर्न साधु लंबी लंबी दाढ़ियों से गुरेज करते हैं, बल्कि अक्सर दाढ़ियां मुड़वा भी देते हैं। रात 9 बजे के बाद मैंने सिख मेजर की फोन कॉल का इंतजार शुरू कर दिया। बलाए नागहानी की तरह किसी भी वक्त नाजिल हो सकता था। 11 बजे रात तक सोते जागते की हालत में रहा, फिर नींद आ गई। अगले रोज मैंने दोपहर का खाना अलीपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में खाया। कोठी पर वापस आकर हुलिया बदलना शुरू किया। गेरुए रंग के खद्दर की धोती बांधकर बाकी का पल्लू बुद्ध बख्शों की तरह बाकी जिस्म के ऊपर कर लिया। बालों में थोड़ी थोड़ी सी राख डाली, गले में मनकों के हार पहने, कानों में मुद्रा और कलाइयों में कड़े पहन लिए, आंखों में गहरा सुरमा लगा लिया। हल्दी घोलकर शिव जी के भक्तों के अंदाज में माथे पर 3 लकीरें बनाई। धोती में खतरनाक गांठ वाला रेशमी रुमाल उड़स लिया और हाथ में लोहे की छड़ी पकड़कर आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं सर से पांव तक साधु बन चुका था। कोठी का दरवाजा मुकफ्फल करके चाबी धोती के ठब्बे रखी और खुदा का नाम लेकर अलीपुर रोड की तरफ रवाना हो गया। कोठियों में से निकलती 1-2 औरतों ने मुझे देखकर सर झुकाकर नमस्कार किया और अदब से परे हट गईं। मैं कल्याण हो सुपुत्री का नारा लगाता आगे बढ़ गया। अलीपुर रोड पर चौराहे में खाली टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर शक्ल ही से लाला लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर बायां हाथ फजा में बुलंद करके कहा, बालक, शिव जी के चेले को मिठाई वाले पुल पर पहुंचा दे, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। साथ ही मैंने उलख निरंजन का नारा लगाया। हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने फौरन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और मिठाई वाले पुल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझे कई बार अपने घरेलू परेशानियों का हाल सुनाया और प्रार्थना की दरखास्त की। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। उस बाजार में साधु संत और नकली कलंदर किस्म के लोग अक्सर आते रहते थे, जो ज़ईफुल एतकाद औरतों की जहालत का पूरा फायदा उठाते और पेट पूजा करने के अलावा उनसे दक्षिणा भी बटोरते थे। चुनाचे मेरी तरफ किसी ने कोई खास तवज्जो न दी। मैं सीधा रुकमनी बाई के मकान के नीचे जा खड़ा हुआ और लोहे की छड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर संत तुलसीदास का एक दोहा बुलंद आवाज में पढ़ने लगा। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूसरी बार दोहा पढ़ा, मगर ऊपर से किसी ने खिड़की खोलकर नीचे न देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जमीन पर जोर से लोहे की छड़ी मारी और चिल्लाकर कहा, रुकमनी बाई शिव जी का चेला, गुरु उलख निरंजन, गोरखनाथ का दुलारा, तेरी डूबती नैया को पार लगाने आया है। क्या तू अपने घर के द्वार नहीं खोलेगी? थोड़ी ही देर में खटाक से खिड़की खुली। ऊपर से एक उधेड़ उम्र की गुलाबी साड़ी और खिजाब लगे बालों वाली बदसूरत सी औरत ने नीचे झांका। वहीं से हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, किवाड़ खुले हैं, पधारिए। मैं शाहाना जलाल के साथ कदम बढ़ाता जीना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि रुकमनी बाई तख्त पर कालीन का टुकड़ा बिछाए सो रही थी। जमीन पर चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ उगालदान रखा हुआ था। पानदान तख्त के पाए के साथ पड़ा था। दीवार पर हेमा मालिनी और रेखा की कद्दे आदम तस्वीरें लगी थी। छत से एक फानूस लटक रहा था। एक सूखा मरियल किस्म का तबलची दीवार की तरफ मुंह किए फर्श पर सो रहा था। रुकमनी ने बड़े अदब से मुझे तख्त पर बिठाया। अपने नौकर की तरफ गुस्सीली निगाहों से देखकर कहा कि इस मूजी को जगाओ। नौकर ने तवलची को
ठोकर मारकर जगा दिया। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठा और मेरी सूरत देखकर हाथ जोड़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने साधु महात्माओं की तरह हाथ बुलंद करके कहा, रुक्मणी बाई गौर से ये शब्द सुन, जहां बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम बहाव पर काशिया सब कुछ गया भगोए। मैंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृति के ऐसे ऐसे लफ्ज निकालकर बोले कि रुक्मणी बाई पर जबरदस्त रोब बैठ गया। उसने मेरे लिए दूध, फल और चाय मंगवाई। मैंने उन सब चीजों को हाथ लगाकर कहा, इसे मेरी तरफ से दान कर देना। मैंने उस अय्यार नायिका को बहुत जल्द अपने धाम में जकड़ लिया। अब मैं अपने मतलब की तरफ आना चाहता था, यानी ये मालूम करना चाहता था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के खोज में मैं वहां आया था वो कहाँ है। रुक्मणी का हाथ देखकर उसे कहा कि वो किस्मत की धनी है, उसके पास गैब से कोई खजाना आ गया है, मगर उसके और खजाने के दरमियान एक दीवार खड़ी है जिसको गिराना उसके बस में नहीं है। नायिका ने फौरन मेरे पांव पर सर रख दिया और बोली, महाराज आपको दिल का हाल मालूम है, अब आपसे क्या छुपा सकती हूँ। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और हिंदी, संस्कृत मिली उर्दू जबान में नायिका को समझाया कि ये लड़की उसके लिए लक्ष्मी साबित होगी, वो उसके लिए जर्रो जवाहिर के ढेर लगा देगी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार और कारखानादार उसका गाना सुनने आया करेंगे। मगर साथ ही मैंने इस अमर का भी ऐलान कर दिया कि इस वक्त लड़की के सर पर सनीचर सवार है और उसका असर जायल करने के लिए मुझे एक खास अमल करना पड़ेगा। वो दौलत की रेल पेल का सुनकर खुशी से निहाल हो गई तो मैंने उसे सूरज ढले अपने आश्रम में लाने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अगर शिव जी की मूर्ति के उसे फेरे न दिए गए और ऋग्वेद के मंत्रों का जाप न किया गया तो ये लक्ष्मी उसके हाथ से निकल जाएगी, वो तैयार हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा आश्रम कुतुब साहब की लाट के पीछे शमशान भूमि में है। ये जगह मैंने पहले से देख रखी थी। मैं राम नाम का जाप करता पुरजलाल अंदाज में जीने की तरफ बढ़ गया। जब मैंने महसूस किया कि उस बाजार से काफी दूर निकल आया हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर चांदनी चौक का रुख किया, जहाँ एक दुकान पर देवी देवताओं की मूर्तियां बिकती थी। मैंने शिवजी महाराज की एक छोटी सी मूर्ति और एक पीतल की सामग्री, थोड़ा सा ऊत लोबान खरीदा और अपनी कोठी में आकर शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गुरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाट के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया, जहाँ एक अंधेरी कोठरी खाली पड़ी थी। मैंने उसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रखकर उस पर शिवजी महाराज की काली मूर्ति टिका दी। सामने सामग्री रख दी और उसके पीछे जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने इमली और नीम के दरख्तों में से कुतुब साहब की लाट नजर आ रही थी, जिस पर सूरज की धूप ऊपर जाते हुए मांद पड़ने लगती थी। दूर पार की तरफ से बच्चों की खेलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सूरज गुरूब हो गया, शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया, मगर अभी शाम और रात के दरमियान वाली फीकी फीकी रोशनी बाकी थी। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजे में से बाहर दिख रही थी। दफतन खुश्क पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दी। शमशान के गरबी चबूतरे के पीछे से कुछ इंसानी साए उभरे। उनका रुख मेरी कुटिया की तरफ था, क्योंकि कुटिया में सामग्री में जलते चिरागों की रोशनी हो रही थी। मैंने हरिओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी साए बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। इनमें नायिका, मगविया लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। नायिका ने झुककर प्रणाम किया और कोठरी में दाखिल होकर बोली, महाराज दासी हाजिर हैं। उसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। उसने हाथ जोड़े, जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी हुई थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी समेत बैठ गई। मैंने गोशाए चश्म से देखा कि दोनों गुंडे दरवाजे की दोनों जानिब मुस्तैद खड़े गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया, उसमें से कुछ फ्रूट निकाल कर मेरे आगे रख दिए। महाराज ये कबूल करें। मैंने फल की तरफ कोई ध्यान न दिया। आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा कि बालका, इस कन्या को यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज दें अंदर आकर इसे ले जाना। जा बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कुटिया से निकल गई। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, अपने राक्षसों को भी साथ लेती जा। दरवाजा बंद कर दे, खबरदार दरवाजे के करीब आई तो भस्म हो जाएगी। नायिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उठकर दर्ज में से देखा, वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई।
वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। सिख गुंडा कदरे बेचैन सा हो रहा था। वो बार बार मेरी कुटिया की तरफ इशारा करता तो बुढ़िया उससे डांट डपट कर चुप करवा देती। जलते चिरागों की कपकपाती हुई लौ लड़की के चेहरे के सहमे हुए तासुरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो उसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजियाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरे, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है, उस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? ये जुमले मैंने पंजाबी में कहे और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है, मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कुलसूम है। चिटागोंग में उसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फॉल हुआ तो उसी रात चिटागोंग में मुक्ति बाहिनी के फौजी घुस आए और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाप और उसकी माँ और एक छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने ज़िबाह कर दिया और उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। उसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के लिए वक्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। वो मेरा मुंह देखने लगी। उसके चेहरे पर एतबार और बेएतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना होगा। जब मैं उस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगाना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। ये जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम इस औरत का हर हुक्म मानोगी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुक्मणी बाई को आवाज देकर अंदर बुला लिया। कुलसूम अगरचे सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली। मैंने उसे खुशखबरी दी, उस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और उसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया। 101 रुपए मुझे नजर पेश की और इल्तिजा की कि मैं उसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कुलसूम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्तोरां में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी भी वक्त फोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसूम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सिफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगी। मुझे पाकिस्तान में मुतायन भारतीय सिफारत खाने का कोई मुलाजिम जाहिर करके भारतीय हुकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में तो कुलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कुलसूम के मसले में उलझ कर मैं उलझन में फंस गया था। उसे गुंडों और बुर्दा फरोशों के पास तन्हा छोड़ भी नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसूम को गुनाह आलूद माहौल से निकाला जाए, आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुक्मणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो एक ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था कि आधी रात के बाद रक्स की महफिल उरूज पर होगी और रुक्मणी रुपए बटोरने में मसरूफ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेस में रुक्मणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे मुतासिर थी। कहने लगी, आप तशरीफ रखें, मैं गाना बंद कराई देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फौरन कहा, नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांध कर झूमने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने लड़की की काया पलट दी। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दें। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? जरा उसे हमारे सामने लाओ, हम उस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो कमरे में सो रही है, अभी जाकर उसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसूम को लेकर आ गया। कुलसूम नींद से उठी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होश
होशियार हो गई, समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और अश्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने सिख गुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ। वो चला गया तो मैंने कुलसूम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मणी सर पर पल्लू संभालते आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज, सुंदरी ने आपके आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर निवास किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं, लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मैंने कहा, मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने उस मकान में किसी जगह तांबे के राक्षस की मूर्ति दबा रखी है जो तेरे लिए विपदा लाएगी। उसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो। मैंने कहा, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी और सिख गुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पीछे कमरे में ले गई जहाँ 2 पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। महफिल रक्सो सुरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजा सजाया था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीजें बेतरतीबी से पड़ी थी। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना चाहता था कि मकान के अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीख जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि ये जीना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे उसी जीने की तलाश थी। मैं वापस उस कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने रुक्मणी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिख गुंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकालकर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थी। वो ऐसी हालत में था कि अपना दिफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजाकर देखता रहा। यकयक उसने गिलास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगों पैर में बिजलियां कौंध गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। उसके बाद यही रुमाल बिजली के कौंधे की तरह फजा में लहराया और दूसरे लम्हे उसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और उसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर औंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतर कर जूं ही मैंने अकबी गली वाला दरवाजा खोला तो सामने रुक्मणी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि ये गुंडा पहलवान कहाँ से आ गया। आखिर उसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे उसका कुछ इल्म नहीं था। वो देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नजरों से घूर रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने 1 सेकंड में देख लिया कि ये अकबी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब जल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातिल जर्ब गुंडे की ठोड़ी के नीचे हल्की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। उसकी हल्की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस चुकी थी। कुलसूम मेरे इस एक्शन पर हक्का बक्का सी खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। ये गली आगे जाकर दाएं तरफ को घूम गई। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वालों की सजी सजाई दुकानें खुली थी। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर ऐंठते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शुकू को शुभात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वो मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चले। उसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। उसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा, आगे चलो, तेज तेज, वक्त जाया न करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के निस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी, मगर उसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था। फिर वो तेज तेज कदमों से चल रही थी, लेकिन मैंने रास्ते में हायल हर रुकावट को दूर करने का अज़्म कर रखा था। एक आवारा मिजाज आदमी आवाजें कसते हुए कुलसूम के पीछे पीछे तेज तेज चलने लगा। उसने मुझे साधु समझकर बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। बोला, हुजूर कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, हमारे गरीब खाने पर चलो। कुलसूम ने उसकी बात सुनकर बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ से भाग जा। खुदा जाने उस पर मेरे इस जुमले का क्या असर हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुलसूम चलती और मैं भी आगे बढ़ गया। अभी मिठाई वाला पुल दूर था कि हमें टैक्सी मिल गई। रात के 2 बज रहे थे। मैं कुलसूम को साथ लिए अलीपुर रोड के मेडन होटल के सामने टैक्सी से उतर गया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला मेरी कोठी को देखे। यहाँ से हम पैदल चल पड़े। सड़क सुनसान थी। फिर भी गश्ती पुलिस की पूछगिछ से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर चलता हुआ अभी लखनऊ रोड वाली आशेबी कोठी में पहुंच गया। मेरे मिशन का पहला मरहला मुकम्मल था।
मैंने कुलसूम को बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में जमीन पर दरी बिछाई और कंबल ओढ़ कर लेट गया। कोठी के दरवाजे मैंने अंदर से मुकफ्फल कर दिए थे। सख्त थकान हो रही थी। लेटते ही मीठी नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो दिन काफी निकला हुआ था। कुलसूम अभी तक सो रही थी। बेचारी को न जाने कितनी रातों से सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता तैयार किया। चाय की प्याली लेकर कमरे में खुली खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं अब साधु के भेष में नहीं था। चाय पीने के बाद कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। एक अखबार वाला साइकिल पर शोर मचाता गुजरा। मैंने उसे रोककर उर्दू का एक अखबार अल जुम्मा खरीदा। उसके पहले सफे पर शह सुर्खियों से ये सनसनीखेज खबर लगी थी कि एक नामालूम साधु 2 आदमियों को कत्ल करके रुक्मणी बाई की एक लड़की को भगा कर ले गया है। रुक्मणी बाई या मरने वालों की तस्वीरें नहीं छपी थी, मगर तफसील मौजूद थी। बाजार के 2 पनवाड़ियों के बयान भी थे। उन्होंने आधी रात को एक साधु को रुक्मणी के घर में दाखिल होते देखा था। रुक्मणी ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा था कि एक साधु उसके पास आशीर्वाद देने कभी कभार आया करता था, मगर रात वो उसके 2 आदमियों को कत्ल करके उसकी एक लड़की को अगवा करके ले गया है। उसने ये नहीं बताया कि मगविया एक खरीदी हुई मशरकी पाकिस्तान की लड़की थी। मैं अखबार लपेट कर कोठी में आ गया। कुलसूम जाग गई थी। मैंने उसे अखबार पढ़ने को दिया। अपने बारे में छपी हुई खबर पढ़कर वो घबरा गई। बोली, अब क्या होगा, कहीं हमें पुलिस न पकड़ ले। मैंने अखबार उसके हाथ से लेकर मेज पर रख दिया और कहा, इन बातों को भूल जाओ। मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिसकी मदद से पुलिस यहाँ तक पहुंचे। उठो, नाश्ता करो। और हाँ, तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। बहरहाल तुम मुझे बशारत कह सकती हूँ। जिस तरह मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया, उसी तरह मैंने कुलसूम को भी अपना असली नाम नहीं बताया। बेचारी डरी हुई थी, मगर रुक्मणी बाई से निजात हासिल कर लेने पर वो खुश और मुतमईन भी थी। उसके रिश्तेदार फैसलाबाद में रहते थे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं मशरकी पाकिस्तान से भाग कर आया हूँ। लाहौर का रहने वाला हूँ। ढाका में कारोबार करता था जो तबाह हो गया। दिल्ली में कुछ रकम भले जमानों में जमा कर रखी थी, उसी पर गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ अपने कारोबारी दोस्त के इंतजार कर रहा हूँ जो मशरकी पाकिस्तान में है। 2-3 महीने उसकी राह देखूंगा। अगर ना आया तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। कुलसूम ने मुझे पहचान लिया था। कहने लगी, तुम सिख मेजर की कोठी में क्या करने गए थे? मैंने उसे स्मगलिंग की एक मन घड़त कहानी सुना दी। कुलसूम वाजबी सी पढ़ी लिखी थी और उसे दुनियादारी की ज्यादा बातों का इल्म नहीं था। उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और बोली, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊंगी? भारतीय पुलिस मुझे पकड़ लेगी और तुमने 2 आदमियों का खून किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो मुझ पर भी मुसीबत टूट पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली दी, अब मैं साधु के भेष में नहीं हूँ। मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अगर इस दौरान मुझे इत्तला मिल गई कि मेरा ढाके वाला दोस्त नहीं आया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन अभी एहतियात से काम लेना। इस कोठी से कदम बाहर न निकालना। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो समझदार थी और उसे सूरत हाल की नजाकत का पूरी तरह एहसास था। उसने वादा किया कि वो कोठी से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। बाजार से अपने लिए गद्दा और तकिया खरीद लाया और दूसरे कमरे में बिस्तर लगा लिया। अपना बेडरूम कुलसूम को दे दिया। टेलीफोन में अपने कमरे में ले आया। किचन में खाने पीने का सामान डाल दिया। मैंने कुलसूम को खास तौर पर ताकीद की कि अगर कभी मेरी अदम मौजूदगी में कोई साहब मुझसे मिलने आए और उसके बारे में पूछे कि वो कौन है तो वो यही बताए कि वो नौकरानी है और साहब के लिए खाना पकाती है और घर की सफाई सुथराई करती है। इसके अलावा कोई बात न कहे। फिर भी मुझे अंदेशा था कि अगर कहीं कोई ऐसा आदमी आ गया जिसका ताल्लुक रुक्मणी बाई नायिका से हो तो वो कुलसूम को पहचान लेगा और पुलिस ले आएगा। लेकिन उसका मेरे पास सिवाय इसके कोई इलाज नहीं था कि मैं खुद कोठी से बहुत कम निकलूं और बाहर जाऊं भी तो उस वक्त जब किसी के आने का इम्कान ना हो। चुनाचे में अंधेरा हो जाने के बाद कोठी से बाहर जाता और जल्दी वापस आ जाता। 3 रोज गुजर गए थे। पाम ऑयल मिशन के इंडियन इंटेलिजेंस सरबराह का कोई फोन नहीं आया था। खुदा जाने ये लोग मुझे कब पाकिस्तान भिजवा रहे थे। कुलसूम के बारे में मेरी समझ में कोई तरकीब नहीं आ रही थी कि उसे किस तरह बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए। कुलसूम को मैंने 2-3 साड़ियां खरीद कर दी थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। वो खाना पकाती, कमरों की सफाई करती और फुर्सत के वक्त रेडियो सुनती और रिसाले पढ़ती। मेरे पास टेलीविजन नहीं था। मुझे हिदायत की गई थी कि कोठी के बारे में इर्द गिर्द के लोगों को ये तासुर हरगिज न दूं कि कोठी आबाद है। चुनाचे रात के वक्त हम मध्यम बल्ब जलाते और खिड़कियों पर पर्दे पड़े रहते। जूं-जूं वक्त गुजर रहा था मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर किसी वक्त अचानक मुझे बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म मिल गया तो कुलसूम का क्या बनेगा? उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगा? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। एक रात अचानक फोन की घंटी बज उठी। कई रोज बाद फोन की घंटी बजी थी। मैं समझ गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह का फोन है। मैंने रिसीवर उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेरा कोड पूछा गया। मैंने कोड बताया और बोलने वाले से उसका कोड पूछा। उसने भी कोड बताया और कहा, कर्नल मनी, कल सुबह तुम अमृतसर के लिए रवाना हो जाओगे और बजरिया रेल सफर करोगे। परसों दिन के 9 बजे अमृतसर के किले में तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल गुरमीत सिंह से मुलाकात करने जाओगे। आगे वो तुम्हारे मिशन का इंचार्ज होगा। उसके फौरन बाद फोन बंद कर दिया गया।
मैंने उस पुरस्कार आदमी से ये भी ना पूछ सका कि मुझे मेरा जहरीला सिगार, V2 गोलियां और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह कौन मुहैया करेगा। मैंने उसी वक्त कुलसूम के कमरे में जाकर उसे बताया कि हम सुबह की गाड़ी से अमृतसर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठ बैठी, क्या बॉर्डर क्रॉस करने का बंदोबस्त हो गया? मैंने बताया कि मेरा दोस्त ढाका से नहीं आ रहा, इसलिए मुझे खुद ही जहां से निकलना होगा। कुलसूम ने पूछा कि क्या अमृतसर में मेरा कोई ऐसा शख्स वाकिफ है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने में हमारी मदद कर सके। मैंने कहा मेरे पास भारतीय करेंसी में 2-3 हज़ार रुपए हैं, ये हमारे काम आ सकते हैं। इसके अलावा अमृतसर में मेरा एक हिंदू स्मगलर दोस्त भी है, वो हमारी मदद करेगा। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफर करोगी, तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके। बहरहाल तुम हिंदू औरत बनकर मेरे साथ सफर करोगी, तुम्हें अपने बालों का स्टाइल भी बदलना होगा ताकि स्टेशन पर तुम्हें कोई पहचान न सके। मैं मुंह अंधेरे ही उठ बैठा। गाड़ी 5:15 पर रवाना होती थी। कुलसूम अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। नमाज से फारिग होकर उसने अपने बालों को दूसरे स्टाइल से तैयार किया, माथे पर बिंदिया लगाई। वो सादा सी साड़ी में थी। हमने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और सुबह के धुंधलके में कोठी से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। ब्रीफकेस मेरे पास था, उसमें इंडियन करेंसी में काफी रुपए थे। मैंने पतलून और गर्म कोट पहन रखा था। कुलसूम के शानों पर कश्मीरी शॉल पड़ी थी। मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराने तक उसका नाम कमलावती और मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी होगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृतसर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमें फर्स्ट क्लास में जगह मिल गई। डिब्बे में एक बूढ़ा सिख अपनी जवान बहू और उसके बच्चे के साथ बैठा था। वो बाल खोलकर उनमें कंघी कर रहा था। हमें देखकर बोला, कहाँ जाओगे गुरुमुखू? मैंने पंजाबी में कहा, अमृतसर जा रहे हैं। मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और ये मेरी बहन कमलावती है। मेरा ख्याल था कि सिख बूढ़ा मेरा पीछा छोड़ देगा, लेकिन अमृतसर तक वो मेरा सर खाता रहा। उसकी बहू कमलावती यानी कुलसूम से बातें करती रही। मुझे धड़का लगा रहा कि कहीं कुलसूम से कोई ऐसी भूल चूक न हो जाए जिससे भांडा फूट जाए। मगर कुलसूम ने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी का सबूत दिया था। खुदा खुदा करके ट्रेन अमृतसर पहुंची तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अमृतसर शहर मेरा देखा भाला था। सिर्फ एक डर था कि कहीं अचानक अपने पाकिस्तानी स्मगलर दोस्त करोंडिया से मुलाकात ना हो जाए। लेकिन मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछें थी और कोट पतलून में था। हम सिख और उसकी बहू से जान छुड़ाकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर आ गए। रिक्शा पकड़ा और अमृतसर के सिविल लाइंस के एक महंगे और इंग्लिश स्टाइल होटल में आ गए, जहां मजबूरन मुझे कमलावती को अपनी बीवी जाहिर करना पड़ा। हमने एक सिंगल बेड किराए पर ले लिया। मैंने अपना पता दिल्ली का लिखवाया और ये बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी दरबार साहब और अमृतसर के मशहूर दुर्गियाना मंदिर की ज़ियारत करने दिल्ली से आए हैं। शाम होने तक हम अपने कमरे में रहे। जब सड़कों पर मरकरी लाइटें रोशन हो गई तो हमने खाना खाया और कंपनी बाग में टहलने निकल खड़े हुए। कंपनी बाग अमृतसर की सिविल लाइंस के पीछे ही था। कुलसूम बार बार पूछ रही थी कि मैंने बॉर्डर क्रॉस करने का क्या इंतजाम किया है और मैं अमृतसर में अपने स्मगलर दोस्त से कब मिलूंगा। मैंने बताया कि कल सुबह अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो सारा बंदोबस्त कर देगा। रात को कुलसूम बेडरूम में और मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सोया। सुबह 9 बजे मुझे अमृतसर के किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना था। रात गए तक सोचता रहा कि जाने ये कर्नल सिख कौन होगा और अगर उसने कल ही मुझे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा तो कुलसूम का क्या बनेगा, उसको किसके हवाले करके जाऊंगा। ये मसला मेरे लिए काफी परेशान कुन था। सुबह हुई, नाश्ता किया। कुलसूम को मैंने ताकीद की कि वो कमरे से बाहर न निकले, दरवाजा अंदर से बंद रखे और खुद ब्रीफकेस उठाकर होटल से बाहर आ गया। 8:45 बजे थे। मैं सही वक्त पर कर्नल गुरमीत सिंह के पास पहुंचना चाहता था। जिस वक्त मैं हॉल गेट और हाथी गेट के आगे से होता हुआ अमृतसर के किले के दरवाजे पर जाकर टैक्सी से उतरा तो ठीक 9 बज रहे थे। अमृतसर का तलह लाहौर के शाही तले की तरह का है। उससे अगरचे काफी छोटा है मगर दरवाजा उसी की तर्ज का बुलंद और देवकामत है, जिसके नीचे आने जाने के लिए एक छोटा दरवाजा बना हुआ है, जहां इंडियन फौज के 2 सिख फौजी अटेंशन खड़े पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने वहीं से मुझे रुक जाने के लिए आवाज दी। मैंने जब बताया कि मैं कर्नल नारूमनी हूँ और मुझे कर्नल गुरमीत सिंह से मिलना है तो दोनों फौजियों ने मुझे सलूट किया। एक फौजी ने दरवाजा खोलकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। किले के अंदर एक ड्योढ़ी थी जिसके आगे बगैर छत का खुला रास्ता था, जहां दोनों जानिब कोठरियां थी जिन पर ताले लगे हुए थे। आगे कुशादा जगह थी जहां ईंटों के चबूतरे पर पुराने जमाने की एक तोप नस्ब थी। सामने वाले बरामदे में सीढ़ियां किले के तहखाने में उतरती थी। जहां पहुंचकर फौजी ने सलूट करके कहा, सर कर्नल साहब का कमरा नीचे है। ये कहकर वो वापस चला गया। जीने में एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैं तहखाने में उतर गया। एक छोटी सी राहदारी आ गई जिसमें एक जगह कमरे के बाहर चिक पड़ी थी। बाहर तख्ती पर गुरमुखी में कुछ लिखा था जिसे मैं नहीं पढ़ सकता था। जाहिर है कर्नल गुरमीत का नाम ही लिखा होगा। मैंने चिक उठाई और नीमवा दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी की भारी रोबदार आवाज आई, कर्नल नारूमनी अंदर आ जाओ। मैं कमरे में दाखिल हो गया।
भारी भरकम मेज के पीछे कुर्सी पर एक पुख्ता उम्र का सिख बावर्दी कर्नल आंखों पर चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी जाली में लिपटी ऊपर को खिंची हुई थी। वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखता रहा। मुझे उसकी नजरें अपने जिस्म में उतरती महसूस हो रही थी। उसने हाथ से मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और चश्मा उतार कर रुमाल से शीशे साफ करने लगा। कमरे में दीवार के साथ सिर्फ एक बल्ब रोशन था। एक पुरअसरार सी बोझल खामोशी छाई हुई थी। मैं अपनी सांस की आवाज सुन रहा था। कर्नल गुरमीत सिंह ने दराज में से एक फाइल निकाल कर खोली और उसे पढ़ने लगा। 5 मिनट गुजर गए। फिर उसने फाइल बंद करके मेज की दराज में रख कर ताला लगा दिया और मेरी तरफ झुककर अंग्रेजी में बोला, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में लिखा है कि तुम अमृतसर के रहने वाले हो और एक आला हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते हो। मुझे उम्मीद है कि अमृतसर आने के बाद जैसा कि तुम्हें हिदायत की गई थी, तुम जहां अपनी फैमिली से मिलने नहीं गए होगे। मैंने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया कि मैं अमृतसर में अपने माता पिताजी से मिलने नहीं गया और कल से शहर के बाहर एक होटल में मुकीम हूँ। कर्नल गुरमीत सिंह लिफाफे खोलने वाली चमकीली छुरी से मेज की सतह को कुरेदने लगा। फिर छुरी रखकर बोला, गुड, मुझे तुमसे यही तवक्को थी। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही कि तुम एक इंतहाई अहम मिशन पर दुश्मन मुल्क में जा रहे हो। तुम्हारा इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया है। अगरचे तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं, मगर मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस वक्त तुम सबसे ज्यादा तजुर्बाकार, काबिल, लायक और मौजूद एजेंट हो। तुम हिंदू हो लेकिन मुसलमानों के कल्चर और उनके मजहब से पूरी वाकफियत रखते हो। कर्नल गुप्ता और तिरुचिरापल्ली के मेजर रामानाथन ने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें पाकिस्तान जाकर करना होगा। वो अपनी कुर्सी से उठा और कोने की आहनी अलमारी को चाबी लगाकर खोला। उसमें से एक ब्रीफकेस निकाला और उसे रख कर बैठ गया। ब्रीफकेस में से V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार निकाला। उसके बाद एक सिगरेट लाइटर जैसी छोटी डिबिया मेरी तरफ बढ़ा दी। V2 गोलियों और सिगार के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है। ये सिगरेट लाइटर एक इंतहाई ताकतवर शॉर्ट वेव रेडियो ट्रांसमीटर है। कर्नल गुप्ता ने तुम्हें हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बता दी थी, वो तुम्हें याद होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, वो फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी। कर्नल गुरमीत ने ब्रीफकेस से स्याह रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाल कर मुझे दी और कहा कि ये तुम्हारी कोड बुक है। इसमें वो कोड दर्ज है जिसकी मदद से तुम ट्रांसमीटर पर मुझे या कर्नल गुप्ता को इमरजेंसी पैगाम दे सकते हो। मेरा कोड वर्ड पाम ऑयल नारोमनी ही होगा। इन चीजों को छुपाना तुम्हारा काम है। याद रखो, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे और फौरन लाताल्लुक हो जाएंगे। तुम्हें भी पकड़े जाने की सूरत में जबान बंद रखनी होगी, वरना पाकिस्तान में मुकीम हमारे एजेंट तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। मैंने कहा, मैं जानता हूँ। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि मुझे बॉर्डर किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। वो बोला, तुम्हारे पास B69 का जो टॉप सीक्रेट शनाख्ती कार्ड है उसे मेरे हवाले कर दो। मैंने जेब से अपना खुसूसी शनाख्ती कार्ड निकालकर उसे दे दिया। उसने कार्ड ब्रीफकेस में रखा और वहां से कागज का एक टुकड़ा निकालकर मेरे आगे कर दिया। इस कागज पर पाकिस्तान के उन आदमियों के नाम लिखे हैं जिनका एतमाद हासिल करने के बाद तुम उन्हें V2 गोलियां किसी भी मशरूब में घोल कर पिला दोगे। मैंने कागज लेकर पढ़ा तो पाकिस्तान के 4 अहम सियासतदानों के नाम लिखे हुए थे। कर्नल गुरमीत बोला, ये लोग कुछ अरसा पहले तक मुल्क को तोड़ने और अपने अपने सूबों की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान से अलहदगी की बातें करते थे, लेकिन अब इनको दी गई V2 गोलियों का असर जायल होने लगा है और ये मुल्की इस्तेहकाम की बातें करते हैं। तुम्हें एक मजजूब की शक्ल में इन लोगों से ताल्लुक पैदा करके इन्हें ये गोलियां दोबारा खिलानी होगी। ये 4 सियासतदान हैं, जबकि तुम्हें V2 की 5 गोलियां दी जा रही हैं। अगर एक आध गोली किसी वजह से जाया हो जाए तो तुम दूसरी गोली इस्तेमाल कर सको। पाकिस्तान में हमारे सिफारत खाने के किसी आदमी से हरगिज राब्ता पैदा न करना। उनका कोई ना कोई आदमी तुम्हें जरूरत के वक्त खुद मिल जाएगा। पाकिस्तान में हमारे कुछ एजेंट काम कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ एक एजेंट जगदीश चंद खन्ना से मिलवाया जाएगा। वो पाकिस्तान में हमारा मास्टर स्पाई है। वो इस वक्त फैसलाबाद में मुकीम है और पिछले 10 बरस से वहाँ एक बाजार में मास्टर फिरोजदीन के नाम से घड़ी साज की दुकान कर रहा है। उसने मशहूर कर रखा है कि गुजरांवाला में बस के एक हादसे में उसके बीवी बच्चे हलाक हो गए थे। वो अकेला अपनी दुकान के पीछे एक कमरे में रहता है। तुम उससे राब्ता कायम करोगे, तुम्हारा नाम पाकिस्तान में दाखिल होते ही पीर इलाही बख्श होगा और तुम हाथ देख कर लोगों को झूठ सच किस्मत का हाल बताया करोगे। जगदीश चंद खन्ना तुम्हें सियासतदानों के हल्के में पहुंचने के गुर बता देगा। तुम्हें लाहौर शहर की एक मार्केट में किताबों की एक दुकान खुलवा दी जाएगी। लाहौर तुम्हारा हेडक्वार्टर होगा। यहाँ से तुम हमारे मास्टर स्पाई जगदीश चंद खन्ना उर्फ मास्टर फिरोजदीन की रहनुमाई में मुतल्लिका सियासतदानों से राब्ता पैदा करोगे। अगर कभी तुम्हारा राज फाश हो जाए तो तुम जहीले सिगार, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक को जाया करके फौरन रूपोश हो जाना। मैंने कर्नल गुरमीत सिंह की एक एक बात अपने जहन में नक्श कर ली। फिर मैंने कर्नल गुरमीत से सवाल कर ही दिया कि मुझे बॉर्डर कब और किस तरीके से क्रॉस करवाया जाएगा। सिख कर्नल ने चश्मा उतार कर खाकी रुमाल से साफ किया और बोला, हमारे
हमारे आदमी खुफिया तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। इतवार की रात 12 बजे अक्तारी रेलवे स्टेशन के पास जीटी रोड पर पहुंच जाना। हमारा आदमी तुम्हारे पास आकर कोड पाम ऑयल नारोमनी बोलेगा, वही तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। तुम्हें एक पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे होटल में हफ्ते को पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझसे मेरे होटल के कमरे का नंबर ले लिया, फैसलाबाद के इंडियन मास्टर एजेंट का एड्रेस बताया और कहा कि मैं ज़बानी याद कर लूं। फिर अपनी खास नोटबुक निकाल कर खोली और कहा, एक नंबर नोट कर लो, ये नंबर है OK5। इस नंबर की अहमियत से अमृतसर शहर के सभी पुलिस स्टेशनों, मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टरों और इस्लामाबाद में मुतय्यन भारतीय सफीर को आगाह कर दिया गया है। तुम्हें अभी अमृतसर में 2 दिन मजीद रुकना होगा। इन 2 दिनों में तुम्हें इस शहर में किसी किस्म की भी मुश्किल दरपेश हो तो मेरे पास आने की बजाय किसी पुलिस स्टेशन जहां पुलिस वाले को ये नंबर बता देना, तुम्हारी मुश्किल उसी वक्त हल कर दी जाएगी। पाकिस्तान में तुम अगर ऐसी सूरत हाल में फंस जाओ कि भारतीय सफारत खाने के खास आदमी को तुमसे राब्ता पैदा करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम भी उसे OK5 नंबर बताकर शनाख्त करवाओगे। ये तुम्हारा शनाख्ती नंबर होगा। हर जगह मिशन पाम ऑयल नारोमनी का नाम लेने की जरूरत नहीं, अब तुम जा सकते हो। मैंने उठकर उससे हाथ मिलाया। जहीला सिगार, V2 गोलियां, रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक अपने ब्रीफ केस में रखी और खामोशी से बाहर आ गया। उस वक्त मुझे खुद पर एक ऐसी मशीन का गुमान हुआ जिसमें चाबी भर दी गई हो और जो अपना काम शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मैं सोच रहा था कि कुलसूम को अपने साथ कैसे ले जा सकूंगा। होटल पहुंचा तो दिन के 11 बजने वाले थे। कर्नल गुरमीत सिंह ने काफी वक्त ले लिया था। कुलसूम कमरे में बैठी बेताबी से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मैं अपने स्मगलर दोस्त से बात कर आया हूँ और हम इतवार की रात को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए रवाना होंगे। वो खुश भी और फिक्रमंद भी हो गई। गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। वो तो यही समझ रही थी कि हम गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करेंगे। हफ्ते की शाम को मुझे कपड़ों का एक पैकेट मिला जिसमें पाकिस्तानी करेंसी के 1000 रुपए भी थे। कुलसूम ने पूछा कि ये चीजें किसने भेजी हैं। मैंने उसे कहा कि मेरे स्मगलर दोस्त ने भेजी हैं ताकि बॉर्डर क्रॉस करने से पहले मैं पाकिस्तानी वज़ाक़त इख्तियार कर लूं। वो बोली, मैं तो साड़ी में हिंदू लगूंगी। उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। उसी रात मैंने अमृतसर के हॉल बाजार से कुलसूम के लिए कुर्ते और शलवार के लिए कपड़ा खरीदा और कुलसूम को साथ ले जाकर एक दर्जी को सिलने के लिए दे दिया। एक गर्म चादर भी खरीदी। मैंने कुलसूम को पाकिस्तानी करेंसी में 500 रुपए भी दे दिए। इतवार की रात को हमें अमृतसर से रवाना हो जाना था। मैंने खद्दर की एक ऐसी सदरी बनवा कर बनियान की जगह पहन ली जिसमें V2 गोलियों का पैकेट, रेडियो ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर, कोड बुक और जहीला सिगार छुपा कर रखा हुआ था। सदरी की एक जेब में पाकिस्तानी करेंसी नोट भी थे। पतलून की अकबी जेब में मेरा बटवा था जिसमें भारतीय करेंसी थी। इतवार की सुबह मैं कुलसूम को साथ लेकर दर्जी की दुकान पर गया तो वहां एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। रुकमनी बाई का एक आदमी कुलसूम की तलाश में घूमता फिर रहा था। उसने बाजार में से गुजरते हुए कुलसूम को देखकर पहचान लिया। कुलसूम को कलाई से पकड़कर बाहर की तरफ खींचते हुए चिल्लाया, लोगों ये औरत कातिल है, दिल्ली में 2 कत्ल करके भागी है। लोग जमा हो गए और कुलसूम ने रोना शुरू कर दिया। मैंने गुंडे का हाथ झटकने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैं इत्तेफाक से अपना तवाजुन बरकरार न रख सका था। वैसे वो मुझसे कद काठ और ताकत में भी दुगना था। मैंने लोगों से कहा कि ये औरत कमलावती है और मेरी बीवी है, ये पातिला नहीं है। लेकिन गुंडा चीख चीख कर कस्में खा रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। यही औरत है जिसने दिल्ली में 2 आदमियों का खून किया है। कुछ लोग गुंडे की तरफ हो गए, कुछ मेरी तरफ हो गए, लेकिन मेरे लिए कुलसूम को वहां से निकालना मुश्किल हो गया। इतने में वहां पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए। गुंडे में जब उन्हें बताया कि ये औरत पातिला है और उसने दिल्ली में 2 खून किए हैं तो सिख पुलिस वालों ने कुलसूम को पकड़ लिया। मैंने एतराज किया तो उन्होंने मुझे भी जकड़ लिया। थाने चलकर बात करना, एक ने कहा। सिपाही हमें थाने की तरफ लेकर चल दिए। गुंडा भी साथ साथ था। लोग भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। ये वही कोतवाली थाना था जहाँ एक बार अरसा गुजरा मैं पहले भी आ चुका था, मगर अब मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मुझे आसानी से कोई नहीं पहचान सकता था। थानेदार सिख था। उसने जब गुंडे का बयान सुना तो कुलसूम को और मुझे हवालात में बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। उसी रात 12 बजे मुझे बॉर्डर क्रॉस करना था। मैं सिख कर्नल गुरमीत सिंह का हवाला नहीं देना चाहता था, लेकिन एकदम से मुझे कर्नल गुरमीत के बताए हुए अमृत धारा किस्म के नंबर OK5 का ख्याल आ गया। सिपाही मुझे और कुलसूम को पकड़कर हवालात की तरफ ले जाने लगे तो मैंने सिख थानेदार से कहा कि मैं आपसे अलहदगी में एक बात करना चाहता हूँ। सिख थानेदार ने गुस्सीली आंखों से मेरी तरफ देखा। लाला जी, मैं रिश्वत लेने वाला थानेदार नहीं हूँ। वाहिगुरु का दिया मेरे पास सब कुछ है, ले जाओ इन्हें, बंद कर दो हवालात में। मैंने इसरार किया, सिर्फ मेरी एक बात सुन ले, नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपको पछताना पड़े। ये रिश्वत की बात नहीं है। इस पर सिख थानेदार बादल नखास्ता अपनी कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर बोला, बताओ ये क्या कहना चाहते हो। मैंने उसके कान के करीब मुंह ले जाकर जब OK5 का नंबर बोला तो उस पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। वो अपनी जगह यकलख्त हिल कर रह गया।
जमीन पर जोर से पांव मारकर मुझे सलूट किया। उसे सलूट करते देखकर सिपाहियों की गिरफ्त भी ढीली पड़ गई। थानेदार ने फौरन हमारी रिहाई का हुक्म दे दिया। दिल्ली वाला गुंडा कुर्सी पर बैठा हक्का बक्का कभी मेरा और कभी थानेदार का मुंह देखता। सिख थानेदार ने चिल्लाकर कहा, इस गुंडे को पकड़कर बंद कर दो, ये लोगों पर झूठे मुकदमे बनवाता है। उस गुंडे का थाने में क्या हश्र हुआ मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं और कुलसूम थाने से निकलकर एक रिक्शे में बैठे और होटल की तरफ रवाना हो गए। कुलसूम बेहद हैरान थी कि मैंने थानेदार के कान में ऐसा कौन सा तिलिस्म फूंक दिया था कि उसकी काया ही पलट गई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि असल में ये सारे पुलिस वाले मेरे स्मगलर दोस्त से भारी रिश्वतें वसूल करते हैं। मैंने उसका नाम ले लिया था। ज्यों ज्यों दिन गुजर रहा था, कुलसूम का मसला ज्यादा गंभीर होकर सामने आ रहा था। मैं किसी स्मगलर की मदद से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने नहीं वाला था। मुझे पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मिशन पर भेजा जा रहा था। मुझे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस खुद अपने तहफ्फुज में बॉर्डर क्रॉस करवा रहा था। मुतल्लिका इंडियन अफसर कुलसूम के बारे में जरूर पूछेंगे और उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। रात 9 बजे हमने खाना खाया। कुलसूम ने साड़ी की बजाय शलवार तमीज पहन ली थी और अपना जिस्म सुरमई रंग की गर्म चादर में लपेट लिया था। रात के 11:15 बजे मैंने कुलसूम को साथ लिया। एक टैक्सी वाले को मैंने पहले ही कह रखा था, वो होटल के बाहर मेरे इंतजार में था। अटारी अमृतसर से 15 मील दूर है और किसी जमाने में सिख जागीरदारों का बड़ा तस्बा था। पाकिस्तान बन जाने के बाद ये तस्बा बॉर्डर पर आ गया, जिसकी वजह से उसकी पहले वाली हैसियत खत्म होकर रह गई। टैक्सी जीटी रोड पर अटारी की तरफ रवाना थी। अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। अंधेरे में सड़क की दोनों जानिब शीशम के ऊंचे घने दरख्त खामोश खड़े थे। रात काफी सर्द थी। मैंने भी वही लिबास पहन रखा था जो कर्नल ने मेरे लिए भिजवाया था। टैक्सी वाला सिख था और हमारे शलवार कमीज वाले लिबास से उसने यही अंदाजा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा था कि वो आधी रात को हमें बॉर्डर क्रॉस करने पर कुछ हैरान सा है। मैंने उसकी हैरानी को कोई अहमियत न दी। टैक्सी छेहट्टा और गुरुसर सतलानी के रेलवे स्टेशनों को पीछे छोड़ती हुई अब अटारी की तरफ बढ़ी जा रही थी। रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी दूर था कि मैंने टैक्सी रुकवा ली, किराया अदा किया और टैक्सी वाले को रुखसत कर दिया। हम शीशम के दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़े हो गए। मैंने कुलसूम से कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम्हें जिस तरह कहा है वैसे ही करना। कुलसूम ने आहिस्ता से सर हिला दिया। मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मेरे पास अब ब्रीफकेस नहीं था। तमाम आलात जासूसी कमीज के नीचे पहनी हुई सदरी की जेबों में थे। हाथ में सिर्फ रुमाल में लिपटी टोपी थी। मैं कुलसूम को दरख्तों के नीचे छोड़कर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। रेलवे स्टेशन छोटा सा था। रात के वक्त बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। मेहराबदार गेट के वस्त में एक बल्ब रोशन था। मैं कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे बने हुए ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। कोई 5 मिनट गुजरे होंगे कि जीटी रोड पर दरख्तों में किसी जगह एक जीप रुकने की आवाज सुनाई थी। अंधेरे की वजह से मुझे जीप नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि जिस शख्स को आना था वो आ गया है। सड़क पर एक कुबड़ा आदमी लाठी टेकता आहिस्ता आहिस्ता चलता मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके जिस्म पर चीथड़े लटक रहे थे। वज़ाक़ता से वो कोई भिखारी लगता था। मेरे करीब आकर उसने लाठी जरा सी उठाकर कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं खामोश रहा। उसने हथेली फैलाकर कहा, थोड़ा सा पाम ऑयल दे दो। सर में बड़ी खुश्की हो गई है महाशय जी। ये वही आदमी था जिसका मुझे इंतजार था। उसने पाम ऑयल का कोड बोल दिया था। अब मुझे उसे कोड बताना था। मैंने कहा, बाबा मेरे पास पाम ऑयल था मगर नारू मनी ले गया, माफ कर देना। उसने सड़क पर आहिस्ता से लाठी मारकर कहा, अब अपना नंबर भी बता दो महाशय। मैंने ओके 5 दोहराया तो वो सीधा होकर खड़ा हो गया। अब वो कुबड़ा नहीं था। लाठी दरख्तों की तरफ करके बोला, हमारी जीप वहां खड़ी है, मेरे साथ चलो। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जीप सड़क से जरा दूर कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। मैंने कनखियों से देखा, कुलसूम उस जगह नहीं थी जहां मैं उसे छोड़कर गया था। जीप छत वाली थी और उसके पीछे भी तरपाल पड़ी हुई थी। जासूस खुद उसे ड्राइव करके लाया था। जीप के पास पहुंचकर जासूस बोला, पीछे बैठ जाओ, तरपाल गिराए रखना। मैं तरपाल उठाकर जीप में दाखिल हुआ तो मेरी हिदायत के मुताबिक कुलसूम सीटों के दरमियान दुबक कर बैठी हुई थी। जीप आगे रवाना हो गई। ये मैंने हवा में तीर चलाया था। मैंने ये तसव्वुर कर लिया था कि मुझे जो कोई भी लेने आएगा जीप या गाड़ी में आएगा और यकीनन वो अकेला ही होगा। कुलसूम को मैंने हिदायत की थी कि जो ही कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर खड़ी हो और उसमें से कोई मशकूक किस्म का आदमी निकले तो वो जल्दी से गाड़ी में छुप कर बैठ जाए। मैंने एक रिस्क लिया था जिसमें मैं कामयाब हो गया। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे। हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बाहर कोई फौजी बात कर रहा था।
जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला, सैल्यूट की आवाज आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी। इसका मतलब था कि बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कुलसुम के कांधे को जरा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतरकर अंधेरे में छुप जाना। उसने आहिस्ता से असबात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कुलसुम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सुआ बंद किया था, ये किसने खोल दिया? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था, आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। उसने आहिस्ता से यूं ही सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कुलसुम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और दो एक बार गर्दन मोड़कर देखने में भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरी शलवार के पांचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गए और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचे वो इलाका नहीं था जहां से कभी मैं करौंडिया स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये उससे मुल्हिका इलाका था। उस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कुलसुम हमारा सुराग न खोते। खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाएगा, बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय बॉर्डर पुलिस के साथ मिले होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठड़ी नजर आ गई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठड़ी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा। एक इंसानी साया तारीकी में सरकंडों के पास खड़ा था। ये कुलसुम थी। वो सूरत हाल की नजाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठड़ी की तरफ जाता देखकर वो भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठड़ी में 2 सिख बैठे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस करवा कर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कुलसुम का इंतजार था और उसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठरी में जाना चाहता था। कुलसुम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गई। मैंने उसे हिदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगिंदर बनी रहे। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालची मिजाज का भी तजुर्बा था। चुनाचे मैंने 1000 रुपए के नोट अपने पास रख लिए थे। कुलसुम ने सहमी हुई आवाज में कहा, आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूंगी। मैंने उसे हिदायत की कि वो ज्यादा बात न करे, खामोश रहे, मैं बात करूंगा। कुलसुम का मामला भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों को रुपए का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा इसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निमट सकता था। मैं कुलसुम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाजा नीमवा था। अंदर लैंप की रोशनी फैली थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में यही नाम बताकर गया था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ जवान। मैं कुलसुम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था। फजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे हुए थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप चल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कुलसुम को देखा तो उसे देखते ही रह गए। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए पंजाबी में कहा, कर्नल साहब, एनू वी स्मगल करना है। मैंने कहा, ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है। 2 दिन हुए जालंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था। मेरी बीवी जोगिंदर कौर का नाम भी उस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर ये पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर न पहुंच सकी। अब ये उसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी कि मुझे ननकाना साहब ले चलो। चुनाचे मैं इसे अपने साथ ले आया। इसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा। ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेजी से ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गए। दूसरा सिख बोला, लेकिन कर्नल साहब, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा कि मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर सिख के आगे रख दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें दुगना खतरा मोल लेना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा। तुम्हारी रकम वहां महफूज हो जाएगी। मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं। अगर खुद फेरा ना लगाएं तो माल किसी के हाथ भेज देते हैं।
और फिर किसी रोज खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूं वो बॉर्डर क्रॉस करने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अक्ल में आ गई। उसने मूछें मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल लेकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना। उसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियां बंद थी। इनमें कस्तूरी और जाफरान है। फिर उसने मुझे बरकत होटल वाले का पता बता दिया। कुलसुम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी अमानत बाहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे उनकी वसातत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा, दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने के कोई निस्फ घंटे बाद उठा और मुझे और कुलसुम को लेकर बॉर्डर पार करवाने के लिए चल पड़ा। हमारे चारों तरफ हू का सा आलम तारी था। रास्ते में कहीं खेत आ जाते और कहीं वीराना शुरू हो जाता। उस इलाके से मैंने पहले कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। पहलवान सिख आगे आगे चल रहा था। एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला, कर्नल साहब, तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए? फिर तुमने मुसलमानों वाली शक्ल बना रखी है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माफ करना महाराज, ये तुम्हारा सरकारी मामला है। मैं फिर भी खामोश रहा। हम एक खुश्क नाले में से गुजर कर ऊपर आए तो सामने दरख्तों में 2-4 उभरी हुई ढेरियां सी दिखाई दी। सिख स्मगलर रुक गया और ढेरियों की तरफ इशारा करके बोला, ये अपनी फौज के मोर्चे हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, इन्हें तुम्हारी इत्तला मिल चुकी है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ क्योंकि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो झुककर चलता हुआ एक मोर्चे की तरफ बढ़ गया। कुलसुम मेरे करीब खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म कांप रहा है। ये सर्दी की वजह से नहीं बल्कि मौत के खौफ की वजह से था। कुलसुम ने मुझसे पूछा कि उस स्मगलर ने ये क्यों कहा था कि ये एक सरकारी मामला है। मैंने कुलसुम को अपने बारे में ना हकीकत बताई थी और ना ही बताना चाहता था। सिख स्मगलर की हिमाकत के बायस उस पर किसी हद तक बात खुल गई थी। मैंने फौरन ये कहकर उसका ज़हन साफ कर दिया कि ये स्मगलर इंडियन फौजियों और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी मिले होते हैं। मैंने इंडियन इंटेलिजेंस वालों को भी रिश्वत दे रखी है। कुलसुम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद पहलवान सिख स्मगलर झुका झुका वापस आया और बोला, मोर्चे के बाएं जाने 15 फुट के फासले पर जाकर जमीन पर बैठ जाना, बस बाकी काम वहां का हवालदार गंगा प्रसाद खुद करेगा। ये कहकर वो सिख स्मगलर वापस चला गया। मैंने कुलसुम को साथ लिया और अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता मोर्चे से जरा हटकर आगे बढ़ने लगा। जहां जमीन पर सख्त घास उगी हुई थी जो शबनम में गीले कांटों की तरह लग रही थी। स्मगलर की हिदायत के मुताबिक मैं कुलसुम के साथ भारतीय मोर्चे से कोई 15 फुट दूर होकर बैठ गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। मोर्चे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूर किसी जीप के गुजरने की आवाज सुनाई थी। ये पाकिस्तान या इंडिया की गश्ती पार्टी थी जो रात के वक्त सरहद के साथ साथ घूम रही थी। जब ये आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो मुझे मोर्चे में से एक इंसानी साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये हवालदार गंगा प्रसाद था। उसने खिलते हुए सब्ज रंग की वर्दी पहन रखी थी। उसके कांधे से राइफल लटक रही थी। करीब आकर वो भी जमीन पर बैठ गया। अंधेरे में उसकी प्याजी आंखें किसी खूंखार बिल्ले की आंखों की तरह चमक रही थी। कर्नल साहब, रास्ता साफ है। पेट्रोल पार्टी दूर निकल चुकी है। सामने जो आधे फरलांग का मैदान है उसे भाग कर पार कर जाओ, आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। एक ऊंचा टीला आएगा, उसके साथ खुश्क दरिया शुरू हो जाता है। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसने गर्दन एक तरफ करके मेरे पीछे गठड़ी बनी कुलसुम को देखा और पूछा, ये कौन है? मेरा ख्याल था कि सिख स्मगलर ने कुलसुम के बारे में उसे बताया होगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने हवालदार गंगा प्रसाद को बताया कि ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है और ननकाना साहब वाले जत्थे से रह गई है, ये जत्थे के साथ अपने आप वापस आ जाई थी। हवालदार की गर्दन तन गई। हमें 2 आदमियों को नहीं, एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने का ऑर्डर मिला है। हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सूबेदार को रिपोर्ट करने का मतलब ये था कि मेरा राज तश्तज़बाम हो जाएगा, सारे किए कराए पर पानी फिर जाता और मैं अलग गिरफ्तार हो जाता। मैंने थैला रखकर दबी जबान में हवालदार से कहा, इसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा। वो बोला, हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हम रिपोर्ट करने जाता है, तुम इधर ही ठहरेगा। वो हरियाणा का जांगली था। फौरन अपने सूबेदार को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। मोर्चा वहां से 15-20 फुट के फासले पर था, मगर हमारी तरफ मोर्चे की पुश्त थी और वहां गहरी खामोशी और अंधेरा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। हवालदार यूं ही घूमा, मैं अपनी जगह से बगैर आवाज के उछला और दूसरे ही लम्हे हवालदार जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजों में जकड़ी हुई थी। सिर्फ एक बार खरखर की आवाज आई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए अपने जिस्म को पूरी ताकत से उछाला, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से न निकल सकी। दूसरे ही लम्हे वो बेजान हो चुका था। कुलसुम थर-थर कांप रही थी। मैंने हवालदार की लाश पीछे घसीट ली और कुलसुम को पीछे आने का इशारा किया। हवालदार की राइफल मेरे कांधे से लटक रही थी और मैं उसे चुक कर अंधेरे में घसीटता मिस फरलांग का बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा था। कुलसुम मेरे पीछे तेज तेज दौड़ रही थी। मैं जितनी तेजी से चल सकता था लाश लेकर वहां से निकल गया। दूसरी जानिब सफेद रंग की छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थी। ये पाकिस्तानी बॉर्डर की लकीर थी। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। सामने टीला गया। उसके पहलू में दरिया था जिसका पार्ट खुश्क था। ये रावी था।
मैं हवालदार की लाश घसीटते हुए थक गया था, जहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मोर्चे भी हो सकते थे, मगर मुझे ऐसी जगह से सरहद पार कराई गई थी जो पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के दो मोर्चों के दरमियान वाक़ थी। दरिया में टीले के साए में किनारे किनारे सरकंडे उगे हुए थे। लाश को काफी आगे ले जाकर मैं रेत पर लेट गया। कुलसूम भी मेरे साथ ही सिमट कर बैठ गई और बोली, ये आपने क्या किया? इस लाश को कहाँ ले जाएंगे? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर हवालदार की राइफल से सरकंडों के करीब ही दरिया की गीली और नर्म रेतली जमीन खोद कर एक गड्ढा बनाया और लाश उसमें डालकर रेत से गड्ढा पुर कर दिया। मैं हवालदार की लाश को भारतीय बॉर्डर के एरिया में नहीं छोड़ना चाहता था। जाहिर है उसकी कंपनी के आदमियों को उसकी लाश मिल जाती और मोर्चे में शब्द इसी नतीजे पर पहुंचते कि उसे मैंने हलाक किया है। ये बड़ी खतरनाक बात होती। चुनाचे मैंने लाश को पाकिस्तानी इलाके में दफन कर दिया। जब दरिया में पानी आएगा तो लाश बहकर आगे निकल जाएगी। अगर जंगली दरिंदों ने लाश को बाहर भी खींच लिया तो भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स वाले यही समझेंगे कि ये इंडियन हवालदार गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था और इसी वजह से मारा गया है। मैंने कुलसुम को साथ लिया और दरिया के ऊंचे किनारे की ओट में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आसमान सितारों से भरा हुआ था। सर्दी खूब पड़ रही थी। आसमान के मशरिकी किनारों पर नीली रोशनी का गुबार उभरना शुरू हो गया था। गोया रात ढल रही थी और पौ फटने वाली थी। मेरे एक हाथ में जाफरान और कस्तूरी वाला थैला था। अपनी तराकली टोपी मैंने बगल में दबा रखी थी। जब हम काफी आगे जाकर दरिया के खुश्क पार्ट से निकलकर किनारे के सरकंडों में पहुंचे तो मैंने टोपी पहन ली। अब हम पाकिस्तान की सरजमीन पर थे। मैंने कुलसुम को भी तसल्ली दी कि हम अपने वतन अजीज में पहुंच चुके हैं, मगर वो अभी तक घबराई हुई थी और उससे बात नहीं हो रही थी। हिंदू हवालदार के कहने के मुताबिक आगे जो कच्ची सड़क शुरू हुई थी वो लाहौर छावनी की तरफ जाती थी। एक जानिब से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने कुलसुम को सरकंडों की ओट में खींच लिया। एक फौजी ट्रक गर्द के बादल उड़ाता हमारे करीब से गुजर गया। दफतन दूर किसी गांव की मस्जिद से सुबह की अजान बुलंद हुई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। कुलसुम किबला रूह होकर जमीन पर बैठ गई। उसने खुदा के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। मैंने उसे उठाना चाहा तो वो सिसकियां भरने लगी। उसे अपने माँ बाप याद आ रहे थे जिनकी लाशें बांग्लादेश की किसी नाले में फेंक दी गई थी। हिंदू हवालदार ने ठीक कहा था। कुछ दूर मगरिब की तरफ चलने के बाद हम कच्ची सड़क पर निकल आए। मैंने उस सड़क को पहचान लिया। दोनों जानिब शीशम के दरख्त थे। 2 मंजिला बस हमारे करीब से होकर बॉर्डर वाले आखिरी स्टॉप की तरफ चली गई। एक छकड़ा लाहौर की तरफ जा रहा था जिस पर गोभी लदी हुई थी। कुलसुम ने कहा कि वो थक गई है। वो एक जगह दरख्त के नीचे बैठ गई। मैं 2 मंजिला बस की वापसी का इंतजार करने लगा, लेकिन बस के आने से पहले सड़क पर दिन की धुंधली रोशनी में एक खाली छकड़ा आ गया। मैंने उसे रोक लिया। वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। मैंने उसे 20 रुपए दिए और कुलसुम के साथ छकड़े में बैठ गया। मैंने छकड़े वाले से सुकुत ढाका के बारे में बात की तो वो फट पड़ा। हमें तो लीडरों ने मरवा दिया, वरना हमारी फौज बहादुरी से लड़ी है। सुकुत ढाका का जख्म ताजा ताजा था। छकड़े वाले पाकिस्तानी के दिल का दर्द सारे पाकिस्तान के दिल का दर्द था। उस मेहनत कश की आवाज सारी कौम की आवाज और सारी कौम का रद्द अमल था। जूं जूं छकड़ा शहर की फजाओं में दाखिल हो रहा था और दिन निकल रहा था, रौनक बढ़ती जा रही थी। लाहौर की फजा मुझे बुझी बुझी सी और उदास लगी। उसकी वजह जाहिर थी। छकड़ा लाहौर रेलवे स्टेशन के अल्लामा इकबाल रोड वाले एक अड्डे पर रुक गया, जहां पहले से ही बहुत से खाली छकड़े खड़े थे। मैंने कुलसुम को सहारा देकर उतारा। एक लंबे मुद्दत के बाद मैं अपने शहर लाहौर आया था। मेरा हुलिया ये था कि मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी तो सर पर जिनाह कैप और पाँव में पेशावरी चप्पल थी। शलवार तमीज पर मेल होरे रंग की चादर ली हुई थी। मैं शक्ल सूरत से एक मुदब्बर किस्म का स्कूल टीचर लग रहा था। मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के बारे में पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताऊंगा। मैंने अपने आप को अपने माँ बाप के बारे में पहले भी नहीं बताया था और अब भी नहीं बताऊंगा। मैं इस बात का तज़किरा भी पसंद नहीं करता कि मैं अपनी मौत की मुहिम से वापस लाहौर आकर अपने घर वालों से मिला या नहीं। ताहम लाहौर की फजा में मुझे एक तरह की अपनायत और सुकून का एहसास हो रहा था। कुलसुम के चेहरे से भी इत्मीनान झलकने लगा। मैं उसे उसके माँ बाप के घर फैसलाबाद ले जाना चाहता था। उसने कहा, यहाँ लाहौर के वसनपुरे में मेरी एक खाला का घर है, मुझे वहां पहुंचा दो। कुलसुम की खाला का घर वसनपुरे की एक तंग गली में था। कुलसुम को देखकर पहले तो उसकी खाला सकते में रह गई, फिर चीख मार कर उसे गले लगा लिया। जब उसे पता चला कि ढाका में सब शहीद हो गए हैं तो घर भर में कोहराम मच गया। मैं इस चीखो पुकार से फायदा उठाते हुए वहां से खिसक आया। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि वहां से मैं अपने घर चला गया। घर वालों को अपने बारे में क्या बताया, दोस्तों के आगे क्या कहानी बयान की, फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ का क्या जवाब पेश किया, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ 2 दिन अपने घर वालों के पास रहा और फिर एक रात कराची जाने का बहाना बनाकर इंटरनेशनल होटल में आ गया। एक गम बुरी तरह खाया जा रहा था। मुझे इंडियन जासूस के फेस में लाहौर में किताबों की एक दुकान खुलवा कर दी जाने वाली थी और लाहौर में मेरे वालिदैन और दोस्त अहबाब भी थे। ये बात कतई नामुमकिन थी कि मैं लाहौर में कोई कारोबार करूं और मेरी जान पहचान वाले मुझे मिलने ना आए।
मैं असल में कौन हूँ? मैं कर्नल गुरमीत सिंह से नहीं कह सकता था कि मुझे लाहौर में रहना पसंद नहीं, क्योंकि मेरी पसंद नापसंद की कोई हैसियत ही नहीं थी। अब लाहौर पहुंचकर मैं इस इंतजार में था कि जासूस मुझसे मिले और मैं उससे ये बहाना करूं कि लाहौर का पानी मुझे मुआफिक नहीं आया, इसलिए मुझे पिंडी में दुकान खुलवा दी जाए। मेरे पास बड़ी खतरनाक अहमियत की अशिया थी। मैंने कोड बुक, ट्रांसमीटर और V2 गोलियां एक कपड़े में लपेट कर बनियान के नीचे अपने कमर के गिर्द बांध रखी थी। लेकिन रात को होटल के कमरे में लेटे लेटे मुझे ख्याल आया कि कम से कम जहरीला सिगार जरूर अपनी जेब में निकाल कर रख लेना चाहिए, किसी वक्त भी खतरा पेश आ सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में और खास तौर पर लाहौर में भारत के कितने जासूस हैं और कौन कौन मेरी निगरानी कर रहा है। अगर उन्हें किसी जरिए से ये मालूम हो गया कि मैं हकीकत में लाहौर का बाशिंदा हूँ और पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, तो वो मुझे हलाक करने में जरा सा भी तौक़ुफ़ नहीं करेंगे। चुनाचे मैंने एक सिगार निकाल कर जेब में रख लिया। मुझे ये सोचकर हंसी आई कि मैं पाकिस्तान में भारतीय जासूस की हैसियत से दाखिल हुआ हूँ। बज़ाहिर मैं बड़ा खतरनाक और अहम तरीन भारतीय जासूस था, लेकिन हकीकत में मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह या इदारे के किसी जिम्मेदार रुकन से खुफिया तौर पर मिलकर पाकिस्तान में मशरूफ़ अमल भारतीय जासूसों के बारे में मालूमात फराहम करनी थी, ताकि पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का कला कमा हो सके। पाकिस्तान में भारत के कई जासूस काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से मिलने की हिदायत की गई थी, जो गुज़श्ता 10 साल से फैसलाबाद में मास्टर फिरोजद्दीन के नाम से खड़ी साज की दुकान चला रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे दूसरे भारतीय जासूसों की निशानदेही करवा सकती थी, मगर मैं उस जासूस को इस किस्म के हालात पैदा करके पकड़वाना चाहता था कि इंडियन इंटेलिजेंस को मुझ पर जरा सा भी शक न हो, बल्कि मैं चाहता था कि उसके साथ मैं भी पकड़ा जाऊं और बाद में पाकिस्तानी पुलिस के ताउन से फरार हो जाऊं। यह काम पेचीदा और गौर तलब था। इलावा अजीम, मुझे पाकिस्तान में ऐसे अनासिर से भी मुतल्लिका महकमे को खबरदार करना था जिन्हें भारतीय हुकूमत अपने जासूसों के जरिए मुल्क दुश्मन लिटरेचर और रुपया पैसा फराहम कर रही थी। यकीनन ये वो हिंदू अनासिर थे जो सिंध में पाकिस्तानी बनकर कारोबार कर रहे थे। जिन 4 सियासतदानों के बारे में मुझे बताया गया था वो पहले पाकिस्तान से अलहदगी की तहरीक में पेश थे, लेकिन अब पाकिस्तान का इस्तेहकाम और यकजहती की बातें करने लगे थे, और जिन्हें मुझे V2 गोलियां खिलानी थी उनके बारे में मैं तय कर चुका था कि उनके करीब जरूर पहुंचूंगा, मगर उन्हें ख्यालात उलट देने वाली गोलियां नहीं खिलाऊंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर इंडियन इंटेलिजेंस ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान से अलहदगी की बात क्यों नहीं कर रहे, तो कह दूंगा कि मैंने चारों की चारों गोलियां खिला दी हैं। हो सकता है V2 गोलियों का असर न रहा हो। ये मेरे ख्यालात और अज़ाइम थे। आगे जो कुछ होने वाला था, जिस किस्म के हालात पेश आने वाले थे, उनसे बेखबर था और मैं उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि ये मेरे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत का सवाल था और इसके लिए मैं अपनी जान ही कुर्बान नहीं कर सकता था, बल्कि दूसरों की जान भी ले सकता था। होटल इंटरनेशनल में मुझे तीसरा रोज था कि मैं दोपहर का खाना खाकर सिगरेट खरीदने नीचे लॉबी में आया। सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और माल रोड पर निकल आया। गुलाबी जाड़े का मौसम था, बड़ी खुशगवार फजा थी। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सिगरेट का लुत्फ उठाता नहर के पुल पर से उतरकर किनारे किनारे बागबानपुरा की जानिब चल दिया। मुझे यकीन था कि कोई ना कोई भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहा है। चुनाचे बहुत जल्द उस जात शरीफ से मुलाकात हो गई। अभी मियां मीर साहब वाला नहर का पुल काफी दूर था कि बाएं जानिब के दरख्तों में से एक मजजूब सा पतला आदमी निकल कर मेरे सामने आ गया। उसके गले में रंग बिरंग बनकों की मालाएं थी, दाढ़ी लंबी थी। वो मेरे पहलू में आहिस्ता आहिस्ता धमाल डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने रक्स करते हुए मेरी तरफ गर्दन झुकाकर पाम ऑयल कहा तो मैं रुक गया और आहिस्ता से कहा, मिशन पाम ऑयल नारुमनी। मेरे होंठों से इन अल्फाज का निकलना था कि मजजूब ने रक्स करते हुए मेरे गिर्द एक चक्कर लगाया और बोला, बेटा जहां बैठ जाओ, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे। एक कार हमारे करीब से गुजर गई। 3 आदमी जो माली लगते थे भारतीय जासूस को मजजूब समझकर हमारे करीब आकर रुक गए। भारतीय जासूस ने मजजूबों की तरह ईंट उठा ली और याहू हक का नारा लगाकर कहा, भाग जाओ नहीं तो जला डालूंगा। वो तीनों भाग गए तो भारतीय जासूस मुझे लेकर नहर के किनारे घास पर मोरपंख के पौधे के पास बैठ गया और मेरा हाथ देखते हुए बोला, कर्नल मनी, नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें कल दिन के 10 बजे रावलपिंडी पहुंचकर रिपोर्ट करनी होगी। रावलपिंडी स्टेशन पर 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में तुम्हें चाय के एक स्टॉल पर एक आदमी चाय पीता मिलेगा। उसके गले में सुर्ख रुमाल बंधा होगा। तुम्हें अगला प्रोग्राम वही बताएगा। इतना कहकर वो याहू या हक का नारा लगाता हुआ उठा और धमाल डालता सड़क से उतरकर दरख्तों की तरफ चल दिया। मैं वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना था। मैं रात की बस पकड़कर सुबह पिंडी पहुंच सकता था। इस नए ऑर्डर से मुझे गोना इत्मीनान हुआ कि मेरा दायरा कार लाहौर की बजाय रावलपिंडी मुतय्यन किया जा रहा है, जहां मुझे कोई नहीं जानता। वक्त जाया करने की बजाय मैंने ब्रीफकेस उठाया, होटल का बिल अदा किया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया, जहां से एक वैगन पकड़ी और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया।
सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं अखबार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतजार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बेजार बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर तवील इंतजार की बोरियत थी। मेरी नजरें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहां दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिससे मिलने के लिए मुझे हिदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर उसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। उसके खदोखाल पोटोहार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला और सर के खशखशी बालों में सफेदी झलक रही थी। वो मुझे हरियाणा का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे। मैं इस इंतजार में था कि लोग कम हो तो जाकर उसे अपनी शनाख्त करवा दूं और उसकी शनाख्त तलब करूं। वो भी शायद इसी इंतजार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कनखियों से मुझे देख लेता। मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काटकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुककर बोला, मौलवी साहब क्या टाइम हुआ है। मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ की वजह से उसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक्त देखकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने जरा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियां जाने वाली गाड़ी कब रवाना होगी। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब। मैंने जवाब में कहा पेशावर जाऊंगा। न तो मैं उससे शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही उसने इस ज़मन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा पाम ऑयल। वो खामोश हो गया। उसने थैले में से अखबार निकालकर खोला और उस पर नजरें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया। मैंने कहा कर्नल नारू। मैंने आगे का लफ्ज नहीं बोला और उसकी शनाख्त के लिए उसकी तरफ देखा। वो बोला कर्नल नारूमनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शनाख्त कर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाएं जानिब दरख्तों में घिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डनिया की बाड़ थी। उसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो उस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। उसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिखाया। उस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं उसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लिखूंगा। आप यूं समझ लें कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है। मेरे साथी ने मुझसे उस सियासतदान का तारुफ करवाते हुए उसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सकते, लेकिन हम कुछ अरसा कबल इसे अपने एक खास आदमी के जरिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद इसने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयान देने शुरू कर दिए। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाह है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम इस बात से ही मुतमईन थे कि ये हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से इसने एक बार फिर हुकूमत के हक में बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक रखता है जहाँ के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलिम दीन की शक्ल में उस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फकीरे के चक्करों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तवहुमात का शिकार हैं और तुम उन्हें आसानी से काबू कर सकते हो। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहा, इस तस्वीर को गौर से देख लो। मैंने अखबार का टुकड़ा उससे ले लिया, उसे बज़ाहिर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। उसने अखबार के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दिया। फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली। उसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर मेरे हाथ में देकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की लड़की है। इसका असली नाम सिंधिया है, लेकिन ये शबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। ये अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी। हमने इसे अपने खुफिया स्टाफ में शामिल कर लिया, क्योंकि ये न सिर्फ अंग्रेजी रवानी से बोल लेती है बल्कि मुसलमानों के रस्म व रिवाज से भी वाकिफ है। इसके हिंदू माता पिता मर चुके
चुके हैं। ये अमृतसर में अपनी खाला के पास रहती थी। हमने इसे 2 साल की ट्रेनिंग दी और स्मगल करवा कर एक मॉडल गर्ल की हैसियत से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। अपने हुस्न की वजह से ये ऊंचे तबके में बेहद मकबूल है और हमें बड़े कीमती सरकारी और सियासी राज ला कर देती है। तुम इससे भी मिलोगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस सियासतदान वाली मुहिम को सर करना है। शबाना उर्फ सिंधिया वाकई हसीन थी। उसके हुस्न जहां से उससे बचने के लिए जरूरी था कि आदमी जबरदस्त किरदार का मालिक हो। वो बोला, तुम अपने आप को जहां चाहे जिस तरीके से भी मुतारिफ करवाओ, लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद के किसी बेहतरीन होटल में रिहाइश इख्तियार करनी होगी। इसके लिए तुम्हें रकम बाकायदा मिलती रहेगी। मैं तुम्हें बार बार नहीं मिल सकता। तुम अपने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए 162.2 पर मुझे कॉल कर सकते हो। अगर कोई मशवरा लेना हो तो तुम शबाना से भी मिलकर बात कर सकते हो। उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। तुम्हारी एक तस्वीर भी उसे भेज दी गई है। उसने कहा और शबाना की उस कोठी का नंबर बताया जहां वो एक उधेड़ उम्र की मुसलमान नौकरानी के साथ तन्हा रह रही थी। मैंने एड्रेस अपनी नोटबुक में लिख लिया। मेरे साथी ने बड़ी होशियारी से चारों तरफ निगाह दौड़ाई, फिर थैले में से एक लिफाफा निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। इसमें 5,000 रुपए हैं, अभी इनसे काम चलाओ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मजीद रुपए मुहैया किए जाएंगे। तुम्हारा मिशन बहुत जल्द मुकम्मल हो जाना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट उस वक्त का बेताबी से इंतजार कर रही है जब ये सियासतदान जहां की हुकूमत के खिलाफ दोबारा बयान देना शुरू करेगा। इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें दूसरे 3 सियासतदानों की काया पलटने का काम सौंपा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे जाने के 15 मिनट बाद यहाँ से उठना। वो उठा और ग्राउंड से निकल गया। मैं कुतुबुद्दीन के बारे में सोचने लगा, जो आजकल अपने सूबे की अलहदगी की बात नहीं करता था, और इसके बायस भारतीय हुकूमत को तशवीश थी, क्योंकि सूबा सिंध का ये लीडर कुतुबुद्दीन बुनियादी तौर पर एक मुहिब वतन इंसान था और मुल्की हालात के पेश नजर पाकिस्तान की सालमियत के हक में बयान दे रहा था, और उसे भारतीय हुकूमत अभी तक न खरीद सकी थी, वरना ये मोर्चा इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कब का फतह कर लिया होता। मुझे इसी मोर्चे को किसी दूसरे अंदाज में सर करने के लिए यहाँ लाया गया था। 15 मिनट बाद मैं ग्राउंड से निकलकर अपने सतर वाले होटल में आ गया। मुझे उस होटल को छोड़कर इस्लामाबाद के किसी जदीद होटल में जाने के लिए कहा गया था। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था? पैसा भारतीय हुकूमत का खर्च हो रहा था। मैंने टैक्सी पकड़ ली और इस्लामाबाद के एक शानदार होटल में जाकर एक कमरा ले लिया और वहां अपना नाम सैयद पीर शराफत अली लिखवाया। एक बात आया थी कि मैं V2 गोलियां अपने मुल्क के किसी सियासतदान को खिलाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि ये चारों सियासतदान कम से कम हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दें, ताकि इंडियन हुकूमत को ये यकीन हो जाए कि उनका जासूस कर्नल मनी यानी मैं अपने फराइज बड़ी खूबी से अदा कर रहा हूँ। ये बड़ा कठिन और पेचीदा काम था, लेकिन मैंने उसके लिए एक मंसूबा तैयार कर लिया। इस्लामाबाद में भी भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहे थे। जाहिर है वो मेरी एक एक हरकत की रिपोर्ट तैयार करके इंडियन सिफारत खाने के जरिए जब बराह रास्त रेडियो सिग्नल की मदद से अपनी हुकूमत को भिजवा रहे थे। चुनाचे मैं उनकी शुकूक व शुबहात से बचने के लिए उन्हीं की बताई हुई हिकमत अमली पर चलना चाहता था। मैंने होटल में कमरा लेते ही अखबार में एक इश्तिहार दे दिया कि पंजाब के सैयद पीर शराफत अली साहब इस्लामाबाद में क़याम पजीर हैं और दुआ व वज़ाइफ के वसीले से दुखी इंसानियत की खिदमत का अज़्म रखते हैं। हाजतमंद हजरात सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उन्हें होटल में मिल सकते हैं। किसी से कोई नजराना या फीस नहीं ली जाएगी। इश्तिहार का शाया होना था कि मेरे कमरे के बाहर लोगों की कतार लग गई। मैंने भी नकली पीर का बाकायदा ढोंग रचा दिया। कोई आकर अपनी कारोबारी तबाही का रोना रोता, कोई अपनी बीमारी का जिक्र करता। किसी को ये वहम था कि उस पर आसेब है। मैं दिल में 5 बार खुदा का नाम लेकर बड़ी नेकनियती से उन्हें दम करके रुखसत कर देता। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी कारगुजारी से निगरान भारतीय जासूस को इत्मीनान हो गया होगा, तो मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर कुतुबुद्दीन से राब्ता पैदा करने का फैसला कर लिया। ये सियासी लीडर इस्लामाबाद में अपने एक जागीरदार दोस्त के आलीशान बंगले में मुकीम था। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। इस दौरान इस्लामाबाद में अखबारों के जरिए मेरी बतौर एक रूहानी आमिल के पब्लिसिटी हो चुकी थी। मैंने कुतुबुद्दीन के सेक्रेटरी को फोन किया तो उसने फौरन मुझे अपने लीडर से मिलवा दिया। कुतुबुद्दीन मुझसे फोन पर बात करके बेहद खुश हुआ। अगरचे ये लीडर बड़ा जबरदस्त था, मगर आदमी बेहद ज़ईफुल एतकाद था, पीरो फकीरों का कदरदान था। उसने मुझे रात के खाने की दावत दे दी। 7 बजे शाम कुतुबुद्दीन की एक शानदार कार मुझे लेने के लिए होटल पहुंची। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल सज्जादा नशीनों जैसा बना रखा था और मेरा लिबास आला तरीन खुशबुओं में बसा हुआ था। कुतुबुद्दीन अपने जागीरदार मोमर दोस्त के हमरा बंगले के दरवाजे पर हार लिए मौजूद था। मुझे जदीद तरीन ड्राइंग रूम में ले जाया गया।
नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिर रहे थे। मैं कभी किसी दीदी मसले पर थोड़ा सा इजहार ख्याल करता और कभी आंखें बंद करके वजीफा पढ़ना शुरू कर देता। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। रात 11 बजे मैं होटल वापस जाने के लिए उठा तो कुतुबुद्दीन और उसके जागीरदार दोस्त ने इसरार किया कि मैं उन्हीं के यहाँ कयाम करूं। मैं खुद भी यही चाहता था। चुनाचे मामूली से इनकार के बाद रजामंद हो गया। मैं जानता था कि मेरी इस कारगुजारी पर भारतीय सीक्रेट सर्विस बहुत खुश हुई होगी। अब वो लोग इस इंतजार में होंगे कि मैं कुतुबुद्दीन को कब V2 गोलियां खिलाता हूं और वो कब हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी शुरू करता है। ये बड़ा ही पेचीदा मसला था। अगर मेरे मिशन में भारत वापस जाकर एटमी प्लांट को तबाह करना शामिल न होता तो मैं पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारतीय जासूस को गिरफ्तार करवा देता और अपने आप को जाहिर कर देता। लेकिन मुझे अभी अपने मिशन को कामयाब बनाकर वापस जाना था ताकि इंडियन सीक्रेट सर्विस की नजरों में मेरी पोजीशन मजबूत हो जाए और मैं भारत में पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों को हमेशा हमेशा के लिए कुचल सकूं। मेरी कामयाबी का राज इसी में पोशीदा था कि जिन पाकिस्तानी सियासी लीडरों को मैं V2 गोलियां खिलाने आया था वो ये गोलियां खाए बगैर ही हुकूमत के खिलाफ बयानात दे दें। मेरे कहने पर ये लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बयान नहीं दे सकते थे और जब तक ये इस किस्म के 2-4 बयान नहीं देते भारतीय सीक्रेट सर्विस को मेरी कारकर्दगी का यकीन नहीं आ सकता था। एक ख्याल ये भी आया कि क्यों न मैं कुतुबुद्दीन को V2 गोली खिला दूं। फिर सोचा कि हो सकता है ये गोली वाकई असरअंगेज हो और वो सियासी लीडर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी की बाकायदा मुहिम शुरू कर दें। ये मैं नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि कुतुबुद्दीन इस किस्म के 1 या 2 बयान दे दे जिनमें हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी की गई हो। अचानक एक तदबीर मेरे जहन में आ गई। एक रूहानी पेशवा की हैसियत से कुतुबुद्दीन मुझसे बेहद मुतासिर हैं। मैं अपने उस रूहानी असर का फायदा उठा सकता हूँ। ये तदबीर मुझे पसंद आ गई। चुनांचे एक रोज दोपहर के खाने पर जब कमरे में कुतुबुद्दीन और उसका जागीरदार दोस्त भी मौजूद था मैंने अचानक आंखें बंद कर ली। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त बातें करते करते एकदम चुप हो गए। मैंने बुलंद आवाज में कुछ दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक मैं उन दुआओं का विर्द करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरे मुरीदों पर काफी असर हो चुका है तो मैंने आंखें खोल दी। कुतुबुद्दीन और उसका दोस्त अदब से दस्तरखान पर बैठे थे। मैंने अपना हाथ कुतुबुद्दीन के सर पर रख दिया और आवाज में जलाल पैदा करके बोला, कुतुबुद्दीन तुझ पर आई हुई बला टल गई है। तेरे उरूज का सितारा तुलू हो गया है। सियासी लीडर का चेहरा खुशी से दमक उठा। मैंने बाजू फजा में बुलंद करते हुए कहा, मुझे कश्फ हुआ है कि तू इस मुल्क में आला तरीन मनशब हासिल कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी हिदायत पर अमल करना होगा। क्या तू ऐसा करने पर तैयार है? कुतुबुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शाह जी आप जैसा हुक्म करेंगे मैं वैसे ही करूंगा। मैंने मजीद जलाल में आते हुए कहा, तो सुनो, आज के बाद तुम्हें हफ्ते में एक बार हुकूमत की किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी जरूर करनी होगी। ये नुक्ताचीनी एक खास तामीरी हद के अंदर होगी। वो बोला, हुजूर हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर होने की हैसियत से मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप हुक्म करें तो हुकूमत ने जो नए टैक्स लगाए हैं उनके खिलाफ मैं कल ही एक मातदिल बयान जारी कर दूं। मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। कम से कम 3 माह तक तुम्हें इस किस्म की नुक्ताचीनी हफ्ते में एक बार जरूर करनी होगी। वो बोला, ऐसा ही होगा हुजूर, लेकिन क्या 3 माह के बाद? मैंने गरजदार आवाज में उसकी बात काट दी और कहा, उसके बाद तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा कि खुदा तुम्हें किस उरूज पर पहुंचाता है। मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर दुआ करूंगा। कुतुबुद्दीन ने अपीदत से मेरे हाथ चूम कर आंखों से लगाए। शाह जी कुछ मेरे हक में भी इरशाद फरमाइए। जागीरदार बोला, मेरी 2 करोड़ की जायदाद के मुकदमे का अभी तक फैसला नहीं हो सका। ये फैसला मेरे हक में हो जाए। मैंने उस मोमर जागीरदार के कांधे को थपथपाते हुए कहा, अल्लाह की तरफ से जो होगा मुनासिब होगा। अगले रोज कुतुबुद्दीन ने मेरी हिदायत के मुताबिक हुकूमत की नए टैक्सों की पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करते हुए एक बयान जारी कर दिया। बयान अखबारों में छप गया। मुझे यकीन था कि यह बयान पाकिस्तान में मौजूद भारतीय जासूसों ने भी पढ़ दिया होगा और सिफारत खाने की तरफ से इंडियन हुकूमत को आगाह कर दिया होगा। गोया कर्नल गुरमीत सिंह और कर्नल गुप्ता को यकीन हो गया होगा कि मैंने उसके बताए हुए 4 लीडरों में से एक को V2 गोली खिला दी है, जबकि तमाम गोलियां मेरे पास उसी तरह महफूज थीं। 2 रोज बाद मैं तन्हा रहने का बहाना करके लीडर के पंगले से उठाया। अपनी मुहिम की पहली कामयाबी का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए मैंने रात 9 बजे अपने कमरे का दरवाजा बंद करके चिटखनी लगाई। बेडरूम में जाकर रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, कोडबुक खोलकर सामने रखी और ट्रांसमीटर ऑन करके दिल्ली में इंडियन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल गुप्ता की फ्रीक्वेंसी मिलाकर सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से फौरन कोड में मिशन का नाम दोहराया गया। मैंने अपना कोड बताया और फिर खुफिया अल्फाज में पैगाम दिया कि मैंने पहले सियासी लीडर को V2 गोली खिला दी है। दूसरी तरफ से कर्नल गुप्ता ने भी कोड अल्फाज में कहा, सियासी लीडर का बयान हमने पढ़ लिया है। पहली कामयाबी पर मुबारकबाद। अब अपने दूसरे टारगेट की तरफ तवज्जो दो और इतनी सी बात के लिए दोबारा राब्ता कायम न करना। तुम इस्लामाबाद में हो और तुम्हारे सिग्नल पकड़े जा सकते हैं। मैं मुतमईन हो गया। मुझे दोबारा सिग्नल देने की क्या जरूरत थी। मैंने कोड बुक और रेडियो ट्रांसमीटर पलंग के पास तांबे के गमले में छुपा कर रख दिया। शाम को कुतुबुद्दीन मेरे होटल आ गया और बहुत इसरार करके खाने पर साथ ले गया। मुझे अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस उन्हें यही ताकीद करके वापस
विश्वास आ गया कि हर हफ्ते इसी किस्म का एक बयान जरूर दे दिया करें। रात 10 बजे मुझे उनकी शानदार गाड़ी होटल वापस छोड़ गई। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फर्श पर एक जर्द लिफाफा पड़ा हुआ था। उसमें मेरे लिए टाइप किया हुआ पैगाम था, पहली कामयाबी मुबारक, 3rd क्लास वेटिंग रूम। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मुबारकबाद का ये पैगाम उस हिंदू जासूस की जानिब से है जो इस्लामाबाद में मुतय्यन है और मुझे पिंडी रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैं इस्लामाबाद से अपने दूसरे टारगेट की तरफ रवाना होने से पहले मॉडल गर्ल और भारतीय जासूसा सिंधिया उर्फ शबाना से मुलाकात करके ये मालूम करना चाहता था कि उसने अपनी पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का जाल कहां तक फैला रखा है और किन सरकारी जराए से वो पाकिस्तान के बारे में कीमती राज हासिल करके भारत पहुंचा रही है। शाम को मैं टैक्सी लेकर उसकी कोठी पहुंच गया जो एक पुरफजा मकाम पर वाक़ थी। एक जानिब सफेदे के दरख्तों तले सुर्ख टोयोटा कार खड़ी थी। कमरे में रोशनी हो रही थी। एक कमरे में से अंग्रेजी म्यूजिक की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। कोठी के गेट पर कोठी का नंबर लिखा था। शबाना के नाम की तख्ती नहीं थी। मैंने घंटी का बटन दबाया। आमने सामने खूबसूरत कोठियों वाली ये छोटी सी पुख्ता सड़क शाम के ठंडे अंधेरे में सुनसान थी। दूसरी बार बटन दबाने पर सामने कुछ फासले पर ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला और एक मुलाजिम लड़का गेट की तरफ दौड़ा। मेरा हुलिया देखकर कुछ मरूब सा होकर बोला, किससे मिलना है मौलवी जी? मैंने कहा बीबी जी से कहो मौलाना साहब आए हैं। वो बोला आपका नाम क्या है मौलवी जी? मैंने कहा तुम जाकर कह दो मौलाना साहब आए हैं बस। लड़का दौड़कर कोठी में चला गया। 1 मिनट बाद ड्राइंग रूम में से एक उथेड़ उम्र की औरत बरामद हुई। ये शबाना की नौकरानी थी जिसके बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। ये मुसलमान नौकरानी शबाना के साथ रहती थी। उसने भुतहारी लहजे में कहा, बीबी जी ने आपको अंदर बुलाया है। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारी बीबी जी की तो ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि सारी उम्र याद करेगी। मैंने दरवेशों की तरह हाथ उठाकर दुआ दी और नौकरानी के पीछे चल दिया। मुझे साइड रूम में बिठा दिया गया जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुनिया जहान के नवादिरात वहां जमा थे। मैं सोफे पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और तस्बीह शुरू कर दी। अलबत्ता नींद व आंखों से दूसरे कमरे के दरवाजे के पर्दे को भी देखता रहा। दफतन पर्दा हटा और मेरे सामने सुर्खो सफेद रंग और चमकीली आंखों वाली एक हसीनो जमील दोशीजा रेशमी शलवार कमीज में मलबूस आ खड़ी हुई। उसके कांधे पर एक फूलदार कीमती शॉल थी। कटे हुए बाल जिन्हें किसी केमिकल से सुनहरा किया गया था उसके कांधों पर पड़े हुए थे। मेरी दरवेशों जैसी सूरत देखकर उसने अदब से सलाम किया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। इससे पहले कि वो मुझसे पूछती मैं कौन हूँ, मैंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि मैं सैयद पीर शराफत अली हूँ और एक रूहानी मुआलिज हूँ। मैंने महसूस किया कि उस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ, ताहम बज़ाहिर वो बहुत खुश हुई और बोली, मैंने आपके बारे में अखबारों में पढ़ा है, ज़हे नसीब थी आप गरीब खाने पर तशरीफ लाए। मैंने तस्दीक के ख्याल से पूछा कि क्या वही शबाना है? वो मुस्कुराई। उसके दांत मोतियों की तरह चमकने लगे। जी हाँ, इस नाचीज को ही शबाना कहते हैं। मगर हुजूर मैं तो मॉडलिंग का गैर शरई काम करती हूँ। आपने मुझ गुनाहगार के यहाँ कदम रंजा फरमाने की कैसे जहमत गवारा की। मैं उसे गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन क्या मजाल कि वो मेरी आंखों की तेजी से जरा भी मुतासिर हुई हो। मैं दरिए दिल में उसके आसाब और खुद एतमादी को सराहे बगैर न रह सका। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे अभी तक पहचाना नहीं था। शायद इसकी वजह यह थी कि उसे मेरी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें मेरे लंबे लंबे बाल नहीं थे और दाढ़ी भी छोटी थी। अब मैंने दाढ़ी कुछ बढ़ा ली थी और सर के बाल भी कुछ लंबे हो गए थे। फिर मैं दरवेशों के भेष में भी था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं सिंधिया? वो सोफे पर उछल सी पड़ी और मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगी। फिर उसके होंठों से अपने आप निकल गया, कर्नल मनी। मैंने जवाब दिया हाँ। उसने बैक साइड का दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास आकर बोली, भगवान के लिए ये लफ्ज फिर कभी ना बोलना कर्नल मनी। मुझे पहले ही कुछ शक हुआ था, मगर तुम्हारी जो तस्वीर मुझे दिखाई गई थी वो तो। मैंने कहा उस वक्त मेरे बाल लंबे नहीं थे और मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मैंने उसे अपना कोड बताया और एहतियात के तौर पर उसका कोड भी दरियाफ्त कर लिया। वो संभल कर बैठ गई और उसने मुझे बताया कि अंदर उसके कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सरकारी मेहमान हैं? वो मुस्कुराई, और भला कौन हो सकते हैं महाशय जी। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इस्लामाबाद किस मिशन पर आया हूँ और उसके पास आने का मकसद क्या है। मैंने वेटिंग रूम वाले भारतीय जासूस का हवाला देते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलने की हिदायत की गई थी और मेरा मिशन ऐसा है कि तुम्हें उसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। वो खामोश निगाहों से मुझे देखती रही। जब मैंने उसके सरकारी मेहमानों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी आंखें सुकड़ गईं। इसकी क्या जरूरत है श्रीमान जी? मैंने कहा, हो सकता है मुझे उन लोगों से भी कभी वास्ता पड़ जाए। शबाना नहीं चाहती थी कि मैं उनके दोस्तों से मिलूं, लेकिन वो जानती थी कि मैं एक ऐसा भारतीय जासूस हूं जो किसी बेहद अहम मिशन पर पाकिस्तान आया है और मेरा बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान में मुकीम भारत के स्पाई मास्टर जगदीश से है। चुनाचे वो इनकार न कर सकी और मुझे टीवी लाउंज में ले गई। टीवी लाउंज में रोशनी बड़ी मध्यम और रोमानंगेज थी। फजा में आला परफ्यूम और मशरूब की मिली जुली खुशबू भी बसी हुई थी। दो आदमी जिन्होंने गर्म सूट पहन रखे थे सोफे पर बैठे मशरूब से जी बहला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जल्दी
जल्दी से गिलास मेज के नीचे रख दिए। शबाना ने मेरा तारुफ करवाया। सरकारी अफसर भी मुझे जानते थे। उन्होंने अखबार में मेरी रूहानी मसरूफियात के इश्तिहार और खबरें पढ़ रखी थी। दोनों मुझे देखकर घबरा गए। शबाना ने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए फौरन ही मुस्कुरा कर कहा, शाहजी बड़े आजाद ख्याल दरवेश हैं, ये ऐसी बातों को नापसंद नहीं करते, आप बेफिक्र रहें, इनका आना बरकत का बायस है। ये सुनकर उनकी जान में जान आई। मैंने भी उनका एतमाद हासिल करने के लिए हाफिज शिराजी और उमर खयाम के ऐसे शेर सुना डाले जिनमें सागर और मीना का तस्करा था। नतीजतन वो खूब खुल गए और ग्लास दोबारा मेज पर रख लिए। वो मरकजी हुकूमत के अफसर थे और ऐसी कलीदी जगहों पर फाइज थे जहां से भारत को बड़ी कीमती मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने उन दोनों की शक्लें और नाम ज़हन में नक्श कर लिए। इनमें से एक अफसर गंजा और मोटी तोंद वाला था और वो खूब बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसका नाम आप उन्हें बेग साहब कह लें। ये गंजा मिस्टर बेग मरकजी हुकूमत में एक ऐसी पोस्ट पर था कि अगर वो बकौल सिंधिया के वाकई उसे हुकूमत के राज बहम पहुंचा रहा था तो वो पाकिस्तान को जबरदस्त खतरे में डाल रहा था। मैंने अपनी बातों से गंजे अफसर को अपना गर्विदा कर लिया। मैंने उससे उसका फोन नंबर और दफ्तर का पता भी ले लिया। दूसरे अफसर को आप मलिक साहब कह लें। कुछ देर बाद मैंने उठते हुए कहा, अच्छा शबाना बीबी, मुझे इजाजत दो, हमारे वजीफे का वक्त हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगा, खुदा हाफिज। दोनों अफसरों ने उठकर बारी बारी मेरे हाथ छूमे। शबाना मेरे साथ कोठी के दरवाजे तक आई और पूछा, कर्नल मनी, तुम इस्लामाबाद में कब तक हो? मैंने कहा, बहुत जल्द मैं अपने दूसरे टारगेट पर हमला करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शबाना ने दाएं बाएं देखा और तभी जबान में कहा, नमस्कार। मैं कोठी से चला आया। मुझे किसी भी वक्त इस्लामाबाद से कूच करने और फैसलाबाद पहुंचकर मास्टर स्पाई जगदीश यानी मास्टर फिरोजदीन घड़ी सास से मिलने के ऑर्डर मिल सकते थे। चुनांचे मैं जल्द अज जल्द अपनी स्कीम पर अमल शुरू कर देना चाहता था। मेरी स्कीम ये थी कि इस्लामाबाद में CID के चीफ से मिलूं और उनको सब कुछ बता दूं। फिर निहायत होशमंदाना हिकमत अमली से उन लोगों को गिरफ्तार किए बगैर उनके जाल में फंसे हुए लोगों को एक एक करके हिरासत में लिया जाए। इन भारतीय जासूसों में से किसी एक को बड़ी चालाकी से पकड़ दिया जाए, खा उसके साथ मुझे भी क्यों ना अपनी गिरफ्तारी पेश करनी पड़े। मेरी निगरानी हो रही थी। मैं जहां भी जाता था मुझे निगाह में रखा जाता था। इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि किसी ऐसे तरीके से छुपकर होटल से निकला जाए कि भारतीय जासूस मुझे न देख सके। छुपकर होटल से निकलने के तरीकों पर गौर करते हुए मुझे ख्याल आया कि होटल वालों की लॉन्ड्री हर रोज शाम को जाती है, जिसको ले जाने के लिए एक बंद गाड़ी होटल के तहखाने में उतर जाती है। तहखाने के अंदर ही गाड़ी में होटल के कमरों की मैली चादरें और तौलिए वगैरह भर दिए जाते हैं, जिन्हें लेकर गाड़ी वापस चली जाती है। मैंने वक्त देखा, शाम के 4 बजे थे। गाड़ी के आने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लिहाजा मैंने रिसीवर उठाकर CID के चीफ के घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजी, फिर किसी खातून ने रिसीवर उठा लिया। हेलो। मैंने छूटते ही कहा, बेटी मैं रूहानी आमिल पीर सैयद शराफत अली बोल रहा हूँ, मुझे चौधरी साहब से बात करनी है। वो बोली, जी शाहजी, मैं उन्हें फोन देती हूँ। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद एक भारी आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। इस गुनाहगार को कैसे याद फरमाया, कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैंने कहा, चौधरी साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप शाम का वक्त दे दें तो बड़ी नवाजिश होगी। वो बोले, जब चाहें तशरीफ ले आएं शाह साहब, मैं आज शाम घर पर ही हूँ। मैंने कहा, तो फिर शाम 7 बजे पहुंच जाऊंगा। यह कहकर मैंने रिसीवर रख दिया और कमरा लॉक करके लॉबी में बैठ गया। लाउंज में बैठकर ठंडा मशरूब पिया। ठीक 6 बजे लॉन्ड्री की वैन होटल की बगली सड़क से गुजरती नजर आई। मैं होटल के तहखाने की तरफ चल पड़ा। लॉन्ड्री की वैन तहखाने के ढलानी रास्ते से उतरकर अंदर जा खड़ी हुई। होटल के मुलाजिम उसमें मैली चादरें वगैरह भरने लगे। मैं करीब गया तो मेरे दरवेशों जैसे हुलिये के बायस मुलाजिमों और वैन के ड्राइवर ने मुझे बड़ी अकीदत से सलाम करके मुसाफा किया। मैंने इधर उधर की बातें की और जब वैन वापस जाने लगी तो अकबी हिस्से में बैठ गया और ड्राइवर से कहा, बेटा मुझे नहर वाले पुल पर उतार देना। वो बोला, बहुत बेहतर शाहजी, मगर आप मेरे पास अगली सीट पर आ जाएं। मैंने कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ बेटा, जरा गरमाइश है, बाहर ठंडी हवा लग जाएगी, मुझे जुकाम हो रहा है। ये कहकर मैं मैली चादरों के ढेर पर बैठ गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मैं न बाहर देख सकता था और ना ही बाहर का कोई शख्स मुझे देख सकता था। वैन तहखाने से निकलकर माल रोड पर रवाना हो गई। 5-7 मिनट के बाद ड्राइवर ने अकबी हिस्से की खिड़की में से मुंह निकालकर कहा, शाहजी नहर वाला पुल आ गया है। वैन पुल की दूसरी जाने पहुंचकर रुक गई। मैं नीचे उतर आया, ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और तेजी से नहर की ढलान उतरकर दरख्तों में से होता आगे बढ़ गया। काफी आगे जाकर मैं मियां मीर कॉलोनी में निकल आया। एक चौराहे से रिक्शा लिया और उसे चीफ की कोठी की तरफ चलने को कहा। यह इलाका शहर से बाहर काफी फासले पर था। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज गए। चीफ चौधरी साहब बड़ी खंदा पेशानी और अकीदतमंदी के जज्बात से मिले और मुझे मेहमान खाने में बिठाकर पूछा कि मैं क्या पीऊंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें होती रहीं। मैंने शरबत खत्म किया तो चौधरी साहब ने पूछा कि मैं उनसे कौन सी खास बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने पत्ते चौधरी साहब के आगे उलट दिए, अपनी सारी कहानी शुरू से आखिर तक उन्हें सुना दी। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और
V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई बल्कि अपना असर डालकर उसे कायल किया है कि वो हर हफ्ते हुकूमत के किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाहजी मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। फिर भारतीय कोड बुक, रेडियो ट्रांसमीटर और V2 गोलियां भी दिखा दी। उन्हें बताया कि किस तरह मैंने कुतुबुद्दीन को V2 गोली नहीं खिलाई बल्कि अपना असर डालकर उसे कायल किया है कि वो हर हफ्ते हुकूमत के किसी न किसी पॉलिसी पर नुक्ताचीनी करता रहे ताकि भारतीय इंटेलिजेंस मेरी कारगुजारी से मुतमईन रहे। मैंने शबाना का भी पोल खोल दिया। चौधरी साहब गहरी खामोशी और तवज्जो से मेरी कहानी सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने कोड बुक, V2 गोलियों का पैकेट और रेडियो ट्रांसमीटर अपने कब्जे में लेते हुए जेब से पिस्तौल निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, शाहजी मैं आपको पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। चौधरी साहब ने अपने नौकर को आवाज देकर बुलाया और उसे हुक्म दिया कि थाने फोन करके पुलिस को तलब कर ले। मैं सर पकड़कर बैठ गया। गोया एक काल कोठरी मेरा मुकद्दर बनने वाली थी जहां मैं अजियतें सहते और एड़ियां रगड़ते हुए मर जाऊंगा। ऐसी इबरतनाक मौत मेरी मंजिल नहीं थी। मैं कमांडो था, दुश्मन की जान से खेलते हुए अपनी जान बचाने वाला एक सरफरोश। मुसीबत यह थी कि मेरे सामने मेरे अपने ही वतन का एक जिम्मेदार ऑफिसर था जो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है और मुझे ये गवारा नहीं था कि मैं कैद में डाल दिया जाऊं। अभी पुलिस नहीं आई थी। मैंने चौधरी साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की और उसे फैसलाबाद वाली कुलसूम का भी हवाला दिया कि वो उसको बुलाकर मेरे बारे में तस्दीक कर सकते हैं कि मैं भारतीय जासूस नहीं हूँ। लेकिन चौधरी साहब पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके पिस्तौल का रुख बदस्तूर मेरी तरफ ही था। तब मैंने कमांडो एक्शन करने का फैसला कर लिया। चौधरी साहब मेरे सामने वाले सोफे पर बैठे हुए थे। उनका और मेरे दरमियान सिर्फ एक गोल छोटी मेज थी जिस पर शीशे की एस्ट्रे मौजूद थी। उनकी आंखें मुझ पर मरकूज थी। मुझे सिर्फ इतनी मोहलत चाहिए थी कि चौधरी साहब की तवज्जो किसी तरीके से एक सेकंड के लिए दूसरी तरफ हो जाए। ये मौका कुदरत ने मुझे फौरन मुहैया कर दिया। अचानक ही दरवाजे का पर्दा हटा और चौधरी साहब की 4 साला बच्ची दौड़ती हुई आई और डैडी टीवी पर फ्रेगल रॉक लगा है ये कहती हुई चौधरी साहब की तरफ लपकी। चौधरी साहब की तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। उन्होंने बेटी की तरफ नागवारी से देखा। बस मुझे इतनी ही मोहलत दरकार थी। मेरी बाएं टांग ने हरकत की और गोल मेज के नीचे पूरी ताकत से टकराई। मेज उछलकर चौधरी साहब से टकराई। उन्होंने फायर कर दिया। गोली मेज के तख्ते को तोड़ती हुई मेरे करीब से निकल गई। लेकिन इस दौरान में मैं चौधरी साहब की टांगों को पकड़कर उन्हें सोफे की दूसरी तरफ गिरा चुका था। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। उनकी बच्ची चीखती हुई दूसरे कमरे की तरफ भाग गई। मैंने लपक कर पिस्तौल उठा लिया। उसका चैम्बर गोलियों से भरा हुआ था। मैंने पिस्तौल की नाल चौधरी साहब की गर्दन के साथ लगा दी और उन्हें फर्श से उठा दिया। उनकी बेगम और नौकर घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। बीवी ने अपने खामद को पिस्तौल की जद पर देखा तो उसके हल्क से चीख निकल गई। मैंने उन्हें भी दीवार के साथ एक तरफ खड़ा कर दिया। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने चौधरी समेत सबका मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा कर दिया। फिर मेज के दराज में से अपनी जासूसी की चीजें यानी रेडियो ट्रांसमीटर, V2 गोलियों का पैकेट और कोड बुक अपने कब्जे में की और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। शाम गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था। पिस्तौल मेरे हाथ में थी। मैं कोठी की पिछली दीवार फलांग गया। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। होटल वापस जाने की बजाय मैं इस्लामाबाद की मेन मार्केट की तरफ चल पड़ा। चौधरी साहब ने एतबार न करके मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि थोड़ी सी भी ताखीर हो और चौधरी साहब इस्लामाबाद में शबाना भट्ट और फैसलाबाद में भारतीय जासूस जगदीश उर्फ मास्टर फिरोजदीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दें। उनकी गिरफ्तारी से सारा खेल बिगड़ सकता था। मार्केट में जाते ही मैंने पब्लिक टेलीफोन बूथ से चौधरी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से चौधरी ने ही रिसीवर उठाया। जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो मुझे एहसास हुआ कि वो मारे हैरत की अपनी जगह से उछल पड़े हैं। मैंने कहा, चौधरी साहब मैं आपकी गिरफ्त से आजाद हो चुका हूँ और आपकी सारी पुलिस मिलकर भी मुझे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। आप अपनी कोठी पर मौजूद रहें। आपका पिस्तौल भी मेरे पास है। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने मार्केट से निकलकर एक टैक्सी पकड़ी और सीधा चौधरी साहब की कोठी पहुंच गया। 8:30 का वक्त था। कोठी का गेट बज़ाहिर सुनसान था, लेकिन मुझे मालूम था कि चौधरी साहब की सिक्योरिटी के आदमी आसपास छुपे हुए हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं ये सब कुछ अपने वतन पाक की सालमियत और इस्तेहकाम की खातिर कर रहा था और चौधरी साहब को इस अमर की यकीन दहानी के लिए ही फरार होने के बाद उनकी कोठी पर आ गया था। जो ही मैं खाली बरामदे में दाखिल हुआ, पीछे से 3 आदमियों ने मुझे दबोच लिया। एक तरफ से चौधरी साहब नमदार हुए। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि मुझे उनके कमरे में पहुंचा दिया जाए। ड्राइंग रूम में ले जाकर मेरे हाथ पीछे बांध दिए गए।
चौधरी साहब ने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सिक्योरिटी के आदमियों को बाहर भेज दिया। चौधरी साहब, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया था वो सच है? चौधरी साहब पर मेरी बातों का और मेरी वापसी का असर हो चुका था। उन्होंने पिस्तौल मेज पर रखा और उठकर मेरे बाजू रस्सियों से आजाद कर दिए। वापस सोफे पर बैठे और कहा, अब मैं चाहूंगा कि जिस जासूस औरत शबाना और फैसलाबाद के जगदीश चंद की निशानदेही की है उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लूं। तुम मुझे जगदीश चंद का एड्रेस बताओ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए कहा, चौधरी साहब, यही वो नुक्ता है जहां मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। जगदीश चंद भारत का मास्टर स्पाई है। शबाना जानी सिंधिया ने भी इस्लामाबाद में जाल फैला रखा है। एक जासूस तो मुझे रेलवे स्टेशन पर भी मिला था। हम शबाना और जगदीश चंद को बड़ी आसानी से गिरफ्तार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपकी अजियतें बर्दाश्त कर ली और कुछ न बताया या खुदकुशी करने में कामयाब हो गए तो हम इस रैकेट के दूसरे जासूसों को सारी जिंदगी न पकड़ सकेंगे। आप सिर्फ मेरे बताए हुए मुल्क दुश्मन अनासिर को गिरफ्तार करते जाएं। इस वक्त मैं भारतीय इंटेलिजेंस के एक अहम तरीन जासूस की हैसियत से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इस गुरूह का एतमाद हासिल है, चुनाचे मेरे लिए उनके एक एक आदमी का खोज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। चौधरी साहब को मेरी बातों का यकीन आ गया था। मैंने उनकी तरफ झुक कर कहा, अब आपको एक काम करना है। मेरी गिरफ्तारी और फरार की खबर आम न होने पाए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो बोले, तुम फिक्र न करो, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। तुम बताओ तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? मैंने इत्मीनान से सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। शबाना के पास मरकजी हुकूमत के एक निहायत अहम महकमे के 2 अफसर आते हैं। मुझे शबाना ने बताया है कि वो उनसे अहम मुल्की राज हासिल करती है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों अफसरों को किसी बहाने फौरन बर्खास्त करके गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि वो आइंदा दुश्मन को कोई इत्तला न पहुंचा सके। मैंने चौधरी साहब को दोनों अफसरों की हुलिये और उनके महकमे के बारे में बताया तो वो दांतों तले उंगली दाब कर रह गए। कहने लगे, यकीन नहीं आता कि ऐसे जिम्मेदार अफसर भी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर सकते हैं। मैंने कहा, ये जिम्मेदार अफसर नहीं है, जिम्मेदार अफसर ऐसा कभी नहीं करते। अब मैं जाता हूँ, मैं आपसे राब्ता रखूंगा। मैं अपना शनाख्ती नाम दरवेश बताया करूंगा, आपके लिए यही मेरा कोड होगा। चौधरी साहब ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पॉकेट बुक निकाली और कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अपना एक इंतहाई खुफिया फोन नंबर लिख कर दिया और कहा, ये मेरा खास नंबर है, तुम मुझे जहां से भी इस नंबर पर फोन करोगे तुम्हारा पैगाम फौरी तौर पर मुझे पहुंचा दिया जाएगा। मैं चौधरी साहब की कोठी से निकला तो मेरा दिल एक बहुत बड़े बोझ से आजाद हो चुका था। एक खतरनाक तरीन मसला हल हो गया था और अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर की बीख कनी के लिए आजाद हो गया था। दूसरे रोज नाश्ता करने के बाद मैं कस्तन शबाना की कोठी जा पहुंचा। मैं ये मालूम करना चाहता था कि मेरी निगरानी हो रही है, ये मेरा वहम है। शबाना भी अपनी ख्वाबगाह में सो रही थी। उसकी उधेड़ उम्र मुलाजिमा ने मुझे अपनी मालिकन का पीर समझकर बड़े एहतराम से ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने मुलाजिमा के सिर पर हाथ फेर कर उसे दुआ दी और तस्बीह करने लगा। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई और फिर मेरे कदमों में बैठकर अपने बेटे के बारे में कहने लगी कि जब से वो दुबई गया है उसने कोई पैसा नहीं भेजा, अपनी माँ को भुला दिया है। कोई ऐसा अमल पढ़े कि वो मेरे पास वापस आ जाए। मैंने उसे कहा कि वो सुबह नमाज के बाद सूरह फातिहा 11 बार पढ़कर खुदा से अपने बच्चे के बारे में दुआ किया करे। 1 घंटे बाद शबाना आ गई। उसके खूबसूरत बाल शानों पर बिखरे हुए थे। उसने सुर्ख रंग का रेशमी गाउन पहन रखा था। मुझे देखते ही झिटक सी गई। फिर उसने नौकरानी को मार्केट भेज दिया और दरवाजा बंद करके बोली, कर्नल मनी, तुम रात चौधरी साहब की कोठी पर क्या करने गए थे? इसका मतलब था कि मेरी निगरानी हो रही थी। मैंने तस्बीह कलाई पर लपेटते हुए कहा, माय डियर, तुम्हें शायद अभी तक इस हकीकत का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इंडियन सीक्रेट सर्विस ने कितने अहम मिशन पर भेजा है। ये बात मेरे मिशन में शामिल है कि मैं इस मुल्क की सीक्रेट सर्विस के चीफ पर अपना रूहानी असर डालूं और मुफीद मालूमात हासिल करूं। भगवान की दया से मैं इसमें कामयाब हो गया हूं। चौधरी साहब भी मेरे मुरीद बंदे हैं। उसने मुस्कुराकर पूछा, फिर कोई खास बात मालूम हुई? मैंने उसके पास आने वाले सरकारी अफसरों की गिरफ्तारी की पेशबंदी करते हुए कहा, पहली मुलाकात में इस किस्म की हिमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन बातों ही बातों में मुझे हल्का सा सुराग मिला है कि हुकूमत को अपने बाज मुलाजिमीन पर शुबा है और उनकी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। शबाना खामोशी से अपने लिए चाय बनाने लगी, फिर प्याली अपनी नाजुक उंगलियों में थाम कर बोली, कर्नल मनी, मैं पिछले कई सालों से भारत माता की सेवा कर रही हूँ। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। शायद इंडिया में मेरे बारे में तुम्हें पूरी ब्रीफिंग नहीं की गई। उसे शायद मेरी बात पसंद नहीं आई थी। मैंने वहां से चले आने में ही मसलहत समझी। मैं चलने लगा तो वो सिगरेट का हल्का सा कश लगाते हुए मेरे करीब आई और एक अदाए खास से सिगरेट का धुआं मेरी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम्हारे लिए एक खुफिया पैगाम है। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। कालिदास ने रात 12 बजे फोन किया था, फौरन फैसलाबाद जाकर जगदीश चंद से मिलो। मैं समझ गया कि कालिदास उस इंडियन जासूस का नाम होगा जो मुझे रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास वेटिंग रूम में मिला था। मैंने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया, ओके सिस्टर,
नमस्कार। शबाना में जवाब में बड़ी मानी खेज लेकिन मीठी आवाज में कहा नमस्कार। दरवाजे के करीब जाकर मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे तिरछी नजरों से देख रही थी। सिगरेट उसके होंठों में सुलग रहा था। कर्नल मनी, खाना मेरे साथ नहीं खाओगे? उसने पूछा। मेरे कदम वहीं जम गए। एक बार तो जी चाहा कि उसकी ये दावत कबूल कर लूं, लेकिन फिर मैंने खुद पर काबू पा लिया और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ने लगा। कर्नल मनी, तुम एक चीज भूले जा रहे हो। मैंने पलट कर देखा, उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। उसने लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे कमरे में जाकर खोलना। होटल के कमरे में पहुंचकर मैंने लिफाफा खोला। उसमें जर्द कागज तही किया हुआ रखा था। उस कागज पर फैसलाबाद के जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन की घड़ियों की दुकान का एड्रेस टाइप किया हुआ था। मुझे सुबह फैसलाबाद के लिए रवाना होना था। मैंने रात को ही होटल का सारा हिसाब चुकाकर ब्रीफकेस तैयार कर लिया। पलंग के गद्दे के नीचे से जहरीला सिगार निकालकर अपने चोगे की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर मुंह अंधेरे ही फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गया। फैसलाबाद मेरे लिए अजनबी शहर नहीं था। मैं उसके तमाम गली कूचों और बाजारों से वाकिफ था। मैं सीधा मतलूबा बाजार में पहुंचकर मास्टर फिरोजदीन की दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। ये एक छोटी सी दुकान थी। 50-55 साल का एक मुनहनी सा आदमी आंख पर मुहद्दब अत्सा चढ़ाए ये घड़ी की मरम्मत कर रहा था। सर के छोटे छोटे बाल मेहंदी रंगे हुए थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और दुकान में दाखिल हो गया। मेरे सवाल के जवाब में उसने वालेकुम अस्सलाम कहा और आंख से खोल उतार कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें करिंजी थीं और उनमें बला की तेज चमक थी। ये हिंदू 8-10 बरस से पाकिस्तान के इस सनती शहर में बैठा भारत के लिए जासूसी कर रहा था और किसी को कानो कान खबर न थी। मैंने घड़ी उसके सामने काउंटर पर रख दी। कभी कभी चलते चलते रुक जाती है, ये जरा देखिए इसमें क्या खराबी है। मास्टर फिरोजदीन ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और बोला, ये तो ऑटोमेटिक है मौलवी साहब, इसे बांधे रखा करें, खोल कर रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। दुकान की दीवारों पर इस्लामी कैलेंडर और अल्लाह के मुख्तलिफ नामों के खते लगे थे। शीशे की एक अलमारी में पुरानी घड़ियां लटक रही थी। दुकान के पीछे एक छोटा सा दरवाजा था जिस पर नस्वारी रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। एक फैशनेबल औरत दुकान में दाखिल हुई तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर दराज से एक लेडीज रिस्ट वॉच निकाल कर उसके सामने रख दी। बेगम साहब, ये तो मैंने कल ही ठीक कर दी थी। खातून ने घड़ी अपने पर्स में रखते हुए उजरत पूछी तो उसने निहायत खुश इखलाकी से कहा, बेगम साहिबा, इसमें कोई खास खराबी नहीं थी। आपकी अपनी दुकान है, मैं कोई उजरत नहीं लूंगा। खातून बोली, नहीं नहीं मास्टर जी, आपने मेहनत की है। ये कहकर खातून ने पर्स में से 50 का नोट निकाल कर सामने रख दिया और वापस चली गई। घड़ीसाज ने नोट उठाकर काउंटर की दराज में रख लिया और मेरी तरफ बेजारी से देखकर बोला, मौलवी साहब, आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है, बस इसे सोते वक्त भी बांधे रखा करें। मैंने घड़ी उठाकर जेब में रखी और कहा, कागज का टुकड़ा मिल जाएगा, मैं आपको अपना एड्रेस लिख देना चाहता हूँ। वो बोला, इसकी क्या जरूरत है मौलवी जी? मैंने कहा, शायद आपको कभी मेरी जरूरत पड़ जाए। उसने इंतहाई बेदली से कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और अपना काम करने लगा। मैंने जेब से पेंसिल निकाली और कागज पर हिंदी में लिखा, मिशन पाम ऑयल नारोमनी। कागज का टुकड़ा मैंने उसके सामने कर दिया। उसे पढ़ते ही घड़ी साज की आंखों से लगा हुआ खौल जैसे अपने आप नीचे गिर पड़ा। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर साकित हो गया। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। हाथ में पकड़ी हुई घड़ी उसने दराज में डाली और दूसरी दराज से एक नीले डायल वाली घड़ी निकाल कर दिखाते हुए कहा, ये घड़ी देखिए, आपको सस्ते दामों दे दूंगा। वैसे मेरे पास आपके लायक एक नायाब घड़ी भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो दुकान की पिछली कोठरी में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। दरवाजा बंद करते ही उसने मुझे चारपाई पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर मैला सा बिस्तर लगा हुआ था। कोने में तपाई पर चाय की केतली और प्याले पड़े थे। एक रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। उस कोठरी में एक तंगो तारीक गुसल खाना भी था। घड़ी साज गुसल खाने में चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में कागज का एक मैला सा टुकड़ा था। कागज मेरी तरफ बढ़ाकर वो भी चारपाई पर बैठ गया। कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक गोल दायरा बना हुआ था जिसमें 3 लकीरें एक दूसरे को काटती हुई गुजर रही थी। वो बोला, तुम्हारा पंजाब का मिशन मुकम्मल हो गया है। कुतुबुद्दीन ने हुकूमत के खिलाफ जो बयान दिया है वो मैंने पढ़ लिया है। अब तुम कराची जाओ। कराची में इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के 2 ऐसे लीडर मौजूद हैं जो तुम्हारा टारगेट है। यूरोप पहले तो हुकूमत के खिलाफ थे, मगर कुछ अरसे से ये हम नवा बन गए हैं। उनसे मिलो और उन्हें V2 गोलियां खिलाओ। उसके बाद तुम्हें अपने चौथे टारगेट के लिए पेशावर जाना होगा। कराची में तुम्हें क्लिफ्टन से 2 मील दूर समंदर के किनारे एक झोंपड़ी में एक मजजूब फकीर मिलेगा। उसे ये कागज दिखा देना, वो तुम्हें गाइड करेगा। अब फौरन जहां से चले जाओ। जगदीश चंद ने जल्दी जल्दी कहा। मैं खामोशी से उठकर वहां से आ गया। मैं एक होटल में दोपहर का खाना खाकर लारियों के अड्डे पर पहुंचा। वहां से एक एक्सप्रेस फ्लाइंग कोच मिल गई जिसने मुल्तान पहुंचा दिया। मुल्तान से शाम की फ्लाइट से मैं कराची की तरफ परवाज कर गया। कराची पहुंचा तो रात हो चुकी थी। उस वक्त क्लिफ्टन वाले जासूस मजजूब से मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए एक होटल में कमरा लिया, गुस्ल किया, रात का खाना खाया और सो गया। सुबह उठकर पहला काम ये किया कि मार्केट में जाकर शलवार कमीज का नया सूट खरीदा, क्योंकि जो सूट मैंने पहन रखा था वो मैला हो गया था। कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक सिंथी टोपी खरीद कर सर पर पहन ली। गर्म चादर कमरे में ही रहने दी
अपना जासूसी का सामान सुदरी में छुपाया और होटल से निकलकर टैक्सी में क्लिफ्टन की तरफ रवाना हो गया। मौसम साफ था, फजा में हल्की हल्की गर्मी थी मगर खुशगवार हवा चल रही थी। क्लिफ्टन से एक नई सड़क समंदर के साथ साथ आगे बने हुए नए फ्लैटों की तरफ जाती है। उस सड़क पर कोई 1.5 मील चलने के बाद मैंने टैक्सी छोड़ दी और तस्बीह हाथ में लिए खिरामा खिरामा समंदर के किनारे चल पड़ा। आधा मील चला हूंगा कि दाहिनी जानिब जहाँ फ्लैटों का सिलसिला खत्म होता था वहाँ एक जगह रेत के छोटे से टीले की ओट में एक झोंपड़ी नजर आई। बाहर कुछ मर्द और औरतें बैठी थीं। समझ गया कि मतलूबा आदमी उसी झोंपड़ी में मुकीम है और उसने जहाँ नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। 2 आदमियों ने तो आगे बढ़कर मेरे पांव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम से अंदर से आवाज आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, जरा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी जिंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फिर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरचलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अंदर से वही करख्त मगर पुरचलाल आवाज बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राख कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक खास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहां बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गए। मज्जूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कमबख्त को मालूम था कि मास्टर फिरोजदीन ने मुझे गोल दायरा बना कर दिया होगा। मैंने जेब से कागज का तह किया हुआ टुकड़ा निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। उसने खोल कर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ, अंदर आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मज्जूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज में कहने लगा, अपनी शनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का खुफिया नाम बताया तो वो मुतमईन हो गया। बोला, तुम्हारे आने की इत्तला मुझे पहले से ही मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतजार में था। जो 2 लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमेरात को यहाँ हाजिरी देने आते हैं। परसों जुमेरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलवाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम जाओ। मैं वापस होटल आ गया। 2 दिन तक कराची शहर की सैर करता रहा। होटल में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्लाह गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों का काम करता हूँ। जुमेरात की शाम को मैं साहिली झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां मैंने अपना टारगेट देखा। सिंध और बलूचिस्तान के दोनों लीडर सफेद लिबास में मज्जूब के सामने चटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मज्जूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हुजूर, आज मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब के आप तशरीफ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से खड़े हुए थे। मज्जूब ने उनसे ये कहकर मेरा तारुफ करवाया कि मैं उनका मुर्शिद सैयद शाह हूं और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूं। लीडरों पर मेरा मजीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हुजूर सैयद साहब, हुजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मजीद वजनदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए उतरे थे। वहाँ हमें इस्फहान का एक जिन मिल गया। वो भी वहाँ ज़ियारत के लिए आया हुआ था। वो हमें अपने साथ इस्फहान ले गया। आज का सारा दिन हमने इस्फहान में गुजारा। अभी अभी हमारा दोस्त जिन हमें जहाँ छोड़कर गया है। मज्जूब सुभान अल्लाह का व्रत करता सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से देख रहे थे। उन्होंने बारी बारी मेरे घुटनों को छुआ। कुछ देर बाद जब मैं वहां से जाने लगा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुंचा। कराची के हसीन तरीन इलाके के बंगलों में उनका कयाम था। हर बंगले में मेरी जबरदस्त आओ भगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए जिनके हल के लिए मैंने कई तावीज लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इख्तिदार के बारे में भी बात की। मैं फौरन मुराकबे में चला गया। मुराकबा खत्म करने के बाद मैंने उन्हें हिदायत की कि उनका
उनका उरूज इसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालिफ बात करें, अलबत्ता बाज पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो उरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो मुतमन्नी है। सुनाते अभी मैं कराची में ही था कि इन दोनों लीडरों के बयान अखबारात में आ गए, जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोर में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया कि मैं मजीद 2 लीडरों को वीटो गोलियां खिलाने में कामयाब हो गया हूं। हालांकि उनके हिस्से की गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि इन लीडरों के बयानात उसके पास पहुंच चुके हैं। इसी तरह मैंने अपने हिस्से के चौथे लीडर को भी राम कर लिया, जो मुझे भारतीय इंटेलिजेंस का एतमाद हासिल हो गया। अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ भारतीय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आजाद था। सबसे पहले मैंने क्लिफ्टन की झोंपड़ी में मुकीम जासूस को कुरेदने की कोशिश की, मगर उससे सिवाय जगदीश चंद के किसी और जासूस का इल्म नहीं था। मैं फैसलाबाद वापस आ गया। जगदीश चंद उर्फ मास्टर फिरोजदीन मेरी कार्रवाई से मुतमईन था। मैं 3 रोज तक फैसलाबाद के एक होटल में मुकीम रहा। दिन में एक बार जगदीश चंद से जरूर मुलाकात हो जाती। बातों ही बातों में एक रोज मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी CID हमारे पीछे लगी हुई है और मुमकिन है कि हम किसी वक्त गिरफ्तार कर लिए जाएं। जगदीश चंद ने किसी तशवीश का इजहार न किया, बल्कि कहने लगा कि पुलिस को हमारे पास से कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा, हम न सही लेकिन इस इलाके में हमारे दूसरे साथी भी काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पकड़े जाएं। इस तरह वो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। जगदीश चंद ने घमंड में आकर कहा कि इस इलाके में सिवाय उसके दूसरा कोई जासूस नहीं है। उसने बताया कि हम किसी एक मुल्क में ज्यादा जासूस जमा करने के खिलाफ हैं। इस वक्त लाहौर में हमारा एक जासूस और इस्लामाबाद में 2 सीक्रेट स्पाई काम कर रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमने एक ही जासूस को रखा हुआ है। उस हिंदू मास्टर स्पाई ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इस्लामाबाद रवाना हो गया। जानबूझकर मैंने ऐसी बस में सफर किया जो आधी रात को इस्लामाबाद पहुंचती थी। उस वक्त किसी भारतीय जासूस का मेरी निगरानी करना मुश्किल बात थी। मैं सीधा एक पुलिस चौकी पहुंचा। ये पुलिस चौकी गैर मारूफ सी थी। एहतियात के तकाजों को मलहूज रखते हुए मैं खुद चौधरी साहब की कोठी पर नहीं जाना चाहता था। पुलिस चौकी में एक हवालदार कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। 2 सिपाही बेंच पर लेटे सो रहे थे। मैंने हवालदार के कांधे को जरा सा हिलाकर जगाया तो वो बड़बड़ा कर बोला, कौन है वो? मैंने कहा, जनाब क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? हवालदार को तो जैसे मैंने गोली मार दी थी। पंजे छाड़ कर मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरी दरवेशों जैसी शक्ल की भी परवाह न की। मौलवी साहब, आधी रात को आप कहाँ फोन करने आ गए हैं? आप हैं कौन? मुझे तो आप कोई फ्रॉड लगते हैं। क्यों ना मैं आपको हवालात में बंद कर दूं? कहाँ फोन करना है आपको? मैंने चौधरी साहब का नाम लिया तो वो एकदम से अटेंशन हो गया और फोन आहिस्ता से आगे कर दिया। मैंने वो खुफिया नंबर घुमाया जो मुझे चौधरी साहब ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज आई, कोड नंबर प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, दरवेश। क्लिक की दोबारा आवाज पैदा हुई और चौधरी साहब की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि एक अहम तरीन मसले के सिलसिले में उन्हें मेरे पास आना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ। मैंने पुलिस चौकी का नाम बता दिया। बोले, मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने फोन बंद कर दिया। चौकी हवालदार तो अब मेरी आओ भगत में लग गया। उसने बेंच पर सोए हुए दोनों सिपाहियों को उठाकर अटेंशन कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरे आगे पीछे फिरने लगा और मौलवी साहब कहते कहते उसकी जबान सूख गई। कुछ देर बाद एक गहरे रंग की टोयोटा कार पुलिस चौकी के अहाते में आकर रुकी। चौधरी साहब ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। हम लियाकत बाग की तरफ एक सुनसान मकाम पर निकल गए। चौधरी साहब हमतन सवाल बने देखने लगे। मैंने उन्हें सारी रुदात सुनाकर कहा, उन्हें क्लिफ्टन, कराची के मजूब, फैसलाबाद के खड़ी साज और इस्लामाबाद की शबाना को सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को राज में रखा जाए। इस्लामाबाद के खशखशी बालों वाले भारतीय जासूस और लाहौर के भारतीय जासूस को उसके बाद पकड़वा लिया जाएगा। चौधरी साहब ने मुझसे फैसलाबाद और कराची वाले जासूस का एड्रेस और हुलिया मालूम किया और कहा, ये लोग अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने बताया कि उस वक्त सिर्फ यही लोग मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वाले मुझसे राब्ता कायम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, तुम अगर बाहर रहे तो भारतीय इंटेलिजेंस को तुम पर शक हो सकता है कि तुम डबल जासूस हो और ये गिरफ्तारी तुम्हारी मुखबरी पर अमल में आई है। मैंने कहा, बाकी 2 जासूस पकड़ लिए गए तो मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिएगा और अखबारों में ये खबर दे दी जाए कि फैसलाबाद में मुकीम एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है, जिसकी निशानदही पर पुलिस मुल्क में गैर मुल्की जासूसों के पूरे ग्रोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद मैं जेल से फरार हो जाऊंगा और सरहद उबूर करके भारत चला जाऊंगा ताकि अपने अगले और अहम तरीन मिशन की तकमील कर सकूं। शबाना की कोठी का चौधरी साहब को इल्म था। उन्होंने मुझे एक तो होटल में पहुंचाया और खुद सिटी पुलिस के एक खास दस्ते के साथ शबाना की कोठी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया।
इस दौरान वो फैसलाबाद और कराची के जासूसों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर चुके थे। नतीजतन सुबह होने तक सिंधिया, जगदीश और क्लिफ्टन कराची का साहली मंसूब गिरफ्तार होकर ताल कोठरी में बंद हो चुके थे। मेरी हिदायत के मुताबिक इन तीनों को एक दूसरे की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया था। दूसरे रोज मैंने तस्तन चौधरी साहब की कोठी या दफ्तर का रुख नहीं किया। अभी तक ये खबर प्रेस में नहीं दी गई थी। मुझे अब इस्लामाबाद वाले जासूस की तलाश थी। उससे राब्ता कायम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैंने रेलवे स्टेशन, लियाकत बाग और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए मगर उससे मुलाकात न हुई। अभी मुझे लाहौर वाले जासूस को भी पकड़वाना था जो मजजूब बनकर रह रहा था। अचानक मुझे याद आया कि लाहौर वाले जासूस ने बताया था कि मैं एक खास फ्रीक्वेंसी पर उससे गुफ्तगू कर सकता था। मैं फौरन अपने होटल के कमरे में आया और रेडियो ट्रांसमीटर खोलकर लाहौर वाले भारतीय जासूस को सिग्नल दिया और उसे कहा कि मुझे इस्लामाबाद की फजा में खतरे की बू महसूस हो रही है। सिंधिया और जगदीश शायद रूपोश हैं। इस्लामाबाद में मुताइजन कालिदास का भी कुछ इल्म नहीं है। मैं उसे खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि उससे किस जगह राब्ता कायम करूं। दूसरी तरफ से एक सेकंड की खामोशी के बाद मुझे कालिदास का ठिकाना बता दिया गया और हिदायत की गई कि मैं फौरन लाहौर पहुंचकर उससे शाही किले की अकबी दीवार वाली दरगाह पर मुलाकात करूं। ट्रांसमीटर बंद करके मैं होटल से निकल आया। लाहौर वाले जासूस ने कालिदास का जो ठिकाना बताया था वो राजा बाजार का एक होटल था। होटल में जाने से पहले मैंने चौधरी साहब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैं राजा बाजार के होटल में पहुंचा तो देखा कि वो कोने वाली मेज पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने अखबार खुला हुआ था जिस पर उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसका थैला पास ही मेज पर पड़ा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो मुझे होटल में दाखिल होते देख चुका था। मेरी तरफ निगाहें उठाए बगैर आहिस्ता से बोला, सिंधिया से राब्ता कायम नहीं हो रहा। मैंने कहा वो रूपोश हो गई है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी अपना घेरा तंग कर रही है। वो बोला, तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मैं भी रूपोश हो रहा हूँ। मेरी नजरें बार बार होटल के दरवाजे को देख रही थी। ये एक चाय खाना था जहाँ कुछ ग्राहक बैठे चाय पी रहे थे। कालिदास जिस जगह बैठा था वहाँ बाएं जानिब कोठरी का दरवाजा था। उस कोठरी में काठ कबाड़ भरा हुआ था। अकब में एक खिड़की थी जो दुकान के अकबी महल्ले में खुलती थी। कालिदास जासूस शायद कुछ सोच कर ही वहाँ बैठा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कालिदास रूपोश होने वाला था लेकिन चौधरी साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं कालिदास को बातों में लगाए हुए था। उसने अखबार तह करके थैले में डाला और बोला, लाहौर में नंबर 13 से राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तुम जहां से निकल जाओ। ये कहकर वो उठा ही था कि एकदम से घबरा गया। पुलिस! उसके साथ ही उसने थैला उठाकर खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चौधरी साहब पुलिस की टीम लेकर पहुंच गए थे। मैं भी कालिदास के पीछे खिड़की से कूद गया। पुलिस हमारे पीछे दौड़ी। दूसरी जानिब एक तंग गली थी। मैंने कालिदास को गली का मोड़ घूमते देखा। मैं उसके पीछे भागा और गर्दन घुमाकर देखा। पुलिस के 3 जवान दौड़े चले आ रहे थे लेकिन वो फासले पर थे। साफ जाहिर था कि अगर मैं कालिदास पर काबू न पा सका तो वो पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। गली खत्म हुई तो सामने क्वार्टरों की एक कतार आ गई जिसके आगे एक खड़ थी। कालिदास बेतहाशा भाग रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने एक जस्त लगाई और खड़ पार कर गया। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि कुछ फासले पर रेलवे लाइन थी और एक मालगाड़ी शोर मचाती चली आ रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अगर अब मैं उसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वो लाइन पार कर जाएगा। फिर हमारे दरमियान मालगाड़ी के डिब्बे हायल हो जाएंगे। मैं मजीद तेजी से भागने लगा। एन उस वक्त जब वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था मैं एक हाई जंप लगाकर उसके ऊपर जा गिरा और उसे दबोच लिया। मालगाड़ी गुजरती चली गई। कालिदास फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरानी थी। जिसे वो अपना साथी समझ रहा था वो उसका दुश्मन साबित हुआ था। उसने जोर लगाकर गिरफ्त से निकलने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकले, ये तुम ही थे। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांधी गई। चौधरी साहब भी पहुंच गए और बोले, अगर तुम हिम्मत न करते तो ये हमारे हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान में जितने भी जासूस मेरे इल्म के मुताबिक मसरूफ अमल थे सब पकड़े जा चुके थे। सिर्फ लाहौर वाला आदमी बाकी था और अब मुझे उसका भी बंदोबस्त करना था। चौधरी साहब ने लाहौर में CID के एक अहम रुकन को मेरे बारे में एतमाद में लेकर हिदायत की कि मेरी हर तरह से मदद की जाए। मैं उसी रोज शाम की फ्लाइट से रवाना हो गया। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचा। वहां से सीधा CID के अहम रुकन के बंगले पर गया। ये साहब दरमियानी उम्र के बड़े चुस्त और कसरती जिस्म वाले साहब थे। उन्होंने एक तेज निगाह से मेरे सूफियाना हुलिये का जायजा लिया और मुझे एक तन्हा कमरे में ले गए। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। जब मैं मलिक साहब के बंगले से निकलकर रिक्शे में सवार हुआ तो पुलिस की एक पार्टी जीप मेरे पीछे चली आ रही थी। रात का पहला पहर था। बाहर का मौसम था। तले के पहलू से होकर गुजरने वाली सड़क पर काफी रौनक थी। बसें, ट्रक, रिक्शे और मोटरें आ जा रही थी। मीनारे पाकिस्तान के पास लोग टोलियों में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं जिस हुलिये में था उसमें मुझे मेरा कोई करीबी अजीज भी नहीं पहचान सकता था। मैंने रिक्शा दरगाह से काफी पीछे रुकवा लिया। तस्बीह मेरे हाथ में थी। शानों पर जर्द रुमाल था और मैं दरवेशाना शान के साथ तस्बीह फेरता दरगाह की तरफ चल दिया। दरगाह पर बिजली के बल्ब रोशन थे लेकिन कब्र के सरहाने कुछ मिट्टी के चिराग भी चल रहे थे। 2 औरतें एक तरफ सर झुकाए खामोश गोया मुराकबे में बैठी थी। पीछे झोंपड़ी थी जिस
जिसके दरवाजे पर एक मुजावर चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे, गले में रंग बिरंग मनकों की मालाएं थी। मैं कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा और माहौल का जायजा लेता रहा। मुझे वो मजजूब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उसकी शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ था। फातिहा पढ़ने के बाद मैं मजार से हट गया और एक चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। मैं जिस शख्स की तलाश में वहां आया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो दो औरतें मुराकबे में बैठी थीं, उनमें से एक उठकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसका जिस्म भारी था। मेरा माथा ठनका। करीब आकर उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और बोली, पीर भाई, मुर्शद साईं से मिलने आए हो? मैं उसके चेहरे को देखने लगा। मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला और वो मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। फिर मजजूब औरतों की तरह सर हिलाने लगी। मैं खामोश बैठा तस्बीह फेरता रहा। मेरी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। थोड़ी देर दाएं बाएं सर हिलाने के बाद उसने हक हू का नारा लगाया और जेब से एक पोटली निकाल कर खोली। उसमें एक बालूशाही थी। वो बालूशाही मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, ये मुर्शद साईं ने तुम्हारे लिए भेजी है पीर भाई। मैंने बालूशाही ले ली। वो मेरी तरफ झुक कर बोली, पीर भाई, फौज में तुम कैप्टन हो या मेजर? मुझे शक हुआ कि हो न हो उसको भारतीय जासूस ने ही जहां भेजा है। इसका मतलब था कि ये औरत भी जासूसी कर रही थी। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, कर्नल हूँ। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और कहने लगी, नंबर 13 ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ा हुआ। वो मुस्कुराई और कहने लगी, नंबर 13 ने तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ आओ। मैं उठ खड़ा हुआ। चादर पोश औरत मेरे आगे आगे चलने लगी। दरगाह से निकलकर जब हम एक सड़क पर आए तो मैंने जरा सी गर्दन मोड़कर पीछे देखा। पुलिस के दो आदमी सादा लिबास में कुछ फासले पर हमारे पीछे आ रहे थे। मैं मुतमईन होकर औरत के साथ चलने लगा। वो बाजार हुस्न की एक गली में दाखिल हो गई। फिर एक मकान के सामने रुक कर आवाज दी, पीर मुर्शद साईं, हाजिर हो जाऊं? पीर भाई मेरे साथ है। अंदर से किसी ने बड़े जलाली लहजे में जवाब दिया, आ जाओ बहन, जूनी आ जाओ। औरत अंदर दाखिल हो गई। मैं उसके साथ था। सामने दालान में तख्त बिछा हुआ था और उस पर वही बदजूब बड़ी शान से बैठा सिगरेट पी रहा था। दो औरतें उसके कांधे दबा रही थीं। भारतीय जासूस ने मेरी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया। साथ ही हवा में बाजू लहरा कर बोला, चले जाओ, सब चले जाओ, हमें अपने पीर भाई से राजो न्याज की बातें करनी है। जो औरतें कंधे दबा रही थीं वो दूसरी कोठरी में चली गईं। जो औरत मुझे लेकर आई थी वो बाहर निकलने लगी तो मैंने अर्ज किया, मुर्शद साईं, जियोनी को यहीं रहने दे, हमारी बातों से इसे भी फायदा पहुंचेगा। वो बोला, चली जाओ, जहां से निकल जाओ। वो कुर्राया तो औरत जल्दी से निकल गई। मजजूब अपनी असली हालत में आ गया। कहने लगा, क्या सब लोग रूपोश हो गए हैं? कहीं ये लोग पकड़े तो नहीं गए? जगदीश ने अभी तक राब्ता कायम नहीं किया। वो बोले जा रहा था लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस औरत की तरफ लगी थी जो मेरे हाथ से निकली जा रही थी। मैंने यूं ही अपनी जेब में हाथ डालकर उसे टटोला और कहा, मैं एक जरूरी कागज भूल आया हूं, अभी लेकर आता हूं। मजजूब मेरा मुंह तकने लगा, कौन सा कागज भूल आए हो? मैं जवाब देने की बजाय तेजी से बाहर निकल गया। औरत इतनी देर में गायब हो चुकी थी। अलबत्ता सीआईडी के दोनों आदमी कुछ फासले पर अंधेरे में खड़े थे। मैं दौड़कर उनके पास गया और कहा कि अभी अभी जो चादरपोश औरत बाहर निकली थी उसे फौरन पकड़ लो। ये कहकर मैं भागकर वापस मकान में आ गया और फिर ये देखकर मेरे पांव तले जमीन खिसक गई कि मजजूब तख्त पर मौजूद नहीं था। मैंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया तो वो बिल्कुल खाली थी। मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर छत पर आ गया जहां भी एक छोटा सा कमरा था। उसका दरवाजा बंद था। मैंने टक्कर मारकर दरवाजा खोल दिया। वो कोने में बैठा ट्रांसमीटर की मदद से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो दूसरी तरफ लुढ़क गया और फुर्ती से पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिया। गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से होकर सामने दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दिया। उसने इंतहाई गुस्से में मुझे गद्दार कहा। पिस्तौल मैंने उठा लिया था। गोली की आवाज सुनकर सीआईडी के दोनों आदमी और चंद सिपाही छत पर आ गए। भारतीय जासूस और उसका रेडियो ट्रांसमीटर कब्जे में ले लिया गया। वो चीख चीख कर कह रहा था कि तुम भी मारे जाओगे। मैंने सिग्नल दे दिया है, वो लोग तुम्हारे घर वालों को पकड़कर कले में ले जाएंगे और सबको मार डालेंगे। पुलिस पार्टी उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले आई। मैंने सीआईडी वालों से चादर वाली औरत के बारे में पूछा। उन्होंने गली के बाहर सड़क पर खड़ी जीप की तरफ इशारा किया। औरत वहां पुलिस की हिरासत में सर झुकाए बैठी थी। पुलिस
पुलिस उन दोनों को कले में ले गई। मैंने रिक्शा पकड़ा और सीधा मलिक साहब के बंगले पहुंच गया। उन्हें मिशन की कामयाबी की इत्तला की और इस्लामाबाद चौधरी साहब को फोन करके उनसे लाहौर आने की दरखास्त की। उन्होंने कहा कि वो सुबह की फ्लाइट से पहुंच जाएं। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर इस बदबख्त जासूस ने वाकई मेरे बारे में पीछे कोई सिग्नल दे दिया है तो मुझे भारत पहुंचते ही गिरफ्तार करके शूट कर दिया जाएगा और मेरा असल मिशन अधूरा रह जाएगा। हकायक मालूम करने का मेरे पास एक ही जरिया था कि मैं उस पर V2 गोलियां आजमाऊं और मैं ये तजुर्बा चौधरी साहब की मौजूदगी में करना चाहता था। मैंने मलिक साहब को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। रात बेचैनी से पहलू बदलते गुजर गई। सुबह इस्लामाबाद फोन किया तो चौधरी साहब ने बताया कि वो 8:30 बजे की फ्लाइट से रवाना हो रहे हैं। मलिक साहब गिरफ्तार शुदा जासूसों से पूछगिछ करने के लिए किले की तरफ चल दिए। मैं उनके बंगले पर ही चौधरी साहब का इंतजार करने लगा। वो 9:15 बजे बंगले पर पहुंच गए तो मैंने तमाम वाकयात उनके गोश्तगुजार कर दिए। उन्होंने मेरे मंसूबे से इत्तेफाक किया। 10 बजे हम किले के तहखाने में पहुंच गए। V2 गोलियां मेरे पास थीं। जासूस को जिस कोठरी में बंद किया गया था उसमें एक खुफिया सुराख था जिसमें उसकी नक्लो हरकत आसानी से देखी जा सकती थी। मैं इस सुराख के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया और V2 गोली पानी में घोलकर ग्लास अपने पास ही मेज पर रख लिया। चौधरी साहब पिस्तौल हाथ में लिए अकेले कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि भारतीय जासूस ने उन पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझसे कोई राज नहीं उगलवा सकते, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। तुम्हारा आधा पाकिस्तान हमने काट कर अलग कर दिया है। बहुत जल्द तुम्हें बाकी बचे हुए पाकिस्तान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। चौधरी साहब ने पिस्तौल जेब में रख लिया और बड़ी नरम सी गुफ्तगू शुरू कर दी। मगर वो शख्स बराबर कुफ्र बके जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था। चौधरी साहब ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और उसके बाद दूसरा थप्पड़ रसीद किया। फिर उसे ठोकरें मारने लगे जहां तक कि जासूस नीम जान होकर फर्श पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने दरवाजे में खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही लपक कर मेरी तरफ आया। मैंने V2 गोली वाले पानी का ग्लास उसे थमा दिया। इन गोलियों के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था उसकी पहली बात सच साबित हुई थी, यानी पानी में गोली पूरी तरह हल हो गई थी और पानी का रंग मामूली सा भी नहीं बदला था। मैंने दीवार के सुराख के साथ आंख लगा दी। V2 गोली वाला ग्लास चौधरी साहब के हाथ में था। जासूस का बुरा हाल हो रहा था। चौधरी साहब ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, पानी पियो। वो नीम बेहोशी के आलम में पानी पी गया। चौधरी साहब सिपाहियों को लेकर कोठरी से बाहर निकल आए और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो भी मेरे पास दीवार के सुराख के करीब आकर खड़े हो गए। हमारी आंखें बड़ी बेताबी से कोठरी में देख रही थी। जासूस ने अपना एक बाजू उठाकर सीने पर रखा, गर्दन दाएं बाएं हिलाई, फिर आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी एक आंख सूजी हुई थी। कोठरी में चारों तरफ देखकर वो बुलंद आवाज में बोला, तुम लोगों ने मुझे जहां क्यों बंद कर रखा है? तुमको धोखा हुआ है। V2 गोली का असर हो चुका था। मैंने चौधरी साहब को इशारा किया और हम कोठरी में दाखिल हो गए। जासूस मेरी तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराया। कर्नल मनी, तुम डबल एजेंट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। तुम भारत के भी गद्दार हो और पाकिस्तान के भी गद्दार हो। मैं भारत का गद्दार जरूर हूँ। मैंने पाकिस्तान के बारे में भारत को हमेशा गलत रिपोर्ट दी है। तब उसने चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा, आप मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? कर्नल मनी को क्यों नहीं पकड़ते? ये भारत का एजेंट है और इसे टॉर्चर क्यों नहीं करते? मैं तो पाकिस्तान के हक में हूँ। चौधरी साहब उसकी दिलजोई करने लगे। उन्होंने मेरे बारे में बताया कि मैं डबल एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान का वफादार हूँ। फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर जूस पिलाया गया और पलंग पर आराम करने के लिए कहा गया। वो बार बार मेरे खिलाफ बोल रहा था। मैंने इस मौके पर कहा, अच्छा अगर मैं डबल एजेंट हूँ और तुम भारतीय इंटेलिजेंस को मेरे बारे में सिग्नल दे चुके हो तो फिर मैं भारत नहीं जाऊंगा। वो सर को आहिस्ता से झटक कर बोला, काश मैं सिग्नल देने में कामयाब हो जाता, लेकिन तुम अचानक ही कोठरी में घुस आए थे और मैंने भारतीय इंटेलिजेंस को इत्तला देकर तुम्हारा भांडा फोड़ न सका। ये जानकर मुझे बेहद खुशी और इत्मीनान हुआ कि उसने मेरे बारे में कोई इत्तला नहीं भेजी। V2 गोली अपना काम कर रही थी। तजुर्बा कामयाब साबित हुआ था। हमने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया और जासूस के लिए नाश्ता भिजवाने की ताकीद की। चौधरी साहब इस काया पलट पर बहुत हैरान थे। कहने लगे, ये V2 गोलियां तो तिलिस्मी असर रखती हैं। इससे तुम बड़ा काम दे सकते हो। मसलन तुम भारत जाकर एक गोली किसी तरह वहां के वजीर आजम को खिला दो तो वो पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। मैंने कहा, ये मैं भारत जाकर सोचूंगा। फिर मैंने हाइड्रोजन बम वाले प्लांट के सिलसिले में बताया तो चौधरी साहब सकते में रह गई। मुझे पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाने वालों से मिलने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि मैं उत्तर का रुख भी न करूं। मैंने लाहौर के एक आलीशान होटल में कमरा ले लिया। मैं रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त अपने साथ रखता था। शायद किसी वक्त सिफारत खाना मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा कि उनके एजेंट रूपोश हो चुके हैं। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मुझे कोई सिग्नल मौसूल न हुआ। अब मैंने भारत में दाखिल होने का फैसला कर लिया। एक सुबह मैंने अमृतसर में मुतायन मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ कर्नल गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया। उसे पाकिस्तान में भारतीय एजेंटों के रूपोश हो जाने का इल्म हो चुका था। उसने मुझे हिदायत की कि मैं मास्टर स्पाई का सुराग लगाने की कोशिश करूं। अगर वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो वापस चला जाऊं। 2 रोज बाद मैंने गुरमीत सिंह को सिग्नल दिया कि मेरी तफ्तीश के मुताबिक मास्टर स्पाई गिरफ्तार हो चुका है और पाकिस्तानी CID बड़ी शिद्दत से मेरे पीछे लगी हुई है। कर्नल गुरमीत सिंह ने फौरन जवाब दिया, कर्नल मनी, हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, फौरन वापस आ जाओ। उसके साथ ही कर्नल ने यह भी तय कर लिया कि मुझे किसी मकाम से किस पासवर्ड के साथ भारतीय सरहद पर पहुंचना होगा। वक्त रात
रात के 3 बजे का दिया गया। मैंने चौधरी साहब से मुलाकात करके उन्हें इस नई सूरत हाल से आगाह किया। भारत में जाकर बराह रास्त रेडियो ट्रांसमीटर पर चौधरी साहब से राब्ता कायम करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। वो भारत में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुलव्विस नहीं करना चाहते थे। आखिर ये तय पाया कि मैं भारत में जहाँ कहीं भी रहूंगा, चौधरी साहब को किसी न किसी तरह फर्जी नाम से खत लिख दिया करूंगा, और अगर उन्हें कोई जरूरी पैगाम मुझे पहुंचाना हुआ तो वो अपने किसी खास एजेंट को मेरे पास भेज कर करेंगे। मैंने अपना एक फर्जी नाम उनकी डायरी पर नोट कर दिया। आखिर वो रात आ गई जब मुझे सरहद पार करके भारत में दाखिल होना था। रात के ठीक 2:15 बजे मुझे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने अपनी सरहद उबूर करवा दी। मैं एक खास मकाम से आगे बढ़ गया और अपने कपड़ों पर मिट्टी वगैरह लगाकर ऐसा हुलिया बना लिया गोया बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी सरहद पार करके आ रहा हूँ। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। न तो मुझे पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से गोली चलने का इम्कान था। मेरे बारे में वहाँ एक खास मकाम पर पहले से इत्तला कर दी गई थी। मुझे अगर तशवीश थी तो सिर्फ ये कि कहीं मुझे जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। मुझे मुजरिम साबित करने के लिए मेरे कपड़े उतरवा कर 1 सेकंड का मुआयना ही काफी था। मेरा मुसलमान साबित हो जाना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए धमाके से कम न होता। दिल में यही तशवीश और जहन में यही खटका था। मैं अंधेरी रात में मखसूस भारतीय चौकी के करीब पहुंच गया। मुझ पर एकदम से सर्च लाइट फेंकी गई। मैंने दोनों हाथ उठाकर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह का हल्का सा नारा लगाया। यही मेरा पासवर्ड था। मोर्चे से एक सिख फौजी निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उसके हाथ में स्टेन गन थी। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके मोर्चे में चला गया, जहां से मुझे एक जीप में अमृतसर रवाना कर दिया गया। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला था। अमृतसर में कर्नल गुरमीत सिंह इंतजार कर रहा था। वो मेरे लिए बलाए नागहानी साबित हो सकता था। जीप में मेरे साथ मिलिट्री सीक्रेट सर्विस का एक सादा लिबास वाला आदमी भी था, जबकि जीप एक फौजी चला रहा था। अमृतसर रेलवे स्टेशन के सामने वाले विष्णु होटल में मेरे लिए कमरा बुक था। मेरा लिबास वही शलवार कमीज था, चेहरे पर फ्रेंच कट दाढ़ी और हाथ में ब्रीफकेस था। होटल वाला मुझे मुसलमान समझा, मगर फौजी जीप से उतरते देखकर खामोश रहा। सादा लिबास वाला होटल में आकर मुझसे कहने लगा, सुबह 10 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और दरवाजे में तरह तरह के अंदेशे और वसवसे लेकर पलंग पर चित लेट कर सिगरेट पीने लगा। सोचते सोचते आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो 9 बज रही थी। जल्दी से उठकर गुस्ल किया, नाश्ता मंगवाया। पूरे 10 बजे होटल के सामने फौजी जीप आकर रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात वाला आदमी जीप से उतरकर होटल के गेट की तरफ बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद हमारी जीप अमृतसर के तले की तरफ जा रही थी। ब्रीफकेस मेरे साथ था, उसमें रेडियो ट्रांसमीटर और कोड बुक थी। मैंने जहरीला सिगार भी शलवार की खास जेब में रख लिया था। V2 गोलियों का पैकेट अलबत्ता साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके बारे में इत्तला दे चुका था कि पाकिस्तानी सियासतदानों को खिला चुका हूँ। इन गोलियों का पैकेट मैंने रेलवे स्टेशन वाले होटल के कमरे के बाहर बरामदे के एक गमले में छुपा दिया था। जूं जीप तले के करीब होती जा रही थी, मेरे दिल में अंदेशे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आता कि इंडियन इंटेलिजेंस में मेरा रिकॉर्ड बेदाग है और जिस मुक्ति बहानी जासूस को हलाक करके मैंने उसका भेस बदला है, वो इंडियन सीक्रेट सर्विस की गुड बुक्स में है। इसी कश्मकश में जीप कले के बड़े गेट में दाखिल हो गई, और जब हमारी जीप कर्नल गुरमीत सिंह के ज़ेरे जमीन ऑफिस को जाने वाले रास्ते के दरवाजे पर आकर रुकी, तो मेरे अंदर काफी हौसला और एतमाद पैदा हो चुका था। कर्नल अपने उसी पुराने ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसने बड़ी खंदा पेशानी से हाथ मिलाया। मेरे अंदेशे किसी हद तक दूर हो गए। उसने मिशन की कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कर्नल मनी, मुझे इस बात पर हैरानी है कि अगर हमारे एजेंट पाकिस्तान में कहीं रूपोश हो गए हैं तो उन्होंने मुझसे राब्ता क्यों नहीं कायम किया। मास्टर स्पाई के पास तो हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर हर वक्त मौजूद रहता है। मैंने कहा, हो सकता है पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो। CID के आदमी मेरे पीछे भी लगे हुए थे। मैंने बड़े खतरनाक हालात में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया है। तजुर्बाकार सिख कर्नल की चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। उसने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल मेज पर रख दी और कुर्सी की पुश्तगाह से टेक लगाते हुए बोला, कर्नल मनी, हमारे एजेंट बड़े तजुर्बाकार हैं और कई साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एकदम वो सारे के सारे कैसे पकड़े गए। कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं की। ये कहकर वो मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। एक लम्हे के लिए मेरे हल्क में तल्ख जायके की एक लकीर सी फैल गई। मैं समझ गया कि पांसा पलट रहा है, लेकिन मैंने चेहरे से जरा सी भी परेशानी का इजहार न होने दिया। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मेरा ब्रीफकेस मेज के नीचे पड़ा था। मैंने तस्बीह को लपेटते हुए कहा, मुखबरी कौन कर सकता है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो जरूर डबल एजेंट है, मगर इस किस्म का आदमी कम से कम हमारे ग्रुप में तो नहीं है। गुरमीत सिंह का बालों में छुपा हुआ चेहरा बता रहा था कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा, बल्कि कुछ सोच रहा है। हालांकि मेरी तरफ टिकटिकी लगाए हुए था। अचानक उसने सवाल किया, कर्नल मनी, तुम अमृतसर के किस मोहल्ले में पैदा हुए थे? इस सवाल ने मुझे चौकन्ना कर दिया। अब कोई शुबा नहीं रहा था कि मेरा राज फाश हो चुका है। फिर भी मैंने अपने हवास कायम रखे। अपने स्मगलर दोस्त के यहाँ कयाम के दिनों में मैं अमृतसर के गली मोहल्लों से वाकिफ हो चुका था। मैंने कहा, मेरा जन्म निहान सिंह की गली पांदिया में हुआ है।
वो मेरे माता पिता के बारे में पूछने लगा। मैं उसे बताता चला गया और राह फरार इख्तियार करने के बारे में सोचने लगा। मेरे पास जहरीला सिगार मौजूद था, मगर मैं उसे सुलगा नहीं सकता था क्योंकि इस सिगार की हलाकत खेजी कर्नल के इल्म में थी। कमरे का दरवाजा बंद था और कर्नल की बेल्ट में लगा हुआ रिवॉल्वर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपना भरम रखने की खातिर एक बार हल्का सा एहतजाज करते हुए कहा कि वो मुझसे इस किस्म के सवालात क्यों पूछ रहा है, जबकि उसके पास दिल्ली से मेरी फाइल पहुंच चुकी है जिसमें मेरा पूरा डेटा दर्ज है। वो मक्कारी से मुस्कुराया और कहने लगा, कर्नल मनी, तुम्हारी फाइल में तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक बात का इंतराज नहीं है। मैं उसका मुंह देखने लगा। वो कुर्सी से उठा और बोला, मेरे साथ दूसरे कमरे में आओ। बिजली की चमक बनकर ये ख्याल मेरे जहन में कौंध गया कि वो मेरे जिस्मानी मुआयने के लिए मुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा है। मैंने आखिरी बार एहतजाज किया कि मैं भारत की सेंट्रल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार ऑफिसर हूँ, वो मुझे यूं डिक्टेट नहीं कर सकता। उसने अपने कमरे की अकबी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कर्नल मनी, इस कमरे में जाकर तुम्हें अपना जिस्मानी मुआयना करवाना होगा। मैंने मजीद ढिठाई से काम लेते हुए कदरे तल्ख लहजे में कहा, आखिर ये क्या मजाक है, मैं हेडक्वार्टर से शिकायत करूंगा। वो मेरी तरफ झुक कर बोला, मौलवी साहब, ये सब कुछ मैं हेडक्वार्टर के हुक्म से ही कर रहा हूँ, साइड रूम में तशरीफ लाइए। अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं बड़बड़ाता हुआ उठा और साइड रूम में घुस गया। मेरी जिंदगी और मौत के दरमियान चंद सातें बाकी रह गई थी। दूसरे कमरे में आते ही मैंने एक खूंखार और बेखौफ कमांडो की आंख से जायजा लिया। क्रिमिनल किसी दूसरे ऑफिसर को फोन करने लगा। कमरा छोटा सा था। कमरे में लोहे की अलमारी खड़ी थी। वहाँ फजा नीम रोशन थी। मुझे कर्नल के कदमों की चाप सुनाई थी। उसके ऑफिस से साइड रूम में 3 कदम का फासला था। मेरी या गुरमीत सिंह की मौत में भी सिर्फ 3 कदम का ही फासला था। फिर 2 कदम और 1 कदम, फिर मेरी मौत कमरे में दाखिल होने वाली थी। लेकिन मौत की आगोश से अपनी जिंदगी छीनने के लिए मैं उस पर आखिरी और भरपूर हमला करना चाहता था। साइड रूम का कोई दरवाजा नहीं था। वहां सिर्फ नीले रंग का एक पर्दा लटक रहा था। मैं पर्दे के पहलू में दीवार के साथ लग गया। उस वक्त मेरी रग रग में बिजलियां कौंध रही थीं। अंदेशे, वसवसे, सोच विचार, सब कुछ कौंधती बिजलियों की तरह एक तूफान बनकर बह गया था। बस इतना ही याद था कि मैं बिजली हूँ और मुझे एक शख्स पर मौत बनकर गिरना है। ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर अंदर हो गया। मौत का ऑपरेशन कब शुरू हुआ, आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो तफसील याद नहीं आती। नीले पर्दे के पीछे से मैंने वर्दी पोश सिख कर्नल को साइड रूम में दाखिल होते देखा, जिसके हाथ में पिस्तौल था।